जनसंघ जैसी पार्टियां होती थी, बीजेपी कभी 2 सीटें भी जीत के आ रही, लेकिन मैंने कभी उन लोगों को ये कहते हुए नहीं देखा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये कोई तरीका नहीं हुआ। जनता आपको वोट दे रही है, आप झारखंड में अगर जीत रहे हैं, अगर आप कर्नाटक में जीत रहे हैं, अगर आप हिमाचल में जीत रहे हैं, बीजेपी अगर यहाँ जीत रही है, उत्तराखंड में जीत रही है, मध्य प्रदेश राजस्थान में जीत रही, ये जनमत है। जनमत जो है वो इस आधार पे होता है कि स्थानीय नेता या वहाँ की सरकार या उसकी पार्टी किस पर जनता भरोसा करती है, इस पे जनमत होता है। मतदान करने के लिए अब जो बात होती है खरीदी गई मशीनरी का दुरुपयोग है, क्या मतदान मशीनरी करती है? क्या मतदान सीबीआई करती है? क्या मतदान ईडी करती है? ऐसा नहीं होता है। मतदान अंततः जनता ही करती है और ईवीएम पर बटन दबाने का काम भी जनता ही करती है। फिर हम इस तरह से कहना कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, इसका मतलब है कि हम जनमत का अपमान कर रहे हैं। हमें जनमत का अपमान नहीं करना चाहिए। जनता ने वोट दिया है। संजय राउत चाहे जो भी कहें, क्या वोट देने के लिए कोई वहां पर एजेंसी लगी थी? लाइन लग के लोगों ने वोट दिया है। जी आपके पास लौटेंगे। जी का प्रयास जिससे हो रहा है, ये राजनीति के लिए और ये लोकतंत्र के लिए खतरे जी निशिकांत जी, आप जवाब देंगे क्योंकि संजय राउत ने आरोप लगाया है कि चुनावी क्षेत्रों में नोटों की मशीन लगाई गई है, यानी लोगों को बहकाया गया है, यानी लोगों का फैसला कुछ और था लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा संभावना संजय राउत ने जताई है। क्या कहेंगे? कोमल जी, सिकंदर जी ने बहुत अच्छा एलोब्रेट किया। एक्चुअली मतलब जब तक आपको जीत मिलती है तभी लोकतंत्र स्वस्थ है और लोकतंत्र की जीत। देखिए, हारना मतलब कायरो के बस का, मतलब वो स्वीकृति जो है कायरो के बस की नहीं है। वो जो ताकतवर होते हैं वही उसकी स्वीकृति देते हैं कि हाँ, जनता ने हमको क्यों नकारा। जैसे हम छत्तीसगढ़ में 2019 में चुनाव, 18 में चुनाव हारे, हमने इंट्रोस्पेक्ट किया और बाउंस बैक किया, और सिर्फ छत्तीसगढ़ बाउंस बैक नहीं किया, मध्य प्रदेश को रिटेन किया, राजस्थान बाउंस बैक किया। तो स्थिति ये होती है कि जनता के बीच में आपको जाना होता है और आप में कमियां हो सकती हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन जनता के बीच में जाके उस विश्वास को अर्जित करने का काम पार्टी के कार्यकर्ता ही करते हैं। अब जिस पार्टी का ना कार्यकर्ता है ना नेतृत्व करता है, आप देखिए जो सिकंदर जी ने बात कही, वास्तविकता में शरद पवार कब अलग हुए थे कांग्रेस से? ममता बनर्जी कब अलग हुई? कर्नाटक का साउथ का जो कांग्रेस बना वो कब अलग हुआ? या लालू यादव, मुलायम यादव, ये सब कब कांग्रेस से ही अलग होके या उन्हीं के विरोध में इनकी उत्पत्ति हुई थी, अरविंद केजरीवाल। लेकिन जब चुनाव हो जाता है, जीत जाती हैं ऐसी पार्टियां और फिर वही कांग्रेस के गोद में बैठ जाती हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या का सिंबॉलिक एक वो निशान माना जाना चाहिए। चलिए जी निशिकांत जी, जी अनिल जी, आपसे सवाल है, महाविकास अघाड़ी के पिछड़ने पे जो संजय राउत का बयान सामने आया है उससे आप कितने सहमत हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से ठीक रहा, या तो ईवीएम पे फूटेगा या फिर कहा जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या कहेंगे इसे लेके? देखिए कोमल जी, मैं पूरी तरह से असहमत हूं सिकंदर जी से। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में जो मर्यादाएं थी वो मर्यादाएं अब तार तार हो गई हैं। सिर्फ इस बात से सहमत हूं। 2014 के बाद परिदृश्य बदला, और 2014 की भी बात कर लीजिए आप, कांग्रेस 10 सालों में सरकार में थी और 2014 का आप निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की अपेक्षा लगभग 30 से 40 गुना अधिक खर्च किया। 10,000 करोड़ की तो सिर्फ 3D सभाएं हो गई। वो कौन सा चंदा आया? कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने धन बल से देश के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया? वो चिंता का विषय तो है। उसके बाद आप देखिए कि क्या एजेंसियों का उपयोग, क्या लोकतंत्र में धन बल का उपयोग नहीं किया जा रहा है? निश्चित रूप से जनमत का सम्मान होना चाहिए, हम करते भी, पर क्या जनमत निष्पक्ष होने पा रहा है? क्या हम आज की डेट में ये नहीं देख रहे हैं कि कैसे बंदूक दिखाकर, परिधान को देखकर कुछ धर्म विशेष के लोगों को वोटिंग करने से रोका जा रहा है? क्या हम नहीं जानते कि बिलासपुर, रायपुर जैसे छोटे शहरों में भी जहां अल्पसंख्यकों की आबादी है वहां पैसा बांट के एक रात पहले ही स्याही लगा दी जाती है? क्या हम नहीं जानते कि चुनाव आयोग को जितनी शिकायतें सत्ता पक्ष करता है उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है और विपक्ष चिल्लाते रहे उस पर कुछ नहीं होता है? क्या संवैधानिक संस्थाएं और केंद्रीय एजेंसियां वो अनुकूल वातावरण जनमत के लिए दे पा रही हैं जो अनुकूल वातावरण लोकतंत्र में होना चाहिए या 14 से पहले था? ये सब एक सवाल तो है। जी वाकई अनिल जी, सवाल तो ऐसे कई है क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार ये सवाल जो हम देखते हैं लोकतंत्र की हत्या, इस पर वाकई गंभीर मुद्दा और इस पर चर्चा भी करनी चाहिए। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किसके हाथ में सत्ता की चाबी सौंपेगी, क्योंकि
शुरुआती रुझान के अनुसार जो भी रिजल्ट है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इसके साथ ही शाम तक तस्वीर और भी क्लियर हो जाएगी कि आखिर कौन जीत हासिल कर रहा है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं दंगल 2024 और महाराष्ट्र झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसका आज रिजल्ट जारी हो रहा है और आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी ताजपोशी होगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। तब तक देखते रहिए एशियन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आके देखो एमपी में। मोह लिया रे महल बुला के, ओढ़ा छतरी शान दिखा के, मन बैरागी मोह लिया, तेरी चुप्पी प्रेम सौगात पिया। तू जंगल है खामोशी का, तू कारण है मदहोशी का। मोह लिया रे। आप भी हिंदुस्तान के दिल में आइए और अपने दिल में छुपे सारे किरदार निभाइए। एमपी में जरा आके देखो एमपी में। मुद्दा है आने वाले कल को बेहतर बनाने का, मुद्दा है सच और झूठ का, मुद्दा है इंसाफ का, मुद्दा है समाज के बदलाव का। देखिए मुद्दा, प्रबंध संपादक जय दुबे के साथ, सिर्फ एशियन न्यूज पर। साइबर अपराध एक सामान्य शब्द है जो कंप्यूटर नेटवर्क मोबाइल का उपयोग करके किया जाता है। इसमें हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, रैनसमवेयर और मेलवेयर हमले, बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाने जैसी कई अन्य अपराध शामिल हैं। किसी की निजी जानकारी को निकालकर सार्वजनिक करना साइबर अपराध है। कंप्यूटर या मोबाइल से ठगी करने वाला साइबर ठग होता है। हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, रैनसमवेयर, मेलवेयर हमले शामिल हैं। आधार कार्ड को एक्टिव और ब्लॉक करने के बहाने ज्यादातर ठगी होती है। एटीएम कार्ड को भी ब्लॉक बताकर साइबर ठगी होती है। ग्राहक को लच्छेदार बातों में फंसाकर लेते हैं ओटीपी। केवाईसी करने के बहाने आपका अकाउंट हो सकता है खाली। किसी के नाम का फर्जी अकाउंट बनाकर होती है ठगी। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा होती है इस तरह की ठगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के नाम पर हो रही है ज्यादा ठगी। किसी भी अनजान नंबर को अपने अकाउंट डिटेल ना करें शेयर। ओटीपी, पिन और पासवर्ड किसी के साथ ना करें शेयर। एटीएम पिन और पासवर्ड को समय समय बदलते रहें। किसी भी तरह की शिकायत होने पर साइबर पुलिस से करें संपर्क। उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी, एशियन न्यूज पहुंचा आपके और करीब। टाटा प्ले और जियो टीवी के बाद एशियन न्यूज अब आपके लोकल केबल पर भी उपलब्ध। सभी 13 जिलों में GTPL के 278 नंबर पर देखिए अपना उत्तराखंड। सुबह 11 बजे, दोपहर 4 बजे और रात 10 बजे, सिर्फ एशियन न्यूज पर। मोबाइल में यूपीआई सिस्टम से पेमेंट लोगों के लिए नई क्रांति से कम नहीं। देश में यूपीआई पेमेंट के आने से लोग अब इमरजेंसी में ही करेंसी लेकर चलते हैं। हर छोटी बड़ी खरीदारी के लिए लोग अब मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं। लेकिन यह सुविधा आपकी छोटी सी लापरवाही से आपको भारी पड़ सकती है।
किसी भी अनजान को पैसे ट्रांसफर ना करें। कोई गलती से पैसे भेजने का नाटक करे तो परिचय पूछें। उसके बाद पेमेंट की पक्की तस्दीक करें, आया है या नहीं। उसके बाद ही उसे कैश रिटर्न करें। किसी से भी अपना यूपीआई कोड शेयर ना करें। अपने मोबाइल को हमेशा अपडेट रखें। यूपीआई पेमेंट में एक गलती पर खाता हो सकता है खाली। 2022 में यूपीआई फ्रॉड के 95,000 से अधिक केस। स्कैमर सेकंड में देते हैं बड़ी वारदातों को अंजाम। किसी भी यूपीआई लिंक पर ना करें लिंक। किसी भी क्यूआर कोड को बिना जाने ना करें स्कैन। छत्तीसगढ़ में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। इसके शुरुआती लक्षण भी फ्लू जैसे दिखाई देते हैं। इसमें मरीज के शरीर में बहुत तेज दर्द होता है, इसलिए इसको लोग हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। डेंगू के बचाव के लिए सावधानी बहुत जरूरी होती है। डेंगू का डंक फ्लू की तरह ही होता है डेंगू। मच्छरों के काटने से होता है डेंगू। दुनिया के 90 देशों में डेंगू का डंक। मरीज के सिर में होता है तेज दर्द, जोड़ों में तेज दर्द, उल्टियां भी लक्षण। मांसपेशियों में आती है सूजन, त्वचा पर पड़ जाते हैं लाल चकत्ते। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। पानी से भरे बर्तनों को खाली करते रहें। पानी की टंकी को ढक कर रखें। डेंगू के मरीजों को मच्छरदानी में रखें। नालियों में डेंगू मच्छरों के लार्वा न बढ़ने दें। केरोसिन ऑयल का छिड़काव करें। बुखार आने पर मरीज को नारियल पानी पिलाएं। बाबा के दरबार से हर की पौड़ी तक, प्राकृतिक आपदा से लेकर जन सरोकार तक, उत्तराखंड की हर राजनीतिक उठापटक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़िए हमारे साथ एशियन न्यूज पर। देखिए सुबह 11 बजे, दोपहर 4 बजे और रात 10 बजे अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में GTPL के 278 नंबर पर। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें वो जिनका सरोकार आपसे। राजनीति, क्राइम, व्यापार और खेल जगत से जुड़ी खबरें। दिन भर की खबरों का पूरा डोज। देखिए न्यूज राउंडअप सिर्फ एशियन न्यूज पर। पांच रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलता के बाद मध्य प्रदेश सरकार अब विदेशी निवेशकों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। इसी मकसद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो विदेशी निवेशकों को MP में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लंदन और म्यूनिख में उद्योग जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात में उनका फोकस फार्मास्यूटिकल, IT, माइंस और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लाने पर रहेगा। यहाँ फ्रेंड्स ऑफ MP ग्रुप और दुनिया को संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश का परिचय कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, 314 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र, 1.25 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और उच्च कुशल मानव संसाधन निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हो रहे हैं। हम यह सभी दूर MSME का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। यह आपको लिए सौगात मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो। प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावना है, केवल काम करने की तो देर है। तो अब यहाँ हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, MSME का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी। हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी, एशियन न्यूज पहुंचा आपके और करीब। टाटा प्ले और जियो टीवी के बाद एशियन न्यूज अब आपके लोकल केबल पर भी उपलब्ध। सभी 13 जिलों में GTPL के 278 नंबर पर। देखिए अपना उत्तराखंड सुबह 11 बजे,
दोपहर 4 बजे और रात 10 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। मुद्दा है आने वाले कल को बेहतर बनाने का, मुद्दा है सच और झूठ का, मुद्दा है इंसाफ का, मुद्दा है समाज के बदलाव का। देखिए मुद्दा, प्रबंध संपादक जय दुबे के साथ सिर्फ एशियन न्यूज पर। संघर्ष के क्षेत्रों से लेकर राजनीतिक केंद्रों तक हर खबर पर नजर, हर सच की पहचान बिना किसी डर। नया साल, नई ऊर्जा, आपके विश्वास का साथी। पत्रकारिता का स्वर्ण मानक, एशियन न्यूज, वॉइस ऑफ पीपल। हर खबर के सच और झूठ से कराएंगे आपको रूबरू। खबर के तह तक हर नजरिए से विश्लेषण। कौन सी खबर पर है आपकी नजर? देश और दुनिया के हर हालात पर होगी बात। देखिए विश्लेषण हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। मुद्दा है आने वाले कल को बेहतर बनाने का, मुद्दा है सच और झूठ का, मुद्दा है इंसाफ का, मुद्दा है समाज के बदलाव का। देखिए मुद्दा, प्रबंध संपादक जय दुबे के साथ सिर्फ एशियन न्यूज पर। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें वो जिनका सरोकार आपसे। राजनीति, क्राइम, व्यापार और खेल जगत से जुड़ी खबरें। दिन भर की खबरों का पूरा डोज। देखिए न्यूज राउंडअप सिर्फ एशियन न्यूज पर। मुद्दा है आने वाले कल को बेहतर बनाने का, मुद्दा है सच और झूठ का, मुद्दा है इंसाफ का, मुद्दा है समाज के बदलाव का। देखिए मुद्दा, प्रबंध संपादक जय दुबे के साथ सिर्फ एशियन न्यूज पर। यात्रा धर्म की, यात्रा इतिहास की, यात्रा संस्कृति की। देखिए यात्रा शनिवार और रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। छत्तीसगढ़ में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। इसके शुरुआती लक्षण भी फ्लू जैसे दिखाई देते हैं। इसमें मरीज के शरीर में बहुत तेज दर्द होता है, इसलिए इसको लोग हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। डेंगू के बचाव के लिए सावधानी बहुत जरूरी होती है। डेंगू का डंक फ्लू की तरह ही होता है डेंगू। मच्छरों के काटने से होता है डेंगू। दुनिया के 90 देशों में डेंगू का डंक। मरीज के सिर में होता है तेज दर्द, जोड़ों में तेज दर्द, उल्टियां भी लक्षण। मांसपेशियों में आती है सूजन, त्वचा पर पड़ जाते हैं लाल चकत्ते। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। पानी से भरे बर्तनों को खाली करते रहें। पानी की टंकी को ढक कर रखें। डेंगू के मरीजों को मच्छरदानी में रखें। नालियों में डेंगू मच्छरों के लार्वा न बढ़ने दें। केरोसिन ऑयल का छिड़काव करें। बुखार आने पर मरीज को नारियल पानी पिलाएं।
दंगल 2024 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। आज महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव सहित आज रायपुर दक्षिण जो उपचुनाव हुए हैं उसके परिणाम आज घोषित होंगे। जनता आज फैसला सुनाने जा रही है। आज किसके सिर पर ताज सजेगा, आज ये आपको बताएंगे। तो महाराष्ट्र में रुझानों में महायुति सबसे आगे चल रही है। महायुति 220 और महाआघाड़ी जो है 55 पर, बीजेपी 128, शिवसेना शिंदे 55 सीटों पर आगे, एनसीपी 35 सीटों पर आगे है। झारखंड में बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है। एनडीए 28, आईएनडी 48 और अन्य 5 सीटों पर है। तो रायपुर दक्षिण में बीजेपी अभी आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी 13,828 वोटों से आगे चल रहे हैं। वही एमपी की विजयपुर से कांग्रेस आगे, बुधनी से बीजेपी आगे चल रही है। तो महाराष्ट्र में रुझानों में महायुति का तूफान देखने को मिल रहा है। दंगल 2024 देख रहे हैं। आज चुनाव परिणाम सबके सामने होंगे। हमारे साथ पैनल में डिस्कशन करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता है वंदना त्रिपाठी और कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह, साथ ही हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है जनता फैसला करेगी कि किसके सिर पर ताज सजेगा। आज चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। हम सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी से पूछेंगे कि मध्य प्रदेश की अगर 2 सीटों की बात करें तो बुधनी सीट को जो है शिवराज का गढ़ माना गया है। ऐसे में कांग्रेस को आप कहां देखती हैं और क्या लगता है कि फिर से बीजेपी अपने सत्ता पर काबिज हो पाएगी? नमस्कार सभी को। और देखिए, जिस प्रकार से आप टैली में दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुधनी और विजयपुर में आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत हर्ष का विषय है हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए जो विजयपुर और बुधनी के प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ रहा था। देखिए, अगर विजयपुर की बात करें या बुधनी की बात करें, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रुझानों में हर चैनल में, जैसा कि मैंने देखा, आगे चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ने अपना विश्वास दिखाया है और इसीलिए पहले राउंड की वोटिंग में हम आगे हैं। और रही बात अगर बुधनी विधानसभा की जाए, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार से बुधनी की यथास्थिति को बदला है, ये आप वहां जाकर देख सकते हैं। किस प्रकार से बुधनी की जो रोडें हैं, बुधनी में जिस प्रकार के सुविधाएं हैं, जिस प्रकार से वहां पे अभी हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही है, विभिन्न प्रकार की चीजें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने वहां पर की हैं। और उसी का कारण है कि बार बार जनता ने उन्हें बहुमतों से जिताया। और रमाकांत भार्गव जी जो हमारी पार्टी से अभी प्रत्याशी हैं, वो हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है और उन्होंने भी हमेशा शिवराज सिंह चौहान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बुधनी के क्षेत्र के लिए, बुधनी के लोगों के लिए कार्य किया है। और इसी कारण हम कहते हैं कि रमाकांत भार्गव जी प्रचंड बहुमतों से वहां विजयी होंगे। और बुधनी में तो आप देख ही रहे हैं कि कितना आगे है बीजेपी, तो बुधनी तो बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है। और बाकी तो शाम को नतीजे बताएंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि रमाकांत भार्गव जी की प्रचंड विजय वहां पर होगी। बिल्कुल वंदना जी, आपसे जैसे कि बीजेपुर सीट की अगर बात करें तो रामनिवास रावत के दल बदलने के बाद वे बीजेपी से अब जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या वो अपना परचम लहरा पाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से अभी रुझानों की बात हो रही है, तो विजयपुर में भी बीजेपी आगे चल रही है। तो इससे एक बात समझ में आती है और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है कि विजयपुर की जो जनता है वो प्रत्याशी को चुनती थी, पार्टी को नहीं। अगर रामनिवास रावत जी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी अगर आगे चल रहे हैं और जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रत्याशी के रूप में
जनता की पसंद रहे हैं और आज जनता उन्हें आशीर्वाद के रूप में जो मतदान में उन्होंने जिस प्रकार से उनके लिए वोट किया है, जनता ने ये सिद्ध किया है कि रामनिवास रावत जी वहां के एक लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं और इसीलिए रुझान बता रहे हैं कि वो आगे चल रहे हैं। और फिर से मैं आशा करती हूँ और पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि बुधनी, विजयपुर और रायपुर दक्षिण हर जगह कमल खिलकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं की जीत होगी, प्रदेश में चल रही जो योजनाएं हैं उनकी जीत होगी, हमारे बूथ पर चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की जीत होगी। और रही बात झारखंड और महाराष्ट्र की, वहां पर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो महायुति है उसकी भी महाराष्ट्र में विजय हो। और झारखंड के जो रुझान बता रहे हैं, देखते हैं शाम तक क्या यथास्थिति होती है। वो कहा जाता है ना कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। तो हम तो हमेशा माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो कहते थे वही हम मानते हैं। न जीत का दम्भ नहीं, हार का उपहास नहीं, जो होगा अच्छा होगा। वंदना जी, मेरा सवाल है कि अभी भले ही शिवराज का गढ़ माना गया है बुधनी को, लेकिन अभी उलटफेर रुझानों में देखा जा रहा है कि कांग्रेस अभी बढ़त बनाए हुए है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये जब तक, वही मैं कह रही हूँ कि जब तक शाम तक यथास्थिति सामने नहीं आ जाती तो ना मैं, ना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, ना ही कोई वरिष्ठ पत्रकार, हम लोग पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और जनता ने जाकर ईवीएम में किसे चुना है ये जनता ही जाने। और जनता को ये पावर मिला है, ये भारत के लोकतंत्र की स्ट्रेंथ है कि हमारे भारत में हमें वोट का अधिकार मिला है, हम वोट डालते हैं। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी भी जुड़ी हुई है। हिमानी जी, अगर बुधनी और विजयपुर सीट की बात करें तो एक तरफ जो है दोनों पार्टियों की साख दांव पर लगी हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? प्रतिष्ठा का भी सवाल है इसमें। पहले तो वंदना जी का थोड़ा ज्ञान दुरुस्त कर दूं कि वंदना जी स्लाइड में भी चल रहा है और टीवी चैनल्स पर भी चल रहा है कि बुधनी में रमाकांत भार्गव जी बहुत पीछे चल रहे हैं। आप यहाँ पर भी चेक कर सकती हैं। तो आपने जो कुछ भी बोला, अगर उसी चीज को मैं सत्य मानूं तो यहाँ पर भी यही साबित हो रहा है कि बुधनी की जनता जो थी वो व्यक्ति को वोट देती थी, शिवराज सिंह चौहान जी को वोट देती थी, पार्टी को वोट नहीं देती थी। तो अगर आप उस चीज को विजयपुर सीट से कंपेयर करें तो यहाँ स्थिति उलट होती नजर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को वोट दिया जाता था, भाजपा का गढ़ नहीं थी बुधनी विधानसभा। दूसरी चीज, बुधनी और विजयपुर की सीटों की बात करें तो बिल्कुल वंदना जी की एक बात से सहमत हूँ कि अभी केवल अनुमान लगाए जा सकते हैं। शाम तक रिजल्ट किस तरफ बैठ जाएगा, कौन हो सकता है कि दोनों ही सीटों पर हम आगे हो जाएं या जैसा भी जनता की इच्छा हो। तो आगे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो दल बदल की राजनीति विजयपुर में हुई उसका जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और बुधनी की सीट पर भी हम अच्छी बढ़त जिस तरह से अभी बनाए हुए हैं वैसे शाम तक जीत की तरफ अग्रसर होंगे, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी आशा है और ऐसा मेरा विश्वास है। जी जी बिल्कुल, जैसे कि आप बता रही हैं कि बुधनी में अभी तो फिलहाल कांग्रेस रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है, प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। फिर भी क्या लगता है कि रामविलास रावत के दल बदलने के बाद क्या विजयपुर की जो जनता है वो रामविलास रावत को ही सपोर्ट करेंगी? नहीं जी, रामनिवास रावत को अगर बुधनी की जनता सपोर्ट कर रही होती, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये सिर्फ हम दोनों पार्टियों की साख का सवाल है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीति में चुनाव जो होते हैं वो जनता की मर्जी से, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही होते हैं, तो ऐसा साख का सवाल नहीं है। पर हाँ, सत्य और सही और गलत की लड़ाई हर बार होती ही है। पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि बुधनी विजयपुर की जनता ने चुनाव के दिन भी ये जता दिया था कि वो इस दल बदल की राजनीति से खुश नहीं है और विजयपुर की जनता जवाब देना चाहती है कि इस तरह दल बदल की जो राजनीति मध्य प्रदेश में एक परंपरा के रूप में चल पड़ी है उसको विजयपुर की जनता जवाब देना चाहती है। उन्हीं के पड़ोस में ज्यादा दूर नहीं, इमरती देवी की डबरा विधानसभा सीट पर भी जनता ने उसी तरह से जवाब दिया था। उनको दल बदल समझ में नहीं आया था तो उन्होंने मंत्री होते हुए इमरती देवी को हरा दिया था। और बिल्कुल इसी तरह के चुनाव में परिणाम शाम तक सामने आएंगे कि जो विजयपुर की जनता है वो इस दल बदल को बिल्कुल स्वीकार करना नहीं चाहती है।
जी बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी जुड़े हुए हैं। योगी जी, जैसे कि आपने दोनों पार्टियों के सुने कि जैसे कि उन्होंने बता रहे हैं कि अभी जनता का फैसला सामने नहीं आया, लेकिन कुछ भी हो सकता है। दोनों पार्टियों की साख दांव पर लगे हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को? देखिए, जब विधानसभा चुनाव के, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी। विधानसभा चुनाव के जब टिकट डिक्लेयर हुए थे बुधनी के और विजयपुर के, उन टिकटों से ये तय हो गया था कि दोनों जगह मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आसपास की फाइट होगी। और बुधनी में तो जब राजकुमार पटेल का नाम सामने आया और जब रमाकांत भार्गव जी सामने आया, तब रमाकांत भार्गव बहुत पीछे थे और एक तरह से राजकुमार पटेल के पक्ष में ये कहा जा रहा था कि ये बहुत निकल जाएंगे, क्योंकि भार्गव जी जो है वो एक तरह से शिवराज सिंह चौहान के डमी कैंडिडेट है। जो प्यार जनता बुधनी की शिवराज सिंह चौहान को देती आई है, वो संभवतः भार्गव जी को नहीं मिलेगा। ये कयास बहुत आरंभ से ही थे, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि बुधनी में टक्कर कांटे की है। फिर भी इस बात पर देखना पड़ेगा कि लीड जो शिवराज सिंह चौहान को 1 लाख के पार मिली थी, वो बुधनी में कितनी कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जहां तक विजयपुर की बात है, विजयपुर में कैंडिडेट कांग्रेस ने बहुत ताकतवर अच्छे उम्मीदवार उतारे, लेकिन फिर भी वहां मुझे ऐसा लगता है कि चाहे बुधनी हो चाहे विजयपुर हो, परिणाम बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। जी बिल्कुल, योगीराज जी, जैसे कि बुधनी को शिवराज का गढ़ कहते हैं, वैसे ही विजयपुर को भी कांग्रेस का गढ़ माना गया है। रामविलास रावत के पार्टी बदलने के बाद क्या लगता है आपको कि रामविलास रावत को ही जनता साथ देंगी? नहीं, रामनिवास रावत एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जनता में पैठ है। वो पिछले 7-8-12 से चुनाव जीत रहे हैं। सोचिए, इतनी बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में 15-20 साल रही, बावजूद इसके वो वहां से चुनाव जीतते हैं। इसका अर्थ है कि वहां के लोगों से उनका सतत संपर्क है, जीवंत संपर्क वो लोगों से रखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका ऐसा लाइव कांटेक्ट लोगों से होते हैं, तो फिर वो दल को ध्यान नहीं रखते लोग, फिर वो उस व्यक्ति के साथ जाते हैं जो उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि रामनिवास रावत इस मामले में बहुत आगे हैं कि लोगों से उनके लगातार संपर्क में, लोगों की वो समस्याएं सुनते हैं और लोगों में उनको अपना चेहरा, अपना प्रतिनिधित्व नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि रामनिवास रावत उनसे बहुत आसानी से जीतेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी भी है। वंदना जी, मेरा सवाल आपसे है कि आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी योजनाएं भी सरकार ने निकाली है, तो क्या लगता है आपको कि आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं निकाली गई है वो भी एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, आधी आबादी तो गेम चेंजर रहती ही है। महिलाओं को तो वैसे भी नारी शक्ति कहा जाता है और नारी शक्ति का तो हमेशा योगदान चाहे चुनाव में हो चाहे घर में हो, हर जगह होता है। और नारी शक्ति की जय तो हमेशा हम करते रहे हैं और देखिएगा नारी शक्ति का योगदान चुनावों में भी रहेगा। और नारी शक्ति के लिए जो लोग, जो उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, जो उनके कल्याण के लिए योजनाएं ला रहे हैं, जो उन्हें लाभ प्रदान कर रहे हैं, तो नारी शक्ति तो अवश्य ही उन्हें ही चुनेगी। और इसीलिए थे, कई बार से विधायक थे, तो कहीं ना कहीं जनता का उनके प्रति अपार स्नेह और प्रेम है। और देखिए, जब कोई राजनीति में आता है तो राजनीति में पार्टी के साथ साथ व्यक्ति की स्वयं की छवि, व्यक्ति का स्वयं का व्यवहार, व्यक्ति किस प्रकार से जनता के लिए कार्य करता है, ये बहुत मायने रखता है। और अगर कोई व्यक्ति जनप्रिय है तो वो किसी भी पार्टी सिंबल से चुनाव लड़े, उसकी जीत निश्चित होती है। रामनिवास रावत जी के केस में यही होने वाला है। और जो इनको दल बदलू और इस प्रकार के शब्दों से ये लोग सुशोभित करते हैं, तो आप बताइए कि कमी रामनिवास रावत जी में थी या कमी आप लोगों में थी?
इतने सालों के आपकी पार्टी के विधायक अगर दूसरे दल में जा रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेता दूसरे दल में जा रहे हैं, तो उसका कारण कौन है? उसका कारण है कांग्रेस पार्टी की फेल्ड लीडरशिप। 4 लाख कार्यकर्ता पलायन कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। आपने देखा जीतू पटवारी जी की कार्यकारिणी में किस प्रकार से इनकी पार्टी के जो वरिष्ठतम नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने उस बैठक को बॉयकॉट किया। किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष ने उस बैठक को बॉयकॉट किया। किस प्रकार से अजय सिंह जी, जो विंध्य के कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो अपने क्षेत्र के कार्यों में व्यस्त थे। तो इन लोगों के लिए स्वहित सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन सर्वोपरि है। हम प्रत्येक बूथ पर ये मानकर चुनाव नहीं लड़ते हैं कि हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, हम ये मानकर चुनाव लड़ते हैं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, हमारा प्रदेश का संगठन चुनाव लड़ रहा है, हमारे केंद्र का संगठन चुनाव लड़ रहा है। जब आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो एकजुटता की जो कमी है वही कारण है जो आज कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति हो गई है कि एक जमाने में एक मजबूत पार्टी आज इस स्थिति पर आ गई है। और इन सब हारों का एक सबसे बड़ा कारण है जीतू पटवारी जी। जिस प्रकार से उनकी पैराशूट लैंडिंग कराई गई है, जिस प्रकार से उनके कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नाराज किया गया है, जिसकी वजह से आधे लोग दूसरे दल में चले गए, आधे पार्टी के मुख्य कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बनते हैं। यही सिर्फ फुटअव्वल, यही भीतरघात कारण है कांग्रेस पार्टी के पतन का। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूती से कार्य करता है, और उस संगठन को पाने के लिए कांग्रेस पार्टी को कम से कम 1-2 दशक तो लगेंगे ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ तक कार्य करती है। बूथ को मजबूत करने की 64,500 जितने भी हमारे बूथ हैं, उन सबको मजबूत करने का हम कार्य करते हैं। हमने वहां पर कमेटियां बना रखी है, हमारे वहां पर मंडल के कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता काम करते हैं। वो जनता के बीच में जनहितैषी योजनाओं को ले जाते हैं, लाभार्थियों से निरंतर संपर्क और संवाद में रहते हैं। और यही कारण है कि जब चुनाव का समय आता है तो हमें अलग से प्रचार नहीं करना पड़ता कांग्रेस पार्टी की तरह। और साथ ही साथ हमारी एकता को देखिए, हमारे केंद्रीय संगठन हमारे उपचुनाव में आकर चुनाव प्रचार करता है, अलग अलग प्रदेशों के नेता आकर चुनाव। इनकी पार्टी में ये रूल है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो आपको मध्य प्रदेश चुनाव में बहुत ज्यादा दिखाई ही नहीं दिए होंगे। राहुल गांधी जी भी नदारद हैं, बड़े बड़े नेता नदारद हैं। कम से कम सचिन पायलट जी का भला हो जो उन्होंने आकर कमान संभाली। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत जो ये वोट ला पा रहे हैं तो सचिन पायलट जी बिल्कुल वंदना जी, कहीं ना कहीं आप कह रही कि आपसी विवाद के चलते भी इस तरह की जो है पार्टी में बदलाव देखने को मिलते हैं। मेरा सवाल हिमानी जी से है कि जैसे वंदना जी ने कहा है कि पार्टी में बदलाव तभी नजर आते हैं जब आपसी विवाद या आपसी गुट होते हैं, तभी ऐसा कुछ होता है, तो आपका क्या कहना है इसको लेकर? वंदना जी की बातें कथनी करनी में बहुत सारा फर्क, वो शायद छोड़कर चली गई अपना बोलने के बाद। तो मैं कोई कयास नहीं लगा रही हूँ, आप ही की स्लाइड पर जो अभी की स्थिति दिख रही थी मैं उसके आधार पर बता रही हूँ। वो अपडेट नहीं थी इसलिए थोड़ा बौखला गई कि अभी की स्थिति ये है कि बुधनी विधानसभा पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। अब उनकी कथनी करनी में अलग है कि हम संगठन चुनाव लड़ते हैं और रामनिवास रावत अपने चेहरे से जीतते हैं और बुधनी में वो संगठन से चुनाव लड़ती हैं, तो ये उनकी कथनी करनी। दूसरे, उनका व्याकरण का ज्ञान बहुत कमजोर है, कई शब्दों का गलत उपयोग करा। यथा स्थिति शब्द का उनको थोड़ा डिक्शनरी देखने की जरूरत है। बहुमतों, पैराशूट लैंडिंग, कैसे जीतू पटवारी की पैराशूट लैंडिंग है, कुछ भी बोलना जो याद करके आए हैं वो बोलने से मतलब है। किस तरह से जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के नहीं है, विधायक नहीं रहे हैं, नेता नहीं है, एक्टिव नहीं है, कैसे पैराशूट लैंडिंग? शब्द गलत, ठीक है, चुनाव पिछला हार गए तो उसके बदले आप कुछ भी गलत शब्द यूज करके, कुछ भी बोलकर और अपना पीछा छोड़ाकर स्काइप ऑफ कर चले जाएंगे क्योंकि आपका बोलने का हो गया। दूसरे ये कह रही थी कि अभी हमें अलग से प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती और कथनी करनी के फर्क की बात कर रही हैं, और हमारे बड़े नेता नदारद रहते हैं। तो आपको सरासर झूठ बोलते हुए चैनलों पर शर्म नहीं आती कि आपको अलग से आपके एक एक शिफ्ट में आप उपचुनाव करवा पा रहे हैं सरकार में रहते हुए, और जिस भी विधानसभा में उपचुनाव होता है वहां जाकर उससे पहले आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री दल बल के साथ जाकर बहुत सारी घोषणाओं की बौछार कर देते हैं कि इस क्षेत्र के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। तो कहीं जो
विकास का दावा कर रहे हैं 20 साल से सरकार में होते हुए, कहीं ना कहीं उनकी पोल खुल जाती है कि ये क्षेत्र जो है वो उपचुनाव का इंतजार कर रहा था घोषणाओं के लिए, और वो घोषणाएं कभी पूरी नहीं होती, सिर्फ चुनाव में लॉलीपॉप दिखाने का काम करते हैं। और अलग से प्रचार की अगर ये बात करें तो इनके पूरे मंत्री, पूरा संगठन, पूरे मुख्यमंत्री तक उपचुनाव की रेस में कूद पड़े थे, और एक एक जगह पर पूरी तरह से जो जनता को संभालने का, मध्य प्रदेश को संभालने का काम है वो छोड़कर दो विधानसभाओं के उपचुनाव में कूदे पड़े थे। तो आप ये सोच सकती हैं कि इनको कितना पसीना आ गया है। तो हर चीज में इनके लिए हो तो वो अलग है नियम, रामनिवास रावत हो तो व्यक्ति जीत रहा है, और बुधनी में हो तो वो स्वीकार ही नहीं कर रही है। कि मैंने जहां देखा था, अब आप चुनाव में अगर आप रिजल्ट वाले दिन अपडेट नहीं रहेंगी तो फिर आप किस तरह से दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का आपको इतना भी ज्ञान नहीं है। जी बिल्कुल तो हिमानी जी, दूसरी आपसे चीज चर्चा में करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज जी भी हैं। योगीराज जी, आपने दोनों पार्टियों की बातें सुनी, जैसे कि आपसी गुट की वजह से भी जो है पार्टी में बदलाव देखने को मिलता है, बीजेपी का कहना है। वहीं हिमानी जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता, उनका कहना है कि ये जो चुनावी लॉलीपॉप होते हैं ये दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं, तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात ये तो सही है, हिमानी जी ने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया है अभी, और ऐसा लग रहा है कि किसी हिंदी की प्रोफेसर भाषा के बारे में बात कर रही है, और उन्होंने जो 3 शब्द पकड़े वो भी बेहतर पकड़े। बिल्कुल सही बात है। ये नहीं कह सकते आपके विजयपुर में रामनिवास रावत जीत रहे हैं और बुधनी में संगठन जीत रहा है। ये बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है। यदि संगठन मजबूत है तो फिर वो संगठन की बात होनी चाहिए, लेकिन मैं ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं, रामनिवास रावत बहुत एक्टिव विधायक हैं उस क्षेत्र के, और मैंने पहले भी कहा है कि कोई विधायक यदि 7-8 बार से जीत रहा है, मतलब 25-30 साल, तो उसके पीछे उसकी मेहनत का आप अंदाज लगा सकते हैं कि जनता में उनकी कितनी जबरदस्त बैठ रही होगी। तो नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी व्यक्तिगत इमेज की वजह से ही वो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन यदि वास्तव में संगठन मजबूत है तो फिर संगठन सभी जगह पर मजबूत होना चाहिए। बुधनी में मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, राजकुमार पटेल का जब नाम डिक्लेरेशन हुआ था तब से कांग्रेस के कई जगह तो ढोल नगाड़े बज गए थे, क्योंकि बीजेपी के पास जो कैंडिडेट है वो अभी भी शिवराज सिंह चौहान के रूप में डमी कैंडिडेट ही है वो, और वो जीतेंगे तो सिर्फ इसलिए जीतेंगे कि लोग ये मान के चलते हैं कि चूंकि शिवराज सिंह चौहान का उन पर बरादस्त है इसलिए वो उनकी विजय सुनिश्चित होगी। और ये बात भी सही है कि बीजेपी ने बुधनी में जो काम किए, शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में जो काम किए, क्योंकि देश में पहली ऐसी तहसील है बुधनी जहाँ पे मेडिकल कॉलेज दिया गया है। आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां रमाकांत भार्गव जी का कोई जनाधार नहीं है। वहां यदि बीजेपी जीत रही है तो शिवराज सिंह चौहान की वजह से और बीजेपी अपनी पार्टी की वजह से। तो ये दोनों बड़े दिलचस्प मामले हैं। एक जगह प्रत्याशी बहुत प्रोमिनेंट है विजयपुर में, और बुधनी में बीजेपी का प्रत्याशी प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान की इमेज की वजह से वहां से बीजेपी आगे जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सही है, अभी इंतजार करना चाहिए। अभी 4-5 राउंड की वोटिंग हुई है, फिर भी बहुत पहले से ये तय है कि बुधनी और विजयपुर बहुत आसानी से बीजेपी जीतेगी। जी बिल्कुल, तस्वीरें तभी साफ हो पाएगी जब फाइनली रिजल्ट सबके समक्ष होगा। फिलहाल तो अभी रुझानों को देखकर कयास लगाया जा सकता है कि कौन सी पार्टी जो है वो जीत हासिल करेगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम अभी आपको सुनाते हैं बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी क्या कह रहे हैं। देखिए, दक्षिण विधानसभा में जो है फिर से कमल खिलेगा, और इस चुनाव के अंदर में हमने कहा था, जनता को विश्वास दिलाया था कि हम विकास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना, राज्य के विष्णुदेव साय जी की योजना, मोदी की गारंटी आम आदमी तक के पहुंचे, और बृजमोहन जी और हम मिलकर दक्षिण विधानसभा का तेजी के साथ में विकास करेंगे। इस बात पे हम अडिग हैं। लोकतंत्र के उत्सव के अंदर में लोग लाइन लगाकर वोट देते हैं। हमने जो कहा है वो करके दिखाएंगे, वो पहले भी करके दिखाया है। 8 बार इस विधानसभा को जीता, बृजमोहन जी ने भी करके दिखाया था, हम भी साथ में मिलकर करके दिखाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी में एक मूल अंतर है। कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाना, झूठ बोलना और समस्या पैदा करके राजनीति करना, और बीजेपी समस्या का समाधान करके राजनीति करती है। कथनी और करनी में अंतर नहीं है।
ये अब इस ओर जो है अब देश बढ़ रहा है, दक्षिण विधानसभा का भी जो रिजल्ट है उसी ओर बढ़ रहा है कि अब लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में समाधान हो, उनकी समस्याओं का निराकरण हो। ये बहुत हो गया। तो दंगल 2024 देख रहे हैं आप, और जनता आज अपना फैसला सुनाएगी। किसके सिर पर ताज सजेगा, किसे सिरमौर पर बैठाएगी जनता, ये तो तस्वीरें तभी साफ हो पाएगी जब फाइनली रिजल्ट सबके सामने होंगे। वहीं रुझानों पे अभी तो लगाया जा रहा है कयास, जैसे कि बीजेपी कुछ जगहों में आगे चल रही है तो कांग्रेस कुछ जगहों पे आगे चलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ पैनल में डिस्कशन करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी हम उनसे बात कर रहे थे। हम वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी से ही बात करेंगे। योगीराज जी, जैसे कि महा आबादी की बात, मतलब आधी आबादी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आधी आबादी को की जो योजना है उसको बीजेपी सरकार लागू करते हुए गेम चेंजर का जो मुख्य भूमिका निभा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली बहुत बड़ा असर पड़ा, और इतना बड़ा असर पड़ा कि आप इस बात से अंदाज लगाइए, पिछले जब चुनाव हुआ तो किसी को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी 163 सीट जीतेगी। तो गेम चेंजर साबित हुई ये लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, और न केवल ये मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में अब इसकी लहर चल रही है। महाराष्ट्र में भी एक तरह से देखा जाए महायुति गठबंधन जिस कदर आगे बढ़ा, मैंने आपके चैनल पे भी कहा था अभी 2 दिन पहले, और मैंने ये कहा था कि महाअघाड़ी को इतनी तीनों दलों को मिलाकर भी इतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी जितनी बीजेपी को महाराष्ट्र में मिली, क्योंकि लाडली बहना का जो वहां रूपांतरण हुआ उसने वहां पे भी पूरे माहौल को बदला। तो आधी आबादी किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और आप पार्टी की बात मत करिए, आप परिवार की बात कर लीजिए। व्यक्तिगत परिवार में भी आज महिलाओं को आप दरकिनार कर सकते हैं क्या? तो परिवार से लेके पार्टी तक महिलाएं आज बहुत प्रोमिनेंट रोल में हैं, और उनकी बात सुनी जा रही है, उनके मतों को, उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, और वो हर चीज में गेम चेंजर साबित हो रही है। मैं केवल राजनीति की बात नहीं कर रहा, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, महिलाएं जिस फील्ड में आ जाती हैं फिर उस फील्ड में वो अपने झंडे गाड़ ही देती हैं। तो ये उनकी एक्सेप्टेंस है इस भारतीय संस्कृति में, और ये उनकी काबिलियत भी है। और यदि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया तो महिलाओं ने भी पार्टी पर अपने उस विश्वास पर खरी उतरी। आज मध्य प्रदेश में आप देखिए, ये जो शिवराज सिंह चौहान जी ने एक योजना शुरू की थी कि हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे, वो यह शुरू हुआ मध्य प्रदेश में। अब प्रधानमंत्री भी लखपति दीदी बना रहे हैं, और जो एनजीओ के माध्यम से जो मध्य प्रदेश की महिलाएं काम कर रही हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। इन महिलाओं के द्वारा किए गए कार्यों को प्रधानमंत्री ने मन की बात प्रोग्राम में उन्होंने एड्रेस किया कि कैसे ग्रामीण अंचलों में वो महिलाएं, जो महिलाएं कभी पर्दे में रहा करती थी, वो पर्दे से बाहर निकलकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रही है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन देश की राजनीति में हुआ है, और इस नब्ज को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा, और जब इस नब्ज को पकड़ा तो महिलाएं पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। जी बिल्कुल योगीराज जी, अब दंगल 2024 देख रहे हैं आप, और दंगल में किसका मंगल होगा आज, ये तो तस्वीरें तभी साफ हो पाएगी जब फाइनली रिजल्ट सबके सामने होगा। हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट की टीम भी मौजूद है जो कि लगातार अपडेट आपको दी जा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के भी आज परिणाम घोषित होंगे। हमारे साथ आरपी सिंह जी है, हम उनसे जानेंगे कि झारखंड की अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है। पद्मा जी, झारखंड में पहले तो जिस तरह से अभी ये परिणाम नहीं है, ये रुझान है, और रुझान को लेकर के कभी कुछ कह देना बिल्कुल बचकानी बात होगी। अभी जो स्थिति है वो भाजपा के खाते में, भाजपा 30 सीटों पर आगे है और 47 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे है। अदर्स जो हैं वो 4 सीट पर आगे चल रहे हैं। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता ने इस बार 1211 प्रत्याशियों को अपना वोट दिया है, और इसमें आपको मैं बता दूं कि 359 ऐसे उम्मीदवार हैं जो करोड़पति हैं, और 322 पर आपराधिक मामले भी विभिन्न थानों में दर्ज हैं। तो ये है, और इसके बाद 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर कोयला कर्मचारियों की चलती है। तो ऐसे में आप देख सकती हैं कि एक बार फिर
जेएमएम जो है आपको सुरक्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी भी हम किसी चीज का दावा नहीं करते क्योंकि ये रुझान है। जी बिल्कुल, आरपी जी ने जैसे बताया कि ये तो फिलहाल अभी रुझान है, अभी तस्वीरें साफ होने बाकी है, फाइनली रिजल्ट होने बाकी है। महाराष्ट्र के 288 सीटों को लेकर भी आज जो है परिणाम घोषित होंगे। हमारे साथ सिकंदर सर है, हम उनसे जानेंगे कि अभी महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, रुझानों में क्या देख पा रहे हैं आप? रुझानों में बीजेपी बहुत बड़ी बढ़त बनाकर बैठी है और शुरू से ही अभी तक मैंने जो देखा ट्रेंड रहा वो उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं आया। लगातार बीजेपी लंबी रेस में आगे है, कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। अभी बीजेपी के पास 126 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। शिवसेना शिंदे वो 54 सीटों पर है और एनसीपी अजीत पवार की पार्टी 35 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि कांग्रेस दूसरी तरफ महाअघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी थी, 19 सीट पर केवल आगे चल रही है। शिवसेना उद्धव गुट 20 सीटों पर और एनसीपी 14 सीटों पर आगे चल रही है। इस पूरे चुनाव में एक बात देखने का है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सुनामी रही और शिवसेना शिंदे को जनता ने स्वीकार किया है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नकार दिया है। वहीं चाचा पर भतीजा भारी पड़ गया है और एनसीपी जो है वो अजीत पवार के गुट को ज़्यादा सीटें मिली हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। पिछले चुनाव से अगर हम तुलना करते हैं तो पिछली बार बीजेपी और शिवसेना, उस समय शिवसेना जो इकट्ठी थी और उद्धव ठाकरे उसके नेता थे और आधी आधी सीटों पर लड़े थे। उस समय शिवसेना इस नाम पर अलग हो गई कि मुख्यमंत्री उसे बनाने का दावा किया गया था, इस पे दावा किया गया था। लेकिन जो परिणाम सामने आया, कुछ दिनों तक तो सरकार बन गई, शिवसेना उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, उनका सपना साकार हो गया। लेकिन इसी मुद्दे पर शिवसेना टूट गई कि बाला साहब ठाकरे के जो सिद्धांत थे उससे शिवसेना अलग हो गई। अब इसके बाद अजीत पवार में जो हुआ, वहाँ पर भी परिवार में के अंदर सुप्रिया सुले को बढ़ाने के कारण अजीत पवार ने अपनी पार्टी छोड़ दी और नया गठबंधन, दोनों ही गठबंधन में टूट में एक बड़ा कारण, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण बात यह रहा कि न शिवसेना के पास उसका अपना सिंबल रहा और न ही अजीत पवार जो शरद पवार थे उनके पास अपना सिंबल रहा, जबकि बीजेपी मजबूत स्थिति में रही। तो बीजेपी ने इस चुनाव में फिर साबित कर दिया है कि उसके पास जिस हिसाब से जनता ने सीटें दी हैं तो पिछला बहुमत भी बीजेपी के पास ही था। अभी तक के ये रुझान है, अभी चुनाव उसमें परिणाम में जब डाइवर्ट होंगे तो इसके सही मायने साफ। बिल्कुल, ये तो रुझान है, अभी तो तस्वीरें साफ होने बाकी है। जैसे कि सिकंदर जी ने कहा कि चाचा पर भतीजा भारी यहाँ पर होता नजर आ रहा है। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं चर्चा करने के लिए। बीजेपी से है वंदना जी और जो है कांग्रेस से हिमानी और योगीराज योगेश वरिष्ठ पत्रकार है। हम वंदना जी से ही पूछेंगे कि एक है तो सेफ है का जो नारा लगा रही है बीजेपी और महाराष्ट्र की जो राजनीति नजर आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं पूर्व में जो बातें हुई हैं जरा उनके विषय में बात कर लूं, क्योंकि अभी जिस प्रकार से हमारे माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने हिमानी जी की हिंदी की प्रशंसा की, मैं भी उनकी हिंदी की प्रशंसा करती हूं। वो महाज्ञानी, महा हिंदी की विद्वान है और मैं शायद इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ तो मेरी हिंदी उनके जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन संस्कारों में मैं उनसे काफी आगे हूँ और इस चीज के लिए मुझे लगता है पत्रकार जी को भी उनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि मैं कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम प्रवक्ताओं के साथ डिबेट पर बैठती हूँ लेकिन कभी भी कोई पर्सनल कमेंट नहीं करता। इनके अलावा मेरे ऊपर किसी ने आज तक इस प्रकार के जो आक्षेप हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग या मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट किसी ने नहीं करे और इस सब के लिए मैं बाकी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ताओं की प्रशंसा करूंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं फरहाना जी के साथ बैठी थी, वो तो अलग धर्म से भी आती है पर पर्सनल कमेंट पर वो आज तक नहीं गई। दूसरी चीज ये कि वरिष्ठतम पत्रकार भी बैठते हैं, लेकिन वो भी हमेशा यही सिखाते हैं कि आप लोग राजनीतिक दलों में हैं, आप एक दूसरे की पार्टी का विरोध करिए, व्यक्ति विशेष से आपकी लड़ाई नहीं है। आप हो सकता है हिंदी में अच्छी हो, मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ, मैंने टैली थोड़ी देर पहले देखी हो, आपने बाद में देखी हो। अभी आपने देखा 2 वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, तो ये तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन हमें अपने संस्कारों को और अपनी गरिमा को रार ठान के बैठ गई। अभी तो आप कह रही थी रार नहीं ठानूंगी, आप तो बोल रही थी ना वाजपेयी जी के चरण चिन्हों पर चलती हैं आप, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, आप तो रार ठान के बैठ गई। जरा सी बात पर इतनी देर से दम घरे बढ़े बैठी थी और संस्कारों में आप आगे हैं, ये कैसे कह सकती हैं? ये भी बहुत ही संस्कारहीन बात है कि आप अपने आप को हर चीज में आगे ही समझती हैं।
हमने तो किसी को इस तरह से बोला नहीं, आपने गलत शब्दों का यूज किया, आप कुछ भी बोलेंगी हम उसे स्वीकार करेंगे, हम आपके ऊपर पर्सनल टिप्पणी नहीं करेंगे। आप पैराशूट लैंडिंग बोलेंगे, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। आपकी कुछ भी गलत सही बातें हम सुनते रहेंगे। हम यहाँ ये जानने नहीं बैठे कि आप इंग्लिश, तो आप जाइए चैनलों पर डिबेट कीजिए। आप यहाँ गलत सही कुछ भी बोलेंगी, हम थोड़ी उसे स्वीकार करेंगे कि आप पैराशूट लैंडिंग बोलेंगी तो हम आपके ऊपर पर्सनल अटैक ना करें। आपने जीतू पटवारी के ऊपर पर्सनल अटैक किया और आप संस्कार होने की बात करती हैं। आपके अंदर बिल्कुल संस्कार नहीं है। आप खुद को आप मुझसे उम्र में बड़ी होंगी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर वाला हाल है। और आपकी बर्दाश्त करेंगे अपने अध्यक्ष के लिए। आपने पर्सनल अटैक नहीं किया जीतू पटवारी के ऊपर, आपके ऊपर हो गया तो आप बौखला गए बिल्कुल। लाइए, थोड़ी भाषा की मर्यादा लाइए और ये मत भूलिए कि आपके सामने एक महिला प्रवक्ता बैठी, मैं भी आप हकला के बोलती हैं। मैंने तो नहीं कहा कि आप हकलाती क्यों हैं, आप हकला क्यों जाती हैं बीच बीच में, आप पढ़ के क्यों बोलती हैं। तो देखिए ये वंदना जी, पर्सनल सवाल नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनता के फैसले का। आज चुनाव परिणाम आने हैं। मेरा सवाल था कि एक है तो सेफ है का नारा जैसे बीजेपी लगा रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? एक है तो सेफ है हमारा नारा है और हमेशा रहेगा। हमने हमेशा कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, और उसके साथ साथ हमने कहा श्रेष्ठ भारत। 2014 में मोदी जी ने कहा श्रेष्ठ भारत। हम वही भारत है जो ये कहते हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। उस भारत में अगर हम एकता की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि विदेशी ताकतें हम पर हावी ना हो, उसके लिए हमें एक रहना पड़ेगा। 1947 में एक बार हम बटे थे तो कटे थे। क्या गलत कह रहे हैं मोदी जी, क्या गलत कह रहे हैं योगी जी? अगर देश को एक करने की बात कर रहे हैं तो इसमें क्यों समस्या है? इस बात का ध्रुवीकरण क्यों किया जा रहा है? इस बात को बार बार क्यों ये कहा जा रहा है कि हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि अंग्रेजों वाले जीन्स वाली पार्टी, फूट डालो और राजनीति करो, कभी जनता को जाति के आधार पर लड़ाओ, कभी जनता को धर्म के आधार पर लड़ाओ, दंगे फसाद करा के वोट बैंक की राजनीति करो। अल्पसंख्यक को ही अपना वोट बैंक समझते हैं, लेकिन आप बताइए इनके कितने रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में बैठे हैं? कितने लोगों को इन्हें टिकट दिया अल्पसंख्यक समुदाय से? कितने विधानसभा में बैठे हैं? आप मध्य प्रदेश की बात करिए, महाराष्ट्र की बात करिए, झारखंड की बात करिए, आप टोटल करिए कि कितने मुस्लिम भाई बंधु को इनने टिकट दिया है। तो देखिए, कथनी और करनी का अंतर कांग्रेस पार्टी में सदैव रहा है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इन्होंने आदिवासियों को भी वोट बैंक माना, इन्होंने अल्पसंख्यकों को भी वोट बैंक माना, लेकिन उनके कल्याण का कार्य हमेशा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लाडली बहना योजना आई तो ये नहीं पूछा गया कि आप कौन सी जाति की हैं, कौन सी धर्म की हैं, सब बहनों को उसका लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत का लाभ सबको मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कांग्रेस पार्टी के भी जो लाभार्थी हैं, भाई बंधु हैं, उनको भी मिल रहा है। हम गरीब के कल्याण की बात करते हैं, अंत्योदय से भाग्योदय की बात करते हैं, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विकास की बात करते हैं। और आपने देखा है हमारी पार्टी के जो संस्थापक हैं, उन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। तो हम क्यों नहीं बोलेंगे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे? हम हमेशा कहेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत। बिल्कुल वंदना जी, हमारे साथ हिमानी जी भी हैं। हिमानी जी, क्या कहेंगे अब? वंदना जी जैसे कह रही कि एक है तो सेफ है के जो नारे बीजेपी लगा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? विकास की बातें भी वो कह रही हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि अगर इस लाइन का शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो जो भी व्यक्ति एक रहेगा वो सेफ रहेगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये सब कुछ आप और हम स्कूल के समय से पढ़ते हुए आए हैं। वंदना जी जितनी मर्यादा विहीन बातें करती हैं, तो उनसे बात करने में वैसे डिबेट होती है तो यही सोचना पड़ता है कि बहुत ज्यादा बिलो बेल्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सुनती समझती कुछ है नहीं और उनको खुद जो बोले हुए शब्द होते हैं उनके अर्थ नहीं मालूम होते, और उसके बाद वो बड़ी बड़ी बातें करती हैं। अब यहाँ पर अगर वो खुद जीतू पटवारी पर व्यक्तिगत आरोप लगाएं और गलत शब्दों के साथ लगाएं तो उनका विरोध नहीं किया जाना चाहिए, उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। बस वो इस बात के लिए चिंतित हो जाती है। वो अपनी कथनी और करनी में अभी खुद ही लाइन बोल के चूंकि मैं रार नहीं ठानूंगी और रार ठान के बैठ गई और अपने खुद के नेताओं की बातों को छोटा साबित करने में यहाँ लगी हुई हैं कि जो उनके वरिष्ठ नेता कह के गए हैं उन चीजों को ये फॉलो नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक हो तो सेफ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन नारों का जिस तरह से यूज करती है और जिस तरह के परिप्रेक्ष्य में नारों का उपयोग किया जाता है, उन चीजों को, वो चीजें प्रदेश में, देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम करती हैं और हर जगह इनकी कथनी और करनी के फर्क
जगह जगह आपको दिखाई देते हैं कि कई जगह पर ऐसा होता है कि ये लोग अलग अलग धर्म के लोगों के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। इनके नेता वही अपराध करें तो उनको मामूली धाराओं में सजा हो जाती है और दूसरे से कोई छोटा सा अपराध हो जाए तो जेसीबी पहुंच जाती है उनके यहाँ पर। तो इस तरह की सांप्रदायिकता फैलाने का, और इनके खुद के महाराष्ट्र के नेता, इनकी खुद के गठबंधन के नेताओं ने ये बात स्वीकार की कि ये नारा यहाँ नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा आप उनसे पूछिए। इन्होंने जो इतने बड़े बड़े चिल्ला के इन शब्दों का प्रयोग किया कि कांग्रेस को दिक्कत है, बिल्कुल ये कह रही थी कि ये कांग्रेस, ये बिल्कुल मैं अब बोलूंगी तो फिर अब इनको थोड़ा चुप जाएगा कि अंग्रेजों के नेकर पहनने वाली पार्टी है इनकी, जो अंग्रेजों के दिए हुए उनकी यूनिफॉर्म वाले नेकर आज तक पहनती हुई आ रही है। अगर ये नेकर और जीन्स की बात करेंगी तो उसी शब्दों में इनको सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी कि इनकी जो बिल्कुल 1947 में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सबके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, और उससे पहले जिस तरह से इनकी पार्टी के लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता को मालूम है। किस तरह से इन्होंने पेंशन के लिए माफी मांगी और माफी वीर बन के रहे, और किस तरह ये लोग हमेशा अंग्रेजों का साथ देते थे। तो इनको आजादी और उसके बारे में बता दें कौन से नेता इनके ऐसे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए या बलिदान दे दिया या ऐसा कुछ कर दिया। पेंशन पाने वाले लोगों से हम आजादी और 1947 की बातें नहीं करेंगे। आज हम और आप जो टीवी पर बैठकर डिबेट कर पा रहे हैं, आज लोकतंत्र के उत्सव के बारे में चर्चा कर पा रहे हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। और कांग्रेस पार्टी ने ही इस प्रदेश में जो लोकतंत्र की स्थापना की, उसी के परिणाम स्वरूप आज हम बैठकर यहाँ पर चुनाव के बारे में डिबेट कर पा रहे हैं और चुनाव इस देश में होते हैं। वरना इनकी जिस तरह से ये अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे, आज भी हम अंग्रेजों के पराधीन होकर और अत्याचार सह रहे होते, मारपीट सह रहे होते और इन सब चीजों से लड़ रहे होते। तो बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, और यहाँ पर कोई ये जानने नहीं बैठा है कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़िए, तो आप जाइए इंग्लिश चैनल्स पर डिबेट कीजिए। बिल्कुल हिमानी जी, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी हैं। सर, आपने सुना, दोनों पार्टियों की बात सुनी आपने। एक है तो सेफ है के नारे को लेकर जैसे वंदना जी ने कहा, हिमानी जी ने भी अपनी राय दी और विकास की बातों को लेकर भी उन्होंने चर्चा की, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए नारा तो काम कर गया। एक है तो सेफ है, चाहे बटोगे तो कटोगे। ये तो मैं बहुत पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि देश का आजादी के बाद यदि सबसे चर्चित नारा कोई हुआ तो वो है बटोगे तो कटोगे। और उसका परिणाम महाराष्ट्र में दिख रहा है कि जनता, लोग जो है वो एकजुट हुए हैं, और होना ही पड़ेगा यदि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो। लेकिन एक बात, अभी पूरी डिबेट में मुझे ऐसा लगा कि ये व्यक्तिगत 2 महिलाओं की डिबेट हो गई है। ये समझना चाहिए, ये नेशनल प्लेटफॉर्म होते हैं मीडिया के चैनल, और अपनी इमेज बनाने के लिए आप फील्ड में काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ के ये बताएं कि हम संस्कारवान हैं, इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ जो बैठे हैं वो संस्कारहीन लोग हैं। और दूसरा ये कि आपको किसी इंटरनेशनल संस्था ने कोई प्रमाण पत्र दिया है कि आप संस्कारवान हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, यदि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है मध्य प्रदेश में, आमतौर पर मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप बताइए, यदि मध्य प्रदेश में इतनी बढ़िया शासन चल रहा है तो स्कूलों में शिक्षक, बताइए जो परमानेंट शिक्षक है वो अपनी एवजी शिक्षकों से काम चला रहे हैं। 3-3 हजार रुपए पे शिक्षक तैनात कर रखे हैं सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना में। यही है कि बीजेपी का शासन। बीजेपी को 163 सीट जनता ने दी है, इसलिए दी है कि आप एयर कंडीशन कमरों में जाकर बैठ जाएं। जिस हिंदुओं के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, भोपाल में 1.5 दर्जन से ज्यादा नई मस्जिदें बन गई, 100 से ज्यादा मजारे बन गई। आप हिंदू की पैरवी करते हो, इसलिए आपको 163 जनता ने सीट दी। और फिर आप ये कहेंगे कि हम संस्कारवान हैं और बाकी सब लोग ऐसे हैं। ऐसे शब्दों से बचना चाहिए किसी भी प्रवक्ता को। और मैंने जो बात की थी हिमानी सिंह जी को, जो 2 बातों पर मैंने उनका प्रशंसा की आप कह सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि पैराशूट लैंडिंग शब्द पे मैं गया था। बिल्कुल जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के नेता है, पैराशूट लैंडिंग कहाँ से हुई होगी? दूसरा, बहुमतों नाम का कोई शब्द नहीं होता। बहुमत अपने आप में बड़ा शब्द है। शिवराज सिंह चौहान बहुमत से जीते। बिल्कुल योगीराज जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी होता रहेगा और विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर हावी होता रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं चुनावी परिणाम की। जनता आज किसके पक्ष में फैसला लेती है, जनता आज किसे जिताती है, ये तस्वीर तभी साफ होगी जब परिणाम हमारे समक्ष होगा। शुक्रिया आप तीनों का कि हमारे इस चर्चा पे शामिल हुए। तो दंगल 2024 देख रहे हैं आप। आज दंगल में किसका मंगल होगा, ये तस्वीरें साफ होगी जब परिणाम सबके सामने होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे सा ब्रेक का।
आगे देखो एमपी में खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली, महाकाल की भस्म आरती, उज्जैनी की रस्म आरती, जय महादेवा जय महादेवा, शंख मंजीरे करते सेवा। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। आप भी हिंदुस्तान के दिल में आइए और अपने दिल में छुपे सारे किरदार निभाइए। एमपी में जरा आगे देखो एमपी में। संघर्ष के क्षेत्रों से लेकर राजनीतिक केंद्रों तक, हर खबर पर नजर, हर सच की पहचान बिना किसी डर। नया साल नई ऊर्जा, आपके विश्वास का साथी। पत्रकारिता का स्वर्ण मानक, एशियन न्यूज, वॉइस ऑफ पीपल। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलता के बाद मध्य प्रदेश सरकार अब विदेशी निवेशकों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। इसी मकसद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो विदेशी निवेशकों को एमपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लंदन और म्यूनिख में उद्योग जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात में उनका फोकस फार्मास्यूटिकल, आईटी, माइंस और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लाने पर रहेगा। यहाँ फ्रेंड्स ऑफ एमपी ग्रुप और दुनिया को संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश का परिचय कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, 314 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र, 1.25 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और उच्च कुशल मानव संसाधन निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हो रहे हैं। हम यह सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। यह आपको लिए सौगात मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो। प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावना है, केवल काम करने की तो देर है। तो अब यहाँ हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, एमएसएमई का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। छत्तीसगढ़ में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। इसके शुरुआती लक्षण भी फ्लू जैसे दिखाई देते हैं। इसमें मरीज के शरीर में बहुत तेज दर्द होता है, इसलिए इसको लोग हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। डेंगू के बचाव के लिए सावधानी बहुत जरूरी होती है। डेंगू का डंक फ्लू की तरह ही होता है डेंगू। मच्छरों के काटने से होता है डेंगू। दुनिया के 90 देशों में डेंगू का डंक। मरीज के सिर में होता है तेज दर्द, जोड़ों में तेज दर्द, उल्टियां भी लक्षण। मांसपेशियों में आती है सूजन, त्वचा पर पड़ जाते हैं लाल चकत्ते। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। पानी से भरे बर्तनों को खाली करते रहें। पानी की टंकी को ढक कर रखें। डेंगू के मरीजों को मच्छरदानी में रखें। नालियों में डेंगू मच्छरों के लार्वा न बढ़ने दें। केरोसिन ऑयल का छिड़काव करें। बुखार आने पर मरीज को नारियल पानी पिलाएं। आगे देखो एमपी में। मोह लिया रे महल बुला के, ओछा छतरी शान दिखा के, मन बैरागी मोह लिया, तेरी चुप्पी प्रेम सौगात पिया। तू जंगल है खामोशी का, तू कारण है मदहोशी का। मोह लिया रे। आप भी हिंदुस्तान के दिल में आइए और अपने दिल में छुपे सारे किरदार निभाइए। एमपी में जरा आगे देखो एमपी में। साइबर अपराध एक सामान्य शब्द है जो कंप्यूटर नेटवर्क मोबाइल का उपयोग करके किया जाता है। इसमें हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, रैनसमवेयर और मेलवेयर हमले, बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाने जैसी कई अन्य अपराध शामिल हैं। किसी की निजी जानकारी को निकालकर सार्वजनिक करना साइबर अपराध है। कंप्यूटर या मोबाइल से ठगी करने वाला साइबर ठग होता है। हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, रैनसमवेयर, मेलवेयर हमले शामिल हैं। आधार कार्ड को एक्टिव और ब्लॉक करने के बहाने ज्यादातर ठगी होती है।
एटीएम कार्ड को भी ब्लॉक बताकर साइबर ठगी होती है। ग्राहक को लच्छेदार बातों में फंसाकर लेते हैं ओटीपी। केवाईसी करने के बहाने आपका अकाउंट हो सकता है खाली। किसी के नाम का फर्जी अकाउंट बनाकर होती है ठगी। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा होती है इस तरह की ठगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के नाम पर हो रही है ज्यादा ठगी। किसी भी अनजान नंबर को अपने अकाउंट डिटेल ना करें शेयर। ओटीपी पिन और पासवर्ड किसी के साथ ना करें शेयर। एटीएम पिन और पासवर्ड को समय समय बदलते रहें। किसी भी तरह की शिकायत होने पर साइबर पुलिस से करें संपर्क। मुद्दा है आने वाले कल को बेहतर बनाने का। मुद्दा है सच और झूठ का। मुद्दा है इंसाफ का। मुद्दा है समाज के बदलाव का। देखिए मुद्दा, प्रबंध संपादक जय दुबे के साथ, सिर्फ एशियन न्यूज पर। उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी, एशियन न्यूज पहुंचा आपके और करीब। टाटा प्ले और जियो टीवी के बाद एशियन न्यूज अब आपके लोकल केबल पर भी उपलब्ध। सभी 13 जिलों में GTPL के 278 नंबर पर देखिए अपना उत्तराखंड, सुबह 11 बजे, दोपहर 4 बजे और रात 10 बजे, सिर्फ एशियन न्यूज पर। बाबा के दरबार से हर की पौड़ी तक, प्राकृतिक आपदा से लेकर जन सरोकार तक, उत्तराखंड की हर राजनीतिक उठापटक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़िए हमारे साथ एशियन न्यूज पर। देखिए सुबह 11 बजे, दोपहर 4 बजे और रात 10 बजे अपना उत्तराखंड, उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में GTPL के 278 नंबर पर। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें वो जिनका सरोकार आपसे। राजनीति, क्राइम, व्यापार और खेल जगत से जुड़ी खबरें। दिन भर की खबरों का पूरा डोज। देखिए न्यूज राउंड अप, सिर्फ एशियन न्यूज पर। मुद्दा है आने वाले कल को बेहतर बनाने का। मुद्दा है सच और झूठ का। मुद्दा है इंसाफ का। मुद्दा है समाज के बदलाव का। देखिए मुद्दा, प्रबंध संपादक जय दुबे के साथ, सिर्फ एशियन न्यूज पर। संघर्ष के क्षेत्रों से लेकर राजनीतिक केंद्रों तक, हर खबर पर नजर, हर सच की पहचान बिना किसी डर। नया साल, नई ऊर्जा, आपके विश्वास का साथी। पत्रकारिता का स्वर्ण मानक, एशियन न्यूज, वॉइस ऑफ पीपल। उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी, एशियन न्यूज पहुंचा आपके और करीब। टाटा प्ले और जियो टीवी के बाद एशियन न्यूज अब आपके लोकल केबल पर भी उपलब्ध। सभी 13 जिलों में GTPL के 278 नंबर पर देखिए अपना उत्तराखंड, सुबह 11 बजे, दोपहर 4 बजे और रात 10 बजे, सिर्फ एशियन न्यूज पर। हर खबर के सच और झूठ से कराएंगे आपको रूबरू। खबर के तह तक हर नजरिए से विश्लेषण। कौन सी खबर पर है आपकी नजर? देश और दुनिया के हर हालात पर होगी बात। देखिए विश्लेषण हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 बजे, सिर्फ एशियन न्यूज पर। मुद्दा है आने वाले कल को बेहतर बनाने का। मुद्दा है सच और झूठ का। मुद्दा है इंसाफ का। मुद्दा है समाज के बदलाव का। देखिए मुद्दा, प्रबंध संपादक जय दुबे के साथ, सिर्फ एशियन न्यूज पर। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें वो जिनका सरोकार आपसे। राजनीति, क्राइम, व्यापार और खेल जगत से जुड़ी खबरें। दिन भर की खबरों का पूरा डोज। देखिए न्यूज राउंड अप, सिर्फ एशियन न्यूज पर।
मुद्दा है आने वाले कल को बेहतर बनाने का, मुद्दा है सच और झूठ का, मुद्दा है इंसाफ का, मुद्दा है समाज के बदलाव का। देखिए मुद्दा, प्रबंध संपादक जय दुबे के साथ सिर्फ एशियन न्यूज पर। बाबा के दरबार से हर की पौड़ी तक। नमस्कार, मैं हूं जय दुबे और ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम दंगल 2024 में। एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों को वापस से पुनः मैं बताना चाहूँगा कि यह जो विधानसभा चुनाव था झारखंड और महाराष्ट्र का, साथ में जो उपचुनाव भी थे जैसे छत्तीसगढ़ में दक्षिण विधानसभा सीट पर, उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर, साथ में बिहार में 6 सीटों पर, अन्य भी मध्य प्रदेश के 2 सीटों पर, अन्य राज्यों के भी कुछ, उत्तराखंड के भी कुछ सीटों पर जो उपचुनाव थे, आज गिनती चालू है, मतगणना चालू है और जितने भी कैंडिडेट थे, जितने लोगों ने भी उम्मीदवारी भरी थी जिस भी पार्टी से, सबके भविष्य का आज कहीं ना कहीं अपन यह कह सकते हैं कि नतीजा अब सामने आने लगा है और उनका भविष्य निर्धारित होने लगा है। सबसे बड़ी बात इन सब के बीच में मैं बताना चाहूँगा और वापस से अपन आते हैं हमारे साथ आज इस मंच पर, एशियन न्यूज़ के दंगल 2024 के मंच पर जुड़ चुके हैं कांग्रेस के बहुत ही प्रखर नेता और प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी, साथ में 2 वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में हैं, एशियन न्यूज़ और न्यूज़ प्लस 21 के ग्रुप एडिटर राजेश लाहौटी जी, और साथ में बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों को वापस से ध्यान आकर्षण चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र का जो चुनाव था वो बहुत ही अहम था। महाराष्ट्र में अग्नि परीक्षा थी दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेताओं का हुजूम लगा हुआ था। बड़े बड़े पार्टियां जो थी महाराष्ट्र की, वो बिखरे आपस में टूटे कांच के टुकड़ों की तरह, और टूटने के बाद फिर वापस में दूसरी पार्टियों के साथ जो जुगलबंदी बनाया, उससे एक तरह का महायुति और महाविकास अघाड़ी, ऐसे 2 फाड़ हो गए महाराष्ट्र में। यह फाड़ बहुत ही बड़ा था क्योंकि दोनों ही पार्टियों में, दोनों ही संगठन में बड़े बड़े नेता का हुजूम था। और अब जो बीजेपी ने यहाँ पे चाल खेली या जो गेम चला बीजेपी ने, वह बड़ा ही दिलचस्प है, बड़ा ही देखने लायक है। हुआ क्या, वास्तव में बीजेपी ने सबको बांट दिया और सारे सीटों पे खुद कब्जा कर लिया। कहीं न कहीं इस रिजल्ट में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आगे का रणनीति और समीकरण भाजपा क्या बनाती है, यह देखने वाला विषय होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी एकनाथ शिंदे, जो कि काफी जद्दोजहद, लड़ाई, कोर्ट कचहरी सब होने के बाद जिनको शिवसेना का तमगा मिला था और उद्धव ठाकरे को यूबीटी नाम का तमगा मिला था, एकनाथ शिंदे ने लगभग 3 साल शासन भी किया, और साथ में जो कि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उनको उप मुख्यमंत्री के साथ समझौता करना पड़ा, कि कुर्सी के साथ समझौता करना पड़ा। अब देखने वाला बड़ा ही दिलचस्प विषय होगा, जो कि रुझानों में अभी तक पता चल रहा है। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। लगभग 125 सीटें अकेले बीजेपी अपने दम पर ला रही है। शिवसेना शिंदे 56 सीट लेकर आ रहे हैं, और एनसीपी अजित पवार की जो गुट है वो लगभग 37 सीट। तो लगभग आप मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो 215 सीट के आसपास 215 सीटें टोटल महायुति को मिल रही है, जो कि जादुई आंकड़ा 145 से बहुत आगे है। अब अभी तक के रुझान से जो समझ में आ रहा है, कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी कुछ भी करके इस आंकड़े के आसपास अब नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लगभग 12 बजे तक का आंकड़ा सामने आ चुका है मतगणना का। अब समझना चाहते हैं, अब आपको ले चलता हूं महाराष्ट्र के बाद। महाराष्ट्र का लगभग मैंने आपको चीजें समझा दी। अब चलते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में दाव उल्टा पड़ गया। झारखंड में हो सकता है कि शिबू सोरेन का जेल जाना,
सुप्रीम कोर्ट का इस पे संज्ञान लेना भारी पड़ा हो भाजपा को या भाजपा गठबंधन एनडीए को, और भगवा लहरा नहीं पाए झारखंड में, ऐसा लगता है। और बहुत दम लगाया था भाजपा ने इस बार, चूंकि बिहार में भाजपा का शासन है, गठबंधन का शासन है, तो उनकी कोशिश थी कि झारखंड भी भाजपा के पास आ जाए। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, भगवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूरा भगवा में भारत हो जाता, भगवा में भारत हो जाता। बीच में झारखंड फंसता हुआ दिख रहा है इस भगवा में भारत के राह में। सवाल लेते हैं अमित श्रीवास्तव जी से। अमित श्रीवास्तव जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी सुन पा रहा हूं। अमित श्रीवास्तव जी, बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैं आपसे आज चूंकि एक जगह कई और भी उपचुनाव हुए और बहुत सारे रिजल्ट हुए, अपन उपचुनावों की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले मोटे तौर पे महाराष्ट्र और झारखंड की बात करते हैं, और एक बड़ा ही कांटों भरा सवाल लेता हूं आपसे, और उम्मीद करता हूं आप इस हमारी जनता को और समस्त देशवासियों को इसका जवाब बहुत ही अच्छे तौर पर देंगे। क्या कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो लक्ष्य लेकर नरेंद्र मोदी निकले थे वो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है? बहुत कांटेदार सवाल है, कांटों भरा सवाल है अमित श्रीवास्तव जी। नहीं, मुझे कांटों पे चलना मुझे अच्छा लगता है, और मैं कहना चाहता हूं कि आपने अच्छा प्रश्न किया, और कोई भी प्रवक्ता को कोई भी सवालों से भागना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं पिछले 12 साल से प्रवक्ता हूं, और मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि आप जैसे विद्वान पत्रकारों का जवाब भी दें। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत की जो भी सपना देखते हैं, मैं उनको एक चीज बस कहना चाहता हूं कि आटा को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, और कांग्रेस को खत्म कर दिया अभी पैदा नहीं हुआ। लगातार प्रकार से जय जी, मैं कहना चाहता हूं कि आप परिकल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन आपको देश का सिर्फ 38% वोट मिला है, वो भी 36 दल साथ। मतलब आज आपके पास 62% वोट जो है वो आपके पास नहीं है। तो कांग्रेस मुक्त भारत तो बात आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा पूरे देश में सुनामी आ रही है, लेकिन आज भी आप झारखंड हार रहे हैं। दिल्ली में आप है, पंजाब में आप है नहीं, साउथ में आप है नहीं। लगातार जिन प्रदेशों में आपने सरकार बनाई है, मध्य प्रदेश में आपने कैसे सरकार बनाई है, गोवा में कैसे सरकार बनाई है, ये पूरी देश की जनता जानती है साहब। और लगातार जनता कहती है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या जारी है। और लगातार अगर आप देखें, हिमाचल में ये है नहीं, तेलंगाना में ये है नहीं, तो फिर ये कैसे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं? मैं आपको बता दूं, अमित श्रीवास्तव जी, इसी में एक और सवाल है। आपने बिल्कुल सही कहा कि देश की जनता सब जानती है। देश की जनता ही तो चुन रही है, देश की जनता ही तो चुन रही है। अगर देश की जनता सब जानती है तो भाजपा को नहीं चुनना चाहिए, कांग्रेस को चुनना चाहिए। अगर मैं सही हूं तो देश की जनता सब जानती है, फिर भी भाजपा को ही चुन रही है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से भी बहुत बड़ा राज्य है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र फाइनेंशियल हब है और वैसे भी बहुत महत्व रखता है भारतीय राजनीति में। आप समझते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हर हिसाब से आप एक बार देख के देखिए, जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं या नहीं भी हैं तो भी आप एक बार समझ के तो देखिए। जनता अगर सब जानती है तो कांग्रेस को क्यों नहीं चुनती है? रिजल्ट पे अगर ले लें, 2 प्रदेशों के परिणाम आ रहे हैं। एक प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। निश्चित तौर पे अभी है, परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र को लेके हमें थोड़ी सी निराशा जरूर है, क्योंकि 228 सीटों पे चुनाव थे और 4136 उम्मीदवार पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे थे। और अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा पहला चुनाव था कि जो बीजेपी के लोगों ने पहली बार वहां पर हमारे जो जनता को वोट देना था, 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, और उसके बाद ये पहला चुनाव। तो मैंने कहा ना, जिस तौर पे जो रुझान आ रहे हैं वो हमारे निराशाजनक है। और लेकिन मैं आपको कई चीजों में बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बीजेपी को आज वहां पर, पहले बीजेपी अपने दम पे मान लीजिए सरकार बनाती थी शिवसेना के साथ, आज बीजेपी 149 सीटों पे लड़ रही है और उसने एनसीपी को 81 सीट दी है और शिवसेना को 59 सीट दी है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे, जैसे इन्होंने नारे जो दिए, मुझे लगता था कि कई क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे, अगर हम पूरे महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो जैसे विदर्भ की 62 सीट थी। मैं आपको बता दूं कि कई लोगों से बात होती थी और लगातार लोग जो कहते थे
चाहे वर्धा हो, चाहे नागपुर हो, अमरावती हो, अकोला हो, चंद्रपुर हो, और लगातार जो भी ये सीटें थी वहां पर कांग्रेस के अच्छा माहौल था। लेकिन क्यों ऐसा परिणाम आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। उसी प्रकार से मराठवाड़ा की अगर आप 47 सीट देखेंगे, वहां बहुत हमारी सभाओं पे भीड़ आ रही थी। अगर पश्चिम महाराष्ट्र की आप बात करेंगे, जहां लगा बहुत सारी शुगर मिल्स है और पवार जो बंधु है उनकी राजनीति का वो बेल्ट होता है, जहां पर 70 सीट है। तो लगातार अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत अच्छा माहौल आ रहा था, बहुत अच्छा हमको सुनने मिल रहा था। लेकिन अब जो परिणाम जो आ रहे हैं, रुझान जो आ रहे हैं, निश्चित तौर पे चौंकाने वाले हैं। और अन्यथा मत लीजिएगा, एक और चुभता हुआ सवाल करना चाहूंगा, जनता के लिए भी जरूरी है। आजादी के बाद से लगभग आज 77 सालों में 45 साल, गौर कीजिएगा मेरी बात पे, लगभग 45 साल कांग्रेस का शासन रहा है महाराष्ट्र में, 45 साल। उसके बाद आज की स्थिति में 288 सीटों में मात्र 19 सीट पे सिमट के रह जाना, कैसे देखते हैं आप इसको? जय जी, मैंने कहा ना कि ये हमारे देश में संविधान ने बहुत ताकत दी है जनता को, और लोकतंत्र जनता जनार्दन होती है। यही जनता ने बीजेपी को लोकसभा में सबक सिखाया था, और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को जिस प्रकार की सीटें मिली थी, और वही जनता आज विधानसभा में अगर बीजेपी के साथ जा रही है। और लगातार अगर हम मुद्दों की बात करेंगे, जिस प्रकार से आप देखिए कि जिस प्रकार के नारे वहां गढ़े जा रहे थे, कटेंगे तो बचेंगे, ये हमें लगता था कि निश्चित तौर पे अजीत पवार जी ने भी कहा था, अजीत दादा ने भी कहा था, ये इस टाइप के नारे महाराष्ट्र में पसंद किए नहीं जाते। अब तो जिस प्रकार के इनके एक बड़े नेता पैसा बांटते कर लिए गए, ऐसा लगता है इस बार जी कर लिए गए इस तरह के भी नारे महाराष्ट्र में पसंद। नहीं, देखिए, मैं वही चीज, अभी तो मैंने कहा ना, ये रुझान है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब जिनके नेता इसी महाराष्ट्र में पैसा बांटते हुए पकड़ाए, मतलब कहीं ना कहीं अब तो नया नारा लोग गढ़ेंगे कि बांटेंगे तो जीतेंगे। ईवीएम के बाद करारे नोटों की राजनीति में बीजेपी का विश्वास। लेकिन मैं मुद्दों पे आता हूँ कि जिस प्रकार से संविधान की हमने वहां पर बात की थी, लगातार जिस प्रकार से शिवाजी महाराज की मूर्ति पे जो भ्रष्टाचार हुआ था, शर्मा साहब कुछ बोलना चाहते हैं, शर्मा साहब कुछ बोलना चाहते हैं इस पे। शर्मा सर, विजय शर्मा जी का रोकना चाहूंगा एक बार। विजय शर्मा जी का कुछ वक्तव्य आया है। और बात रही कांग्रेस की, तो उनकी स्थिति तो सबको स्पष्ट है भी। झारखंड में भी आपको जिम्मेदारी मिली थी, वहाँ की क्या स्थिति है? झारखंड में जहाँ मुझे जिम्मेदारी मिली थी उन विधानसभाओं में कोडरमा, गिरिडीह, बगोदर, जमुआ और गांडे, इन विधानसभाओं में से लगभग 6 में से 5 विधानसभा जीत रहे हैं। और कुल मिलाकर झारखंड की स्थिति क्या होती है थोड़ा प्रतीक्षा करना। महाराष्ट्र में भी एक बड़ी जीत की ओर, महाराष्ट्र में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत स्पष्टता के साथ जनमत वहां पर भाजपा के पक्ष में मिला। सर, एक रायपुर दक्षिण में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां से बीजेपी आगे लीड ली है, और क्या लगता है जो वीडियो वायरल किया गया वो कांग्रेस को भारी पड़ा? सुनील सोनी का एक वीडियो वायरल किया गया था। मुझे नहीं ध्यान है उसका वीडियो हुआ है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भाजपा की सरकारें जिस परिश्रम से काम करती हैं वो दिल जीत लेती हैं भाजपा की सरकारें। उसमें ये मसला बिल्कुल ही नहीं है कि ये इस धर्म संप्रदाय का ही है, उस धर्म संप्रदाय का है। भारत के हैं, भारतीय हैं। जो हिंदुस्तान का रहने वाला वो हिंदू कहलाता है, तो उसमें कोई संशय वाला विषय नहीं है। ये कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाने की तैयारी में, उनका कहना है कि अगर जीतेंगे तब भी सवाल उठाएंगे और हारेंगे तब भी। हाँ, जीतेंगे तो फिर देखा जाएगा, अगर उठाया जाए। देखिए, अगर वो जीत पाते हैं तो फिर उठाएंगे सवाल, फिर देखते हैं। सर, कल सुरक्षा पिछली बार जब बड़ी बहुमत की सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में, तब तो नहीं उठाया था। उससे पहले और जब भी अनेक स्थानों पर गैर कांग्रेस की या गैर भाजपा की सरकारें बनी या कांग्रेस की सरकारें बनी, तब भी नहीं उठाया। मन माफिक उठाते हैं। जब हारते हैं तो ठीकरा कहाँ फोड़ा जाए वो ले जा करके इटली वालों के सर पर फोड़ नहीं पाते हैं, तो यहाँ ईवीएम पर फोड़ते हैं। सर, कल नक्सलियों ने, सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। विजय शर्मा जी को आप सुन रहे थे। विजय शर्मा जी को आप सुन रहे थे। विजय शर्मा जी ने जाते जाते एक बड़ा कटाक्ष मार के गए अपने टिप्पणी में कि हार का ठिकरा इटली वालों पर नहीं फोड़ पाते हैं तो कहाँ फोड़ा जाए इसका विचार करते हैं। अमित श्रीवास्तव जी, एक और सवाल करते हैं अब आपसे। रायपुर दक्षिण आ जाते हैं, महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़ देते हैं, अभी जिस हाल में है उसी हाल पर वापस से आ जाते हैं। रायपुर दक्षिण
3 विधानसभा आप ऑलरेडी हार चुके थे, 1 विधानसभा सीट में वापस से रायपुर राजधानी में जगह बनाने की जरूरत थी या बनाने की जगह भी थी, वहां पे भी पीछे चल रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा था कि निष्क्रिय नेता हैं सुनील सोनी नहीं जीत सकते। आकाश शर्मा सक्रिय नेता हैं, आकाश शर्मा युवा नेता हैं, आकाश शर्मा की डिमांड है, चाह है, और इसी कारण से और अन्य लोगों को, प्रमोद दुबे जैसे लोगों को या किसी को भी टिकट नहीं दी गई क्योंकि युवा नेता की डिमांड थी। अब क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से, क्योंकि वोट की बढ़त लगभग 20,000 के आसपास है सुनील सोनी जी की अभी तक। जी, जब हम दक्षिण विधानसभा में लोगों से भी चर्चा करते थे, सभी यही कहते थे कि बहुत अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़ा किया है, बहुत अच्छा चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, हमारे पूर्व मंत्री, विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और पूरा सब अच्छा है, तो फिर खराब क्या हो जा रहा है श्रीवास्तव जी? मैं निश्चित तौर पे अभी परिणाम जब आ जाएंगे हम उस पर चिंतन मनन करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं फील्ड पे चर्चा थी, और इवन जब हम बीजेपी के अपने मित्रों से मिलते थे, जब हम फील्ड पे रहते थे, वो भी ये बड़ा उनको भी बड़ा रोष था अंदर में कि एक ही व्यक्ति को 2 बार महापौर बना दिया गया, एक ही व्यक्ति को ऐसी क्या कृपा हो रही है कि एक ही व्यक्ति को आरडीए अध्यक्ष बना दिया जाता है, फिर सभापति जिस प्रकार से सांसद बना दिया जाता है। तो वहां पर भी बहुत रोष था कार्यकर्ताओं में कि किसी युवा को देना था, आप लोग बहुत अच्छे कैंडिडेट को दिए हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब 9वें राउंड की शायद ये जो मेरे पास जानकारी है, 9 राउंड से के बाद आपने जो लीड बताई है कि लगातार अभी तो 19 राउंड होंगे और उसके बाद हम देखते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार का चुनाव कांग्रेस ने लड़ा, हमारी पार्टी ने लड़ा, और लगातार जो कार्यकर्ताओं का साथ मिल रहा था, निश्चित तौर पे परिणाम आने के बाद अगर हमारे सपोर्ट में परिणाम नहीं आते तो ये चिंतन मनन का बहुत बड़ा विषय है, और पार्टी इसमें तत्काल चिंतन मनन करेगी भी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सिर्फ 8 राउंड खत्म हुए, जहां तक ये जानकारी है, और जो मेरे पास अभी मैंने डाटा निकाला है, 8 राउंड बस अभी हुआ है। उस डेटा में आप देखेंगे तो एक राउंड को छोड़कर हर राउंड में भले 500 ही क्यों ना हो, बढ़त मिलते जा रहा है सुनील सोनी जी को। जी, निश्चित तौर पे आप ठीक कह रहे हैं कि पहले राउंड में जैसे 4,871 वोट उनका पड़ा तो कांग्रेस को 3,446, और लगातार ठीक बोल रहे हैं आप, मैं अभी देख रहा हूं तो लगातार बढ़त तो है, लेकिन ठीक है, अभी हम आशावादी लोग हैं और मुझे लगता है कि हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी ये रुझान है और परिणाम में जब परिवर्तित होंगे उस समय हम लोग फिर चर्चा करेंगे। जय जी। बिल्कुल, अमित श्रीवास्तव जी आप जुड़े रहिए। बाबूलाल शर्मा जी से बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ में और राजनीति तौर से बहुत समझ रखते हैं। बाबूलाल शर्मा जी आपसे समझना चाहेंगे, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। रायपुर दक्षिण में भी कांग्रेस हार गई, हर जगह हारते चले जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से झारखंड में अगर आप आ रही है तो आप आएगी सरकार इंडिया गठबंधन की, पूरे गठबंधन मिलके, वहां भाजपा अकेले 29-30 सीट के लाती हुई दिखाई दे रही है, और महाराष्ट्र तो आपके सामने है जो समझ में आ रहा है। आखिर ऐसा क्या भूल चूक क्या रहा है कांग्रेस में, समझ के परे है? थोड़ा एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण करके थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए बाबूलाल शर्मा जी आप अपने शब्दों में। देखिए, महाराष्ट्र में जो है मेहनत कड़ी करने के बावजूद भी अगर कांग्रेस और यूथ सरकार जो है वो पीछे रहती है तो निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं हिंदू कार्ड चला है। इस बार जो हिंदू कार्ड में बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की जो बात दी गई है तो उसका प्रभाव पड़ा है। और फिर जो योजनाएं अभी जो आप 3-4 योजनाएं जो हैं, लाडली योजना की समकक्ष योजना दी गई है, कुछ नाम अलग है, तो उसका भी प्रभाव जो है वो देखने में आ रहा है और निश्चित रूप से जो है अप्रत्याशित रिजल्ट है, ये मानना पड़ेगा। इसीलिए जो है संजय राउत ने एक इशारा किया है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो हवा दिख रही थी, जो लोगों के सामने बातें आ रही थी, आपसी चर्चाओं में जो बात निकल के बाहर आ रही थी, उसके विपरीत रिजल्ट आ रहे हैं और जबरदस्त विपरीत है। विपरीत भी ऐसे नहीं कि छोटे मोटे फर्क से, बहुत बड़े फर्क से जो है महाराष्ट्र में सरकार बनी। झारखंड का जहां तक प्रश्न है, झारखंड में पहले भी हवा यही थी, जो दिखाई दे रहा है वही हवा थी और वही रिजल्ट आ रहे हैं। जो लोग उंगली उठाते हैं ईवीएम की तरफ, उनका ये भी कहना है कि एक राज्य इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि जो है वो ईवीएम पर कोई उंगली ना उठा सके। तो ये सब बकवास भी सामने आती है ईवीएम के बारे में, और ये हार के बाद ही होता है। जहां तक दक्षिण का सवाल है, दक्षिण में सुनील सोनी नहीं जीते हैं मेरी नजर में, जो है बृजमोहन अग्रवाल जीते हैं। बृजमोहन अग्रवाल परिसीमन के बाद, जब परिसीमन हुआ उसके बाद से इस सीट पर जो है कभी कांग्रेस नहीं जीती है, कभी भी आज तक। और सबसे कम वोटों से हार जो हुई थी पिछली बार हुई थी, जब
कन्हैया अग्रवाल जी थे जी। 17,718 वोटों से वो हारे थे। उन पर उम्मीदें थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। तो आप ये कल्पना कीजिए कि बृजमोहन अग्रवाल इतने जी जान से जुटे हुए थे सुनील सोनी के लिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि सुनील सोनी कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट मैं हूँ, मैं आपका विधायक बनूंगा, मैं आपके क्षेत्र का विकास करूंगा। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल खुल के कहा था ये उन्होंने। कहने के बाद पारिवारिक मित्रता, पारिवारिक संबंध जो उस परिवार से जुड़ गए थे, उस क्षेत्र के दक्षिण के जितने भी परिवार हैं, सबसे बृजमोहन के व्यक्तिगत संबंध थे। सबके यहाँ शादी ब्याह में, मरने में, इसमें उसमें जाते थे। लोगों के साथ लगता था कि वो हमारे अपने हैं। उसका जो प्रभाव पड़ा है, उनके साथ देने का जो प्रभाव पड़ा है, वही जीत का कारण है। और निश्चित रूप से जो है प्रारंभिक रुझान एक चरण को छोड़कर बाकी किसी भी चरण में जो है 2-3 हजार का फर्क पड़ता चला गया है। और ये अंतिम तक जो है बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। सुनील सोनी जीतेंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। इसमें अब कोई फर्क या बदलाव दिखता नहीं मुझे। ये स्थिति जो है, ये दक्षिण क्षेत्र जो है फिर से जो है जीत का आंकड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता दिखाई दे रहा है। सवाल लेते हैं राजेश लाहौटी जी से। राजेश लाहौटी जी से न्यूज रूम में भी चर्चा हुआ करता था, तो उन्होंने कहा था कि बड़ा कांटे का टक्कर देखने को मिल सकता है महाराष्ट्र में, और हो सकता है यहाँ पे भी आकाश शर्मा की तरफ राजेश लाहौटी जी का भी झुकाव था, जो एनालिसिस था। राजेश लाहौटी जी, आपसे आप चाहूंगा कि प्रकाश डाले। महाराष्ट्र में कांटे का टक्कर तो दूर की बात है, एक तरफा सफाई हो गया जैसा लग रहा है। सबका पूरा महाविकास अघाड़ी का लाइन से सबको धो डाला भाजपा ने और भाजपा संगठन ने। ऐसा क्यों? और यहाँ पे भी सुनील सोनी ने भी बहुत बड़ी बढ़त बना ली है विधानसभा के हिसाब से। क्या कहना चाहेंगे? कहाँ चूक रह जा रही है, कहाँ भूल जा रहे हैं, कहाँ खो जा रहे हैं कांग्रेसी और कांग्रेसी अलायंस, पूरा का पूरा इंडिया अलायंस पूरा कहाँ डिस्टर्ब हो जा रहा है? देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात आती है तो महाराष्ट्र की तो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। जिस तरह से पहले लग रहा था कि कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति में सफल होती दिखी। यहाँ पर उन्होंने शिवसेना को बांट दिया, उन्होंने एनसीपी को बांट दिया। ये दोनों दल पूरी तरह से दो टुकड़ों में बट गई। और चूँकि कांग्रेस अलग थी ही, अगर हम आज भी अगर पिछले चुनाव की स्थिति में अगर हम जाते हैं और बीजेपी को अलग काउंट करते हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को काउंट करते हैं साथ में, तो देखा जाए तो ये तीनों दल मिलकर आज भी अगर इनके आंकड़े प्लस करके जोड़े तो बहुमत से आगे निकल जाते हैं, बीजेपी से काफ़ी अलग निकल जाते हैं। लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति में काफ़ी हद तक कामयाब रही और दोनों दलों को, खासकर एनसीपी और शिवसेना को तोड़ के उसने जो एक गठबंधन बनाया महायुति, उसके जरिए वो काफ़ी आगे आ चुकी। हालांकि पिछली बार भी शिवसेना बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस के साथ मिली थी, एनसीपी के साथ मिली थी और अपनी सरकार बनाई थी। तो कुल मिला के वो उनकी अपनी रणनीति थी, यहाँ बीजेपी की अपनी रणनीति है जो सफल हुई। दूसरा, जो लाड़की बहना योजना थी, जो एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से एक सफलता का कार्ड बीजेपी के हाथ लगा था, उसे उन्होंने महाराष्ट्र में भी आजमाया, उन्होंने उसे झारखंड में भी आजमाया था। तो सफलता काफ़ी हद तक उसमें भी उन्हें मिली है और चीज़ें हासिल हुई है। और उसके बाद अगर हम एक और जो बात कहें, जो एक नारा था कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, और जो दूसरी चीज़ें चल रही थी, जो हिंदूवादी कार्ड्स की बात कर रहे थे, चीज़ें हैं, ठीक है, उसका जितना फ़र्क पड़ना था वो पड़ता ही है। चूँकि एक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच का जो विवाद है वो हमेशा उभरता ही है, और वो कोई भी दल हो वो अपने अपने हिसाब से इस लाइन को यूज़ करता है। बीजेपी ने भी अपने हिसाब से किया है, कांग्रेस ने उसको अपने हिसाब से किया है। तो ये कुल मिला के जो 3-4 जो महत्वपूर्ण कारक है या पॉइंट्स हैं या कारण हैं, इनको अपन कहें तो ये इसी कारण महाराष्ट्र में बीजेपी गेन करने में सफल रही है और सत्ता में सफलतापूर्वक वापसी भी कर रही है। बाबूलाल शर्मा जी ने भी अभी जो 2-3 चीज़ें बताई थी वो करीब करीब यही थी कि बीजेपी किस लिए आगे बढ़ी है। अब रहा सवाल रायपुर दक्षिण का, तो अपन ये कतई नहीं कह सकते कि किसका झुकाव किसके तरफ था या क्या था। ये था चूँकि आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि कांग्रेस ने एक युवा नेता को सामने खड़ा किया बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर, और बीजेपी के उम्मीदवार चूँकि कई बार पहले भी महत्वपूर्ण पोस्ट पर रह चुके हैं, तो कांग्रेस ने उनकी तुलना में एक नया कैंडिडेट उस विधानसभा में दिया। तो इसकी सभी तरफ से चर्चा थी और लोग उसे शायद अप्रिशिएट भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात या महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि वहाँ से सुनील सोनी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, सिर्फ नाम के लिए था, कैंडिडेट के बतौर वो थे, लेकिन असली कैंडिडेट वहाँ ब्रजमोहन अग्रवाल ही थे। ब्रजमोहन अग्रवाल जिस तरह से चुनाव प्रचार करते हुए ये कह भी रहे थे
जो आपने और बाबूलाल शर्मा जी ने भी कहा है कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ से आप मुझे विधायक चुन रहे हो, तो ये एक गलत बात नहीं है। ये देखा जाए तो पूरा दक्षिण ब्रजमोहन अग्रवाल जी को इसी तरह से जानता है और निश्चित रूप से उनके जो पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक जो स्थितियां हैं, हर लोगों के साथ जिस तरह से उनका जुड़ाव है, जो भी बाबूलाल जी ने बताया, वो उनके लोगों के सुख दुख में साथ में रहे। तो वहाँ कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो बीजेपी का, वो जीतेंगे ब्रजमोहन अग्रवाल जी के कारण ही, और ब्रजमोहन अग्रवाल के नाम पर ही वहाँ वोट भी पड़ रहे हैं। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के, साथ में अमित श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र सिंह जी आपका। सवाल रविंद्र सिंह जी आपसे करना चाहूंगा, अमित श्रीवास्तव जी सुन रहे हैं आपको, बड़ा जोर डालिएगा। क्या भगवा में भारत हो चुका है? क्या कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की तरफ जो भाजपा संगठन का, आरएसएस का, मोदी का जो नारा है वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है? रविंद्र सिंह जी, जनता जिसे जिताती है जी वही विजयी है। जी। अब रही बात भगवा में हो रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, परिदृश्य से देखेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वास्तव में कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है, अव्यवहारिक हो चुकी है। कांग्रेस ने अपना जनमत भी खो दिया, अपनी नीति भी खो दी और न ही उसकी नियत है। पूरे देश में आप देख लीजिए ना, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हो, या इसके पहले मुख्य चुनाव हुआ हो, या हरियाणा में हो, कांग्रेस की अप्रासंगिकता जो है ना जनता ने खो दिया। और जनता एक महत्वपूर्ण बात मैं देख रहा हूँ जो चुनाव में हो रहा है वो ये है कि वो एक तरफा विजय बना रही है। कहीं पर भी आप ट्रेंड देख लीजिए, झारखंड में भी हम हार रहे हैं तो अच्छे से हार रहे हैं, महाराष्ट्र में जीते हैं तो बहुत शानदार विजय कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने जीता तो आज तक इतनी सीट हम नहीं लाए थे, हरियाणा में देख लीजिए तो एक तरफा। जनता एक चीज तय करती है, कोई त्रिशंकु सरकार नहीं बनेगी, बनेगी तो स्पष्ट सरकार बनेगी। और मैं महाराष्ट्र में बताऊं एकदम स्पष्ट था जनता के मन में, बार बार लड़ाई होती है, एक तरफा दे। रविंद्र सोनी जी कह रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी की कांग्रेस नीति और नियत दोनों खराब है और खो चुकी है, अप्रासंगिक पार्टी हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? व्यक्तिगत उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और मेरे मित्र हैं, हम लोग बहुत डिबेट करते हैं जी, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है कि हम जनता पे छोड़ देते हैं जी। ज्यादा जीत पे आदमी को वहम नहीं होना चाहिए और वहम नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि हमने बहुतों को जीता और बहुतों को हारते भी देखा है जी। लेकिन ठीक है, अब परिणाम रुझान है, परिणाम आएंगे और अगर ये जीतेंगे तो निश्चित तौर पे मेरी शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन अमित श्रीवास्तव जी एक और सवाल है, आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा, चूंकि देश की जनता देख रही है, कांग्रेस हर जगह सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। आज के डेट में कांग्रेस कहीं न कहीं हर जगह, हर राज्य में क्षेत्रीय दलों के साथ की पार्टी हो गई है। सबसे बड़ी पार्टी की जगह पर वो एक सहयोगी पार्टी के तौर पर गिनी जाने लगी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या आप लोगों ने नीति बनाया? ऐसा कौन सा व्यूह रचना किया, रणनीति बनाया? ऐसा क्या राजनीति हुआ कि आज के सहयोगी दल के रूप में गिना जाने लगा है कांग्रेस हर जगह, हर विधानसभा चुनाव में लगभग? देखिए जय जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अभी आपने कहा था भगवा में, तो भगवा रंग को हम बहुत पवित्र मानते हैं और भगवा रंग जो होता है ज्ञान, त्याग, बलिदान, तपस्या का होता है, शुद्धता का होता है, सेवा का होता है। तो मुझे लगता है कि भगवा रंग जो है वो भगवा में कोई उसकी बपौती नहीं है बीजेपी के पास। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जनता जनार्दन होती है। आप भूलिए मत कि 15 साल इनकी सरकार थी इसी छत्तीसगढ़ प्रदेश में और हमने हमारे कार्यकर्ताओं के बल को इनको पटकनी दी थी और हमारी सीट कितनी, आप ये देख लीजिए 68 आई थी और उसके बाद 3 उपचुनाव, मतलब 5 चुनाव में हम 5 जीते तो 71 हम पहुंच गए थे और 15 सालों की सरकार को 14 सीटों में लाके समेट दिया गया था। मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ जीत हार लगे रहती है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आइडियोलॉजी की लड़ाई है और आइडियोलॉजी की लड़ाई में जनता को हमारी आइडियोलॉजी पसंद आती है, कभी इनकी लड़ाई पसंद आती है। अब आपने कहा कि कांग्रेस मित्री दल क्यों बनते जा रहा है। देखिए जिस प्रकार से आपने देखा कि इस पूरे चुनाव में हम लोकसभा में भी अगर आप देखेंगे तो आप सामने वाली पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। आप लगातार अपने जो है IT, ED, CBI को लगा के अगर आप देखेंगे पिछले बार जब 303 सांसद इनके जीते थे उसमें 108 ऐसे लोग थे जिनको ये दूसरी पार्टी से लाके इन्होंने टिकट दिया और वो जीते। मतलब आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं वो दूसरे पार्टी के लोग आके यहाँ पर जीते और लगातार अगर आप देखेंगे तो वो हमारे कांग्रेस के अपने लीडर थे। लेकिन इतना एक, अब इनके भी कार्यकर्ता कहते थे कि इतना कांग्रेस में ये भाजपा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर
एक आध दिन ये बैठ जाए और बीजेपी से नाराज हो जाए तो बीजेपी की सरकार ही उसी दिन रात के गिर जाए। तो यही स्थिति है। और जिस प्रकार से लगातार आप देखिए कि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश में है, साउथ में है, बीजेपी के साउथ में। लेकिन ठीक है, मैंने कहा ना, जीत हार का विषय अलग है। जनता कभी हमको जिताती, कभी इनको जिताती है। क्या कहेंगे रविंद्र सिंह जी, कितना कांग्रेस में भाजपा हो चुकी है? मैं एक मिनट जवाब दे दूं जी, जस्ट गिव मी 5 सेकंड। जी देखिए, मैं कहूं कि रविंद्र जी से पूछ रहे हैं आप? नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, आप अपनी बात कुछ कंप्लीट करना चाह रहे थे। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं अपने अभिन्न मित्र से, रविंद्र जी मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमारा पानी उधर देख, हमारा पानी उधर देख, समुंदर पे घर मत बना लेना, हम कांग्रेसी समुंदर है, फिर लौट के आएंगे। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इंतजार रहेगा कब लौट कर आएंगे, देखने वाला विषय होगा। क्या कहेंगे रविंद्र सिंह जी, क्या भाजपा जो है वो कांग्रेस मई हो चुका है? सारे कांग्रेसी भाजपा में आ गए हैं क्या? आपको ऐसा लगता है जी कि सारे कांग्रेसी भाजपा में आ गए हैं? पर हम कोई उन्हें निमंत्रण देने नहीं जा रहे हैं। वो कांग्रेस की नीतियों से नाराज होकर और भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों से प्रभावित होकर आ रहे हैं। लोकतंत्र है, यदि हमारी पार्टी में आते हैं और हमारी पार्टी को समर्थन जनता का मिलता है तो वही विजय है। इसमें कोई ईडी, कोई सीबीआई ऐसा कुछ नहीं होता। और बिल्कुल लौट के आइए ना। आप समुद्र का पानी उतरते देख के हमको भी मतलब अच्छा लगता है कि आप लौटे। लेकिन 40 चुनाव तो मैं देख चुका हूँ राहुल गांधी के नेतृत्व में, कम से कम 40 चुनाव हार चुके हैं। कब लौट के आएंगे भैया? और लोकतंत्र है, बिल्कुल आइए, स्वागत है, हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन इतना अभी आशावादी मत बनिए कि आप अभी कह रहे हैं कि अभी तो अंतिम परिणाम आने दीजिए दक्षिण का, अभी तो रुझान चल रहा है। अरे 100% हार गए। हम पिछले चुनाव में देख रहे थे, मुख्य चुनाव में आप इस समय बैठ के बोल रहे थे कि अभी तो रुझान है और बुरी तरह हारे। आशावादी होना अच्छा है, लेकिन व्यवहारिक होना भी बहुत आवश्यक है भाई। और भगवा में त्याग व्याग का प्रतीक है, तो कांग्रेस उसको स्वीकार क्यों नहीं करती? भारतीय जनता पार्टी उसके उत्थान को, उसके उद्धार को, उसको स्थापित करती है, तो उससे बुराई क्या है? आप भी कर लीजिए। यदि हिंदू संस्कृति का प्रतीक है तो कांग्रेस क्यों गुरेज करती है उससे? भगवा में से मेरा तो मतलब एकदम अजीब सा लग रहा है मुझे। मैं डिबेट करने बैठा हूँ और आप कहाँ मतलब चले जाते हैं ईडी, सीबीआई और अकाउंट का फ्रीज। अरे लोकतंत्र है भैया, यदि हम गलत कर रहे हैं तो जनता जनार्दन समझती है कि हम ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और उतना ही ज्यादा मैच्योर्ड है ना, उतना ही ज्यादा परिपक्व लोकतंत्र है। यहाँ के लोग बहुत समझदार है। आप ये सब बोल के ना जनता का अपमान करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग अव्यवहारिक हो गए, अप्रासंगिक हो गए, क्योंकि आप जनता को समझना नहीं चाहते। कांग्रेस सोचती जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। आप जनता के मना मस्तिष्क को भी समझिए, अपने नीतियों को परिवर्तित करिए, अपने रीतियों को परिवर्तित करिए, अपने कार्य प्रणाली को परिवर्तित करिए, तब इस लोकतंत्र के चुनाव में टिक जाएंगे। नहीं तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, 10 सीटों पे कांग्रेस है ही नहीं। वहाँ सपा लड़ रही है। बताइए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके इन लोग नाच रहे थे, आपका रोल क्या था वहाँ? तो ऐसा मत करिए। कांग्रेस इतनी पुरानी है ना, अरे दमखम से लड़िए चुनाव। क्यों नहीं लड़ पा रहे? उसका कारण अमित श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहते हैं। अमित श्रीवास्तव जी, बहुत सही सवाल किया है रविंद्र जी ने, बहुत सही चीज कहा है कि अगर भगवा जो है वो सब चीज का प्रतीक है तो आपको अपनाने में क्या तकलीफ है? भगवा को आप भी अपनाइए, भगवा को। आप हिंदूवादी क्यों नहीं हो जाते? कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व से क्यों भागती है? बिल्कुल नहीं भागती। आपके लोकप्रिय चैनल पे मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, और ये तो 1980 से जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं तो जिस दिन हिंदू परिवार में पैदा हुआ ना साहब, उस दिन से हम जय श्री राम बोल रहे हैं। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम है मुझे, और मुझे उतना ही गर्व मेरे हिंदू होने का और उतना ही गर्व मेरे कांग्रेसी होने का। लेकिन अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि आप अभी कहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, फिर कांग्रेस के बड़े नेता राम जन्मभूमि पे क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, शंकराचार्य जी से बड़े हैं क्या भाजपा के नेता? हम शंकराचार्य जी को मानने वाले लोग हैं। शंकराचार्य जी ने कह दिया था कि अभी समय सही नहीं है। हम शंकराचार्य जी को मानने वाले लोग हैं और हम इनके बुलाने पे क्यों जाएंगे? हमारे आराध्य देव का मंदिर है। बुलाने की जरूरत क्या है? तो भगवान का दरबार है। इन भाजपा की सरकार को गिराने का दुष्कृत्य मनमोहन सिंह जी ने किया था। जब प्रभु की कृपा होगी हम तब जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज जवाब दे दूं रविंद्र जी, एक मिनट। रविंद्र जी एक मिनट। राजस्थान उत्तर प्रदेश की सरकार को मनमोहन सिंह ने किया था। आप हिंदू प्रकार से कह रहे थे ना जय जी, रविंद्र जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट की लताड़ पड़ी थी झारखंड मैटर पे आपको, और जनता वहां बता रही है कि एक आदिवासी लड़के को किस प्रकार से आपने झूठे केस में फंसा के कितने महीने जेल में रख लिया।
ये जनता अपने मताधिकार के प्रयोग से झारखंड में बता रही है। लेकिन वो दूसरी पार्टी है, आप समझिए अमित श्रीवास्तव जी, वो दूसरी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी है, वो कांग्रेस नहीं है। अरे तो मैंने कहा ना कि उनके नेता को आपने डाला। अलायंस क्या होता है? अलायंस क्या होता है? क्या बीजेपी बिना अलायंस के महाराष्ट्र में सरकार बना रही है क्या? इतनी बड़ी अगर पार्टी अपने आप को समझ रही है तो ये बताइए। लगभग करीब है, अपने आप के दम पे सरकार बनाने के करीब है बीजेपी महाराष्ट्र में। 149 सीट तो लड़ी है साहब, 146 में आपको सरकार 126 अभी तक की बढ़त जो है 126 सीटों पर है। सुन लीजिए, अभी तो बढ़त, अभी सुन लीजिए, एनसीपी को उसने 1 सीट दिया था और शिवसेना को 59 सीट दिया था। बीजेपी कोई 288 पे नहीं लड़ रही है। बिल्कुल, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आप आगे हैं, आप अगर जीतेंगे मैं आपको शुभकामना दूंगा। रविंद्र भाई आप चिंता मत करिए, आप हमारे मित्र हैं, आपसे हमारी मनभेद नहीं है, आपसे मतभेद है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। लेकिन इतना अहम और वहम मुझे लगता है नहीं पालना चाहिए। जीत हार लोकतंत्र में चलती है। और अभी आप कह रहे थे 40 चुनाव हारे, अरे उन्हीं राहुल गांधी जी के तो में आप राजस्थान हारे थे। लोकतंत्र में जीत हार होती तो जीत हार को स्वीकार करिए। क्यों सीबीआई, क्यों ईवीएम, क्यों ईडी, इसका बहाना क्यों? फिर यदि लोकतंत्र में जीत हार आपको स्वीकार है तो फिर ईडी का बहाना क्यों? ईवीएम का बहाना क्यों? डराने धमकाने का बहाना क्यों? ये क्यों फिर बहानेबाजी? आपने उसमें लिया ही है, कैसे नहीं लिया है, पूरा दुनिया जानती है। रविंद्र जी, ये बात भी तो सच है कि जोड़ तोड़ की राजनीति जितना भाजपा की है उतना आज तक कोई कर नहीं पाया। रविंद्र जी, ये बात भी तो सच है, हर जगह आपने तोड़ दिया, जहां भी कांग्रेस की सरकार बनी उनको बर्बाद कर दिया आपने तोड़ के। अब वो किस दम पे तोड़ा, अपने नीति पे, रीति पे, हिंदुत्व पे, पैसों से, कोई नहीं जानता, लेकिन आपने हर जगह तोड़ दिया। तोड़ने का मतलब उदाहरण बताता हूं। तोड़ना किसको कहते हैं जी? बाबरी मस्जिद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की निर्वाचित सरकार को मनमोहन सिंह ने गिराने का दुष्कृत्य किया जी। क्यों किया? ऐसा क्या हो गया था कि यही को गिराया था इन्होंने? और बोलते हैं हिंदू का भी नहीं है। हम तोड़ते नहीं है भाई। शिवसेना का आपस में मतभेद था, वो टूटे। अजीत पवार, शरद पवार का मतभेद था, क्या हम तोड़ने के लिए बोल रहे थे उनको? होता है मतभेद, हमारे में भी तो तोड़ने की कोशिश के, कभी नहीं टूटते हम लोग। ये क्यों टूटते हैं? क्योंकि इनको पता है कि अब पतन की राह पे जा रहे हैं, हमारी नीति ठीक नहीं है, हम टोटल अव्यवहारिक हो चुके हैं। मन में उनको फीलिंग होती है कि गलत हो रहा है, इसलिए वो टूटते हैं। हम तोड़ने, मतलब आप ये कहना चाहते हैं डूबती हुई नैया पे कोई सवार नहीं रहना चाहता, इसलिए उतर जाता है? बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप अव्यवहारिक हो जाएंगे, आप मैच हारने जा रहे हैं तो वहां बैठ के क्या ताली बजाने के लिए बैठे हैं? क्या कहना चाहेंगे अमित जी? देखिए, अभी आपने कहा कि बीजेपी तोड़ फोड़ की राजनीति करती है, तो किसी ने लिखा है, मुझे आज बहुत सारे लोगों के लिखे वर्ड याद आ रहे हैं कि झूमते हैं नाग सारे, ना जाने कैसी बीन है, इनका ना कोई ईमान है ना इनका कोई दीन है। और ये भाजपा पार्टी है या वॉशिंग मशीन है? जो भी जाता है वो धूल के निकलता है साहब। ये भाजपा पार्टी है कि वॉशिंग मशीन है? अरे अब प्रधानमंत्री जी कहते थे 70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था भोपाल में कि महाराष्ट्र के एक नेता है, नाम लेके उन्होंने कहा था कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। 3 दिनों बाद आप उनके साथ सरकार बनाते हैं और उनको उप मुख्यमंत्री बना देते। मतलब ये आपकी आइडियोलॉजी है। आप सत्ता पाने के लिए किसी से भी समझौता कर सकते हैं, देश की जनता देख रही है। मैं फिर कहता हूं, जीत हार अलग विषय है, लेकिन आप अपनी आइडियोलॉजी से पूरी तरीके से भटक चुके। ठीक है, अपन थोड़ा सा विराम लेते हैं, बाबूलाल शर्मा जी की तरफ चलते हैं, एक सवाल लेते हैं। बाबूलाल शर्मा जी, आपने दोनों ही दिग्गज नेताओं को और प्रखर वक्ताओं को सुना भाजपा कांग्रेस के, क्या कहना चाहेंगे कि कहां गाड़ी फंस रही है, क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत कहीं नहीं है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता चाहिए जी, और वो जीत के लिए लड़ती है जी। तो जीत के लिए कोई भी तरीका अपनाने को गुरेज नहीं करती जी। साम दाम दंड भेद, भाजपा की ये रणनीतिक जीत होती है जी। आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़े, खरीदना पड़े, बेचना पड़े, जैसा करना पड़े, हमको सत्ता चाहिए। तो जीत के लिए ही लड़ाई लड़ती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस अपनी लीक पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस जो है वो ज्यादा उठा पटक वाली स्थिति नहीं पैदा करती। ये फर्क है दोनों में कि भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए और चुनाव जीतने के लिए ही लड़ना चाहिए।
साम दाम दंड भेद का जहां तक प्रश्न है, तो जो नैतिकता राजनीति में आज तक देखी गई थी, वो नैतिकता अब समाप्त हो चुकी है। नीति नैतिकता की बात करना बेमानी हो चुका है। राजनीति में नैतिकता का समापन हो चुका है। और जहां तक सवाल है कि जब साख दांव पर लगी हो तो फिर नीति और नियत क्या होती है? जो हो वो हो जाए, लेकिन हमारी जीत होनी चाहिए, हमारी साख बनी रहनी चाहिए। ये सोच जो है पार्टियों की होती है, और भारतीय जनता पार्टी में उसका प्रतिशत बहुत ज्यादा है कांग्रेस के बनिस्बत। जी, बहरहाल जो भी हो, यह तो आंतरिक मामला होगा कांग्रेस का भी और भाजपा का भी। दोनों अपनी अपनी समीक्षा करेंगे, अपनी रणनीति और राजनीति दोनों का, कि किसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किस फ्रंट पे कमी रह गई और कहां आगे निकल गए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, रविंद्र सिंह जी और अमित श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश लाहौटी जी और बाबूलाल शर्मा जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। हमारे सभी दर्शकों को फिर पुनः एक बार अपडेट करना चाहूंगा ब्रेक में जाने से पहले। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार, भाजपा गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में टक्कर में इंडी गठबंधन जीतती हुई दिखाई दे रही है। रायपुर दक्षिण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीट था, रायपुर दक्षिण में भाजपा जीतती हुई दिखाई दे रही है। सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। बुधनी में भी शिवराज सिंह का बहुत महत्वपूर्ण सीट था, वहां पे भी भाजपा आगे है। उत्तर प्रदेश में भी 9 में से 6 सीटों पे भाजपा आगे है। बहरहाल यह देखने को मिल रहा है कि आज शनिवार के दिन 23 नवंबर को भी देश में कमल खिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। भोपाल नगरे उपनाम नगरे गौशाला भूमि पूजन निमित्ते भूमि पूजनम आवाह देवतानां पूजनम कर्म करिष्यामि। ओम गणानान्वा गणपति गंगावामहे प्रियाणान्वा प्रियपति गंगावामहे निधिनान्वा निधिपति गंगावामहे वदो मम अहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके मालिके नमाधयति कश्चन सत्य सुगः सुभद्रिकां काम्पीलवासनीं गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुत्याख्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गले शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रथमिनो भवानुचरा निवसनि जचाना सर्व सपृता सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। ताकी जय ओम सोना प्रथमिनो भवानुचरा निवसनि जचाना सर्व सपृता आधार शक्ते नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम प्रथमे त्वया लोका देवे त्वं विष्णुनागता त्वञ्जनार्यं मां देवे पवित्रं कुरु शासनम्। उपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। की जया श्री स्वयं स्वकर्तृणां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन संपन्न हुआ। 15 करोड़ की लागत से 25 एकड़
के क्षेत्रफल में इस गौशाला का निर्माण होने जा रहा है भोपाल बरखेड़ी डोब में। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, गौ संवर्धन एवं संरक्षण के लिए संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनका मानना है कि गौवंश सेवा परम धर्म है। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हमारे पुराणों में वर्णित है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गायों में, और गौ माता के चरणों में तीर्थ का वास होता है। ऐसी ही विचारधारा वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपके जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का हम मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही में स्वामी जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय श्री विश्वास सारंग जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय सांसद आलोक शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। श्रीमती गायों को नमन करें, कामधेनु की संतानों को नमन करें, ब्रह्मा जी की पुत्रियों को नमन करें, पावन करने वाली गौ माता को नमन करते हुए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस पुण्य अवसर पर, इस सत्य कर्म पर हम सभी अपनी तालियों के माध्यम से सहयोगी बन सकते हैं। आप सभी जोरदार तालियों के साथ इस पुण्य अवसर पर सहयोगी बने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद, माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय महापौर जी, सम्मानीय मंत्रीगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय मंत्रीगणों का। विश्व का कल्याण करने वाली, मनुष्य के जीवन का आधार रखने वाली गायों को संरक्षित रखने के लिए एक अनूठी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आज हमें प्राप्त हुई है। और जैसा कि हमारे भारतवर्ष की अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूं माननीय पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल जी से कि वे पुष्प गुच्छ के साथ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियों के बीच स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही में आग्रह माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी। आग्रह है संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग डॉक्टर PS पटेल जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन है रामेश्वर शर्मा जी से कि वे आदरणीय स्वामी जी अच्युतानंद जी महाराज जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। तालियों के साथ आदरणीय स्वामी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निवेदन है माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी से कि माननीय पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन करेंगे हम राम कुंवर गुर्जर जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आग्रह करेंगे, आपकी तालियां बजती रहना चाहिए सम्मानीय मंच के लिए। निवेदन करेंगे श्री प्रमोद राजपूत जी जनपद अध्यक्ष से कि वे माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें और उनका स्वागत करें। तालियों के साथ अभिनंदन है माननीय विश्वास सारंग जी का। आग्रह है श्री अंकुर मेश्राम जी ADM भोपाल से कि वे माननीय सांसद आलोक शर्मा जी का स्वागत करें। साथ ही में निवेदन है SDM हुजूर विनोद सुनकिया जी से कि वे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करें। तालियां बजती रहना चाहिए। आग्रह है जितेंद्र अहिरवार जी से कि वे माननीय महापौर मालती राय जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में मंच पर विराजमान माननीय श्रीमती राम कुंवर नवरंग गुर्जर जी का भी स्वागत करें और माननीय किशन सूर्यवंशी जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। गौवंश को बढ़ावा, सेवा, सुरक्षा का वादा है मध्य प्रदेश शासन का और इसी क्रम में गौशाला की अनूठी सौगात आज हमें प्राप्त हुई है। इसी पर आधारित एक लघु फिल्म आइए देखते हैं। गौ सेवा परमो धर्म, गौवंश का संरक्षण मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में गौवंश संरक्षण की दिशा में कारगर कदम उठाए गए हैं। गौवंश की सेवा, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रदेश में योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। भोपाल के बरखेड़ी रोड में होगा अत्याधुनिक गौशाला का निर्माण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा गौशाला का भूमि पूजन। रुपए 15 करोड़ की लागत से 25 एकड़ क्षेत्र में बनेगी गौशाला। 10,000 से अधिक गायों को मिलेगा आश्रय। दिनांक 23 नवंबर 2024। स्थान बरखेड़ी रोड, भोपाल। सर्व सुविधा युक्त चिकित्सा वार्ड में होगा बीमार गायों का इलाज। कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से भूसा, हरी घास, पशु आहार आदि पहुंचाने की होगी व्यवस्था। ऐसी सारी गायों के लिए नगर स्तर पर जैसे भोपाल में हम कल ही भूमि पूजन करने वाले हैं। 10,000 की गौशाला भोपाल में बना रहा, 10,000, 15,000 की गौशाला नगरीय क्षेत्र में बना रहे हैं। उसके पीछे भाव ये है कि हमारी ये गाय माता को हम संभाल लेंगे और ऐसे में जो बूढ़ी है, अपाहिज है, लावारिस है, इसी कारण से दूध की क्षमता से चली गई है, वो हम रख ले, सरकार रख ले, तो स्वच्छता तो नगर में अपने आप हो जाएगी। गौवंश को बढ़ावा, सेवा सुरक्षा का वादा। और अब मैं आग्रह करती हूँ श्री रितेश शर्मा जी, कार्यपालन यंत्री, स्मार्ट सिटी भोपाल एवं समन्वयक गौशाला निर्माण से, कि वे गौशाला का विवरण देने की कृपा करें संक्षिप्त में। नमामि गांव सर्वमंगलम, नमामि वृषभानुजम, गांव सर्वस्य मूलम, नमामि गांव सर्वेशा सर्वते भवन्ति सुखिना। इस पावन मंच से वृषभानु की बहन उस गौमाता को नमन करता हूं और सभी मंगल कार्यों को मूल सूत्र प्रदान करने वाले, जगत की उत्पत्ति का स्रोत मैं गौमाता को नमन करता हूं और जो प्रसन्न होकर सबकी समृद्धि का कारण बनती है, ऐसी गौमाता को सादर नमन करते हुए हमारा सौभाग्य है कि इस मंच पर प्रदेश को खुशहाल और समृद्धि की ओर ले जाने वाले संकल्पित, श्रद्धेय, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, जो गौ माता के पालनहार गोपाल के रूप में, साक्षात रूप में आज इस मंच पर विराजमान हैं। साथ ही इस पावन मंच पर विराजमान सम्मानीय स्वामी जी, संत जी, सम्माननीय मंत्रीगण, सम्माननीय विधायकगण, अतिथि एवं अति सम्मानीय सदन, आप सभी का इस पावन बेला पर हार्दिक अभिनंदन है। आज का दिन प्रदेश के इतिहास में सुनहरे वर्ग में जुड़ जाएगा जब हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से, उनके मार्गदर्शन में एवं स्वामी जी के आशीर्वाद एवं माननीय विधायक हुजूर श्री रमेश शर्मा जी के सहयोग से बरखेड़ी में 100 एकड़ के बृहद क्षेत्र में प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला की आधारशिला रखी जाएगी। इस गौशाला में 10,000 गौ माताएं एक साथ रहेंगी, जिनके लिए 76,000 वर्ग फीट के कुल 5 शेड बनाए जाएंगे। प्रत्येक शेड में 2,000 गायों की देखभाल होगी। विचरण हेतु प्रत्येक शेड के सामने 5-5 हजार शेड के स्क्वायर फीट के शेड होंगे। चारों तरफ 30 फुट की ऊंचाई पर खुली भूमि में वह विचरण कर सकेंगी। गाय के बछड़े भी उनके समीप रहेंगे, उनके लिए एक पृथक से शेड बनाया जा रहा है। यहाँ से निकलने वाले गोकास्ट, उपले और अन्य जो ऐसी वस्तुएं जिनको हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए ले जाएंगे, उन्हें अत्याधिक आधुनिक मशीनों के साथ तैयार किया जाएगा। साफ सफाई, दाना पानी, सानी उपचार की अत्यंत आधुनिक उपकरणों के माध्यम से यहाँ पर प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। उनसे हमारी गौ माताओं को स्वस्थ एवं स्वच्छ परिवेश यहाँ पर मिलेगा। गायों के उपचार के लिए समुचित पृथक से शेड बनाया जा रहा है और उनके स्वास्थ्य का उचित देखभाल इस गौशाला में किया जाएगा। मृत गायों का सम्मान संस्कार भी किए जाने की यहाँ प्रावधान किया गया है। गायों के लिए एक हरे भरे चारे की खुली भूमि पर यहाँ पर चारा उगाया जाएगा और उन्हें गाय को दिया जाएगा। गौ सेवा के सेवादारों की भी यहाँ व्यवस्था होगी। गौ सेवा यहाँ रहकर गौ सेवा कर सकेंगे। आइए हम सब अपने गोपाल के साथ इस सेवा को करने के लिए संकल्पित हों। जय भारत, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद गौशाला के विवरण के लिए।
और अब हम आदरपूर्ण निवेदन करने जा रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में संपूर्ण मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी आदर्श हाईटेक गौशालाओं का निर्माण कर रहे हैं। बहुत ही विनयपूर्ण निवेदन है आदरणीय स्वामी अच्युतानंद जी महाराज जी से। उनके श्री वचनों के लिए आपकी तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं स्वामी जी को। और वो स्वर्णिम पल है जब हम आग्रह करने जा रहे हैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो कि दृढ़ संकल्पित हैं गौ संवर्धन एवं संरक्षण के लिए। आपकी तालियां जोरदार बजना चाहिए जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपके बीच आ जाएं। आपको संबोधित करने के लिए जोरदार तालियों के बीच निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। आज के इस बहुत अनूठे, अद्भुत और भोपाल सहित राजधानी की दृष्टि से मैं गारंटी से कह सकता हूं, पूरे देश के किसी भी राज्य की राजधानी में इतनी बड़ी गौशाला नहीं बन रही है जो भोपाल के लिए बन रही है। हमें इस बात का आनंद है। राजधानी तो कई और है, कई राजधानियां हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, इनका तो विभाग ही है। और कितना सुंदर नाम है हमारे कृष्णा जी का। जोरदार अभिनंदन करो कृष्णा जी के लिए भी। गौशाला का निर्माण और कृष्णा जी उपस्थित हो, इससे अच्छा क्या संयोग हो सकता है, सुखद। और नाम भी देखो, हमारे अच्युतानंद जी महाराज, आपने भी बहुत अच्छे से विस्तार से विषय रखा है। जोरदार अभिनंदन हमारे महाराज जी का भी। ये गौशालाएं हम खोल रहे हैं, गौशाला में सरकार, नगर निगम सबको जोड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ये शरीर है, इस शरीर के अंदर भौतिक रूप से दिखने के लिए हमारा शरीर है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब तक इसमें आत्मा का प्रवेश नहीं होता है तब तक हमारी चेतनाएं अपने मूर्त रूप को नहीं ले पाती। ऐसे में ये संत समाज के माध्यम से हम गौशालाओं में जीवित आत्मा का प्रवेश करा रहे हैं, क्योंकि हमारी गौ माता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य। महाराज जी लगातार आशीर्वाद दे रहा है। जोरदार अभिनंदन अच्युतानंद जी महाराज का, आपको भी प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर मंच पर ही विराजमान हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, हमारे उज्जैन संभाग के पूर्व प्रभारी, प्रदेश के बहुत सारे दायित्व लिए, महापौर भी रहे, सम्मानित सांसद आलोक शर्मा जी। जोरदार अभिनंदन आलोक शर्मा जी का। बोलने, चालने, काम करने, सभी प्रकार की व्यवस्था संचालन करने में। और रामेश्वर जी का तो आनंद ही अलग है। जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी का। सभी देवी देवताओं के अलग अलग वाहन हैं। हमारे सारे देवी देवता, हर एक का वाहन किसी से कोई मैच नहीं करता है।
ये एकमात्र अपवाद है महादेव। जो महादेव और गोपाल कृष्ण दोनों के साथ गोपाल शब्द जुड़ा, ये हमारे लिए आनंद की बात है। आप देखो महादेव का कोई भी मंदिर बिना नंदी के पूरा नहीं, और इसी प्रकार से भगवान कृष्ण, आप याद रखना, पहले मैं जरा नाम बोल देता हूं, फिर दो चार बात करूंगा आपके बीच में। हमारी महापौर आपके तो क्या बात है, जोरदार तालियां बजाओ। चारों उंगली घी में और सिर 10,000 की गौशाला महापौर की। देखो ऐसा ये भाग्य किसका होना चाहिए? ये भाग्य भोपाल वालों का है, नगर निगम का है, महापौर का है, अध्यक्ष जी का। कहां अध्यक्ष जी? ये क्या सूर्यवंशी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई। और नाम बोलूंगा तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, लेकिन पूरे मंच का एक बार रामेश्वर जी से लगा करके सबका जोरदार अभिनंदन करो, और आप अपना भी कर लो। भगवान कृष्ण के मंदिर में हम सब जाते हैं, लेकिन भगवान की मुद्राएं, भगवान की उस स्थान पे उपस्थिति, मैं अपने उज्जैन का भी उदाहरण देता हूं। कई जगह आप जाके देखते हो, कहां जा रहे हैं? बड़े गोपाल मंदिर, छोटे गोपाल मंदिर। अब गोपाल मंदिर तो जा रहे हैं, लेकिन गोपाल मंदिर वो गोपाल जी है ही नहीं। आप बताओ विश्वास जी, गोपाल जी कब रहेंगे? कभी ध्यान देना, गोपाल जी तो राधा जी के साथ खड़े थे, वो तो राधा कृष्ण हो गए। द्वारकाधीश के रूप में तो द्वारकाधीश हो गए, बाल कृष्ण के रूप में तो बाल कृष्ण हो गए। लेकिन जब गोपाल जी के पीछे गाय खड़ी हो तो ही गोपाल है, नहीं तो गोपाल भी नहीं है। ध्यान रखना, ये भगवान की अपनी प्रतिमाओं की उस समय की स्थिति का ध्यान रखना। जाने अनजाने हमारा ही ध्यान नहीं जाता है कि गोपाल कृष्ण किसको कहते हैं, राधा कृष्ण किसको कहते हैं। हम सबको ही गोपाल कृष्ण कह देते हैं। लेकिन ये बात भी सही है, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर देता हूं कि आप सब भी गोपाल हो। जो जो गाय पाले वो सब गोपाल। ये घर घर गाय का कुल, वो घर घर गोकुल। जिनके घर भी है, मैं विश्वास जी के घर गया, इनके घर भी गाय का कुल है। रामेश्वर जी के घर भी गाय का कुल है। लखन पटेल जी वो भी गोपाल है। अब मैं ये देखूं तो मुश्किल जाएगा। आलोक जी जरा आपके आना बाकी रह गया, लेकिन कृष्णा जी के तो गाय है, तो नहीं है तो पालना। ये हमारी इस व्यवस्था का, गौशाला में जो अतिथि बन के आए हैं, सबके घर घर गाय होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और केवल यहां की ताली मत बजाओ, अपने यहां भी लाना चाहिए। आप अपनी भी बजाओ। हम अगर गोपाल बनते हैं, अगर हम गोपाल गाय के रूप में जाने जाते हैं, तो घर घर केवल गोपाल नहीं बनते। ये घर के अंदर गाय का आना, उनके कुल की व्यवस्था आगे बढ़ना, ये घर घर गोकुल होने का मार्ग है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिनके घर गाय का कुल, वो घर घर गोकुल। और जो गाय को पाले वो हरेक कोई गोपाल। मैं जाति, पंथ, भाषा, धर्म सबसे ऊपर उठ करके कह रहा हूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन वो गर्व कैसे, हाँ हम गाय पालते हैं, हम गोपाल हैं। ये है सामाजिक सद्भाव, और ये हमारे देश की संस्कृति, और ये बढ़ना चाहिए। गाय का एकमात्र परिवार, और गाय के माध्यम से, जैसे हम चारों वेद की शिक्षा ग्रहण करके चारों वेद को हम जानना चाहते हैं, और एक शब्द में अगर बोलना है तो चारों वेद के लिए केवल एक ओम बोल दो आप। ओम बोलते ही चारों वेद का निचोड़ आ जाता है। ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम मत लो, उनको स्मरण करना है। आप गौ माता को प्रणाम कर लो, अपने आप स्मरण हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। इस चराचर जगत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास अगर किसी में है तो वो गौ माता में है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदों में अगर मुझे ढूंढोगे तो मुझे ओम में पाओगे, अगर सभी देवताओं में मुझे ढूंढोगे तो मैं गाय में मिलूंगा, सूर्य में अगर ढूंढोगे तो तेज में मिलूंगा,
वनस्पतियों में ढूंढोगे तो पीपल के वृक्ष में मिलूंगा। ऐसी अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी उपस्थिति है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जो बोलने के लिए नहीं, धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातें, ये व्यवस्थित रूप से हमारे लिए समझने के लिए भी है। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है, गावो विश्व मात्रस्य, अर्थात गाय एक चराचर जगत की ऐसी माता है। हमारा सबका जन्म अपनी अपनी माँ से हुआ है। माँ हमारा लालन पालन करती है, लेकिन एक माँ और है जिनके भरोसे से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। वो है गौ माता, जो अपने बछड़ों को भी पालती है और हमारे लिए भी अपना भोजन उपलब्ध कराती। और ये भी ध्रुव सत्य है, दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन ये 2-5 देश भारत के आसपास के छोड़ दो, जो हमारे एक ऋषि से थोड़ी चुनौती के कारण से भैंस लेकर के बैठे हैं। बाकी दुनिया के सारे देशों में अगर दूध की कोई आपूर्ति करता है तो गौ माता ही दुनिया में दूध पिलाती है। पूरी पृथ्वी पर जहां भी मनुष्य जाती है वो सभी गौ माताओं से जुड़ते हैं, कोई इससे आगे और पीछे नहीं जाता है। मुझे इस बात का और आनंद है, आज इस अवसर पर ये महाराज जी यहाँ बैठे, जैसे जन्म के साथ गाय का दूध हमारा जीवन, अपने इस जीवन को आगे बढ़ाते हुए सब प्रकार से पुष्ट करता है। हमारी तो संस्कृति इतनी अच्छी है, आखिरी समय में भी प्राण छूटना है और मोक्ष पाना तो गोदान करके ही हमारा अपना जीवन पूरा होता है। यह संस्कृति हमको सिखाती है। जब इतनी उत्कृष्ट संस्कृति है, इतने अच्छे प्रकार से हमको ये सब बताया समझाया गया है, तो ऐसे समय में जब बदलते दौर में आज के समय में भारत आगे बढ़ रहा है, सक्षम हो रहा है, सभी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहा है, तो ऐसे कठिन समय में जब हमको चुनौतियां तो मिल रही है, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता के आधार पर गौ माता को संकट मानते, ये बात नहीं चलेगी। खेतों के अंदर हरियाली बढ़ रही है, खेतों के अंदर सिंचाई बढ़ रही है, खेतों की जमीन थोड़ी हमारे अपने कारण से हमको और ज्यादा फसल चाहिए, तो हमको सेड़े भी भारी पड़ रहा है। जितनी भी गाय माता के लिए चरणों ये वो कम पड़ रही, तो कोई बात नहीं, हमारे घर में और व्यवस्थाओं में गाय के लिए वर्तमान जीवन के साथ जीने के रास्ते ढूंढना पड़ेंगे और जीने के साथ रास्ते ढूंढने में उन सारी बाधाओं का उत्तर भी मिलेगा, जिसके कारण से गौशाला पांच 10 जो घर में अपनी आय बढ़ाना चाहता है, खेती बाड़ी के अलावा हमारे हजारों साल से घर में किसान के परिवार में, गांव वालों के परिवार में आय बढ़ाने के लिए ही पशुपालन करते थे, जो हमारे बाल बच्चों की भी रक्षा करते और रोज नगद करने के लिए दूध का उत्पादन ही होता है। ऐसे में दूध उत्पादन के लिए आप अपने बछिया देंगे और घर घर गोपाल बनाएंगे, ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और केवल देंगे नहीं, अनुदान भी देंगे, और उससे आगे बढ़ करके जो दूध उत्पादन होगा वो दूध उत्पादन पे भी, जैसे गेहूं पे, धान पे, बाकी पे बोनस दे रहे हैं, दूध खरीदने में भी हमारी सरकार बोनस देने जा रही है। यह सरकार का निर्णय है। आज 9% दूध हमारे मध्य प्रदेश में होता है पूरे देश के उत्पादन का। हमने तय किया 5 साल के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से इसको 20% तक ले जाएंगे। ये हमने सबने मिलकर तय किया। वैसे एक नहीं कई बातें कह सकता हूं, लेकिन आज तो आनंद आ रहा है। मुझे आनंद आया, आपको भी आना चाहिए। महाराष्ट्र ने अपनी गौ माता को राजमाता का दर्जा क्या दिया, धूमधाम से सरकार फिर बन रही है। जोरदार ताली बजाओ, महाराष्ट्र वालों को बधाई देना चाह रहा हूं।
मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर है, गोपाल कृष्ण होता है, ये आनंद है। थोड़ा ना अपने ढंग का भी बनाओ भाई, कहां का पुराना घिसा पिटा बात लाओ। जब गोपालों के बीच में बात कर रहे हैं तो भगवान से बढ़कर के क्या है। और आनंद है इस बात का कि जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहां से आ रही है, हर जगह से एक ही आवाज आ रही है। और आवाज क्या आ रही है, हम तो सब जानते हैं। दीपावली थोड़े दिन पहले ही गई थी, और दीपावली के दिन अगर दीपावली पे लक्ष्मी जी का चित्र नहीं मिले, प्रतिमा नहीं मिले, तो कमल के फूल की पूजा कर लो, अपने आप दीपावली मन जाती है। अब पूरा देश जान गया इस बात को, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं। 2-3 बातें हमारे मित्र रामेश्वर जी ने कही है। जब अच्छा काम हो रहा तो ये बात भी होना ही चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। सूखी सेवनिया शासकीय विद्यालय को सीएम राइज बनाया जाएगा। सूखी सेवनिया रोड को 4 लेन बनाने की बात आई है। इसको भी 4 लेन विभागीय मत के अनुसार पीडब्ल्यू से बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र, अरे उद्योग तो होना ही चाहिए, रोजगार तो अपना सबका फर्ज है। आपने अच्छी बात कही है। बरखेड़ी डोब क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जाए, निश्चित रूप से हमारा अपना सबका मत बनेगा। रोजगार परक सरकार है, ये तो देना ही देना चाहिए। आपने कहा कि ये जब इतनी बड़ी गौशाला बन रही है तो वेटनरी डिप्लोमा या इस प्रकार से पीजी या कॉलेज या जो भी होना चाहिए। मैं ये बात सही है कि विश्वविद्यालय हमने बोना अटल बिहारी वाजपेयी पास में ही, तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के माध्यम से यहां पर गौमाता से संबंधित कोर्स को लेकर के डिग्री डिप्लोमा का जरूर कोर्स खुलाया जाएगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं। ये गौशाला के अंदर केवल गाय माता नहीं, गोपालक अर्थात उससे जुड़े हुए सभी प्रकार के उनके अपने इलाज के लिए भी भविष्य में डॉक्टर तैयार हो, कंपाउंडर तैयार हो, पालने वालों को ट्रेनिंग मिले, सब प्रकार से गाय माता के साथ जीवन के अंदर उनकी जो कठिनाई आ रही है उस सबका निदान मिले। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से पुनः पूरे अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हर घर गोपाला की अलख आपने पूरे प्रदेश वासियों के मन में प्रज्वलित की, और सूखी सेवनिया को सीएम राइज और 4 लेन सौगात प्रदान करने के जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब हम ससम्मान आग्रह करते हैं पशुपालन मंत्री माननीय श्री लखन पटेल जी से कि वे आभार प्रस्तुतिकरण देने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं लखन पटेल जी को। आज के इस बहुत पवित्र अवसर पर अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाल करके और आज इस सर्व सुविधा युक्त गौशाला के भूमि पूजन के अवसर पर समय निकाल कर आए, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय भाभी कृष्णा गौर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय आलोक शर्मा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मेरे मित्र भाई रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय पंडित जी अच्युतानंद जी, इस गौशाला के सूत्रधार कहें महापौर भाभी मालती राय जी, नगर निगम के अध्यक्ष जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और आसपास के ग्रामों से आए सभी गणमान्य नागरिक बंधुवर, पत्रकार मित्रों, अधिकारी साथीगण,
मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं कि इस कार्यक्रम में को सफल बनाने में आप सबने सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय मंच का भी आभार, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। अनूठी विचारधारा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। अपने संस्कारों से, वेदों के ज्ञान से निरंतर मध्य प्रदेश को समृद्धशाली और विकासशील बनाने के लिए प्रयासरत हैं आप। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनूठे प्रयास। हृदय से धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आगे देखो एमपी में खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली, महाकाल की भस्म आरती, उज्जैनी की रस्म आरती। जय महादेवा शंख मंजीरे करते सेवा। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। आप भी हिंदुस्तान के दिल में आइए और अपने दिल में छुपे सारे किरदार निभाइए। एमपी में जरा आगे देखो एमपी में। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलता के बाद मध्य प्रदेश सरकार अब विदेशी निवेशकों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। इसी मकसद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो विदेशी निवेशकों को एमपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लंदन और म्यूनिख में उद्योग जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात में उनका फोकस फार्मास्यूटिकल, आईटी, माइंस और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लाने पर रहेगा। यहाँ फ्रेंड्स ऑफ एमपी ग्रुप और दुनिया को संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश का परिचय कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, 314 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र, 1.25 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और उच्च कुशल मानव संसाधन निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हो रहे हैं। हम यह सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। यह आपको लिए सौगात मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो। प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावना है, केवल काम करने की तो देर है। तो अब यहाँ हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, एमएसएमई का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज करते। हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। छत्तीसगढ़ में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। इसके शुरुआती लक्षण भी फ्लू जैसे दिखाई देते हैं। इसमें मरीज के शरीर में बहुत तेज दर्द होता है, इसलिए इसको लोग हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। डेंगू के बचाव के लिए सावधानी बहुत जरूरी होती है। डेंगू का डंक फ्लू की तरह ही होता है। डेंगू मच्छरों के काटने से होता है। डेंगू दुनिया के 90 देशों में डेंगू का डंक
मरीज के सिर में होता है तेज दर्द, जोड़ों में तेज दर्द, उल्टियां भी लक्षण, मांसपेशियों में आती है सूजन, त्वचा पर पड़ जाते हैं लाल चकत्ते। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, पानी से भरे बर्तनों को खाली करते रहें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, डेंगू के मरीजों को मच्छरदानी में रखें, नालियों में डेंगू मच्छरों के लार्वा न बढ़ने दें, केरोसिन ऑयल का छिड़काव करें, बुखार आने पर मरीज को नारियल पानी पिलाएं। आगे देखो एमपी में। मोह लिया रे महल बुला के, ओछा छतरी शान दिखा के, मन बैरागी मोह लिया, तेरी चुप्पी प्रेम सौगात पिया। तू जंगल है खामोशी का, तू कारण है मदहोशी का। मोह लिया रे। आप भी हिंदुस्तान के दिल में आइए और अपने दिल में छुपे सारे किरदार निभाइए। एमपी में जरा आगे देखो एमपी में। साइबर अपराध एक सामान्य शब्द है जो कंप्यूटर नेटवर्क मोबाइल का उपयोग करके किया जाता है। इसमें हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, रैनसमवेयर और मेलवेयर हमले, बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाने जैसी कई अन्य अपराध शामिल हैं। किसी की निजी जानकारी को निकालकर सार्वजनिक करना साइबर अपराध है। कंप्यूटर या मोबाइल से ठगी करने वाला साइबर ठग होता है। हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, रैनसमवेयर, मेलवेयर हमले शामिल हैं। आधार कार्ड को एक्टिव और ब्लॉक करने के बहाने ज्यादातर ठगी होती है। एटीएम कार्ड को भी ब्लॉक बताकर साइबर ठगी होती है। ग्राहक को लच्छेदार बातों में फंसाकर लेते हैं ओटीपी। केवाईसी करने के बहाने आपका अकाउंट हो सकता है खाली। किसी के नाम का फर्जी अकाउंट बनाकर होती है ठगी। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा होती है इस तरह की ठगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के नाम पर हो रही है ज्यादा ठगी। किसी भी अनजान नंबर को अपने अकाउंट डिटेल ना करें शेयर। ओटीपी, पिन और पासवर्ड किसी के साथ ना करें शेयर। एटीएम पिन और पासवर्ड को समय समय बदलते रहें। किसी भी तरह की शिकायत होने पर साइबर पुलिस से करें संपर्क। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें वो जिनका सरोकार आपसे। राजनीति, क्राइम, व्यापार और खेल जगत से जुड़ी खबरें। दिन भर की खबरों का पूरा डोज। देखिए न्यूज राउंड अप सिर्फ एशियन न्यूज पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में शुमार शिवनाथ नदी के तट पर बसा छोटा सा शहर सिमगा किसी परिचय का मोहताज नहीं है।
कल तक नगर पंचायत परिषद के तौर पर अपनी पहचान रखने वाला यही सिमगा अब नगर पालिका परिषद के तौर पर अस्तित्व में आ चुका है। राज्य की विष्णुदेव सरकार ने हाल ही में अधिसूचना जारी करते हुए सिमगा को नई पहचान दे दी है, तो कहा जा सकता है कि सिमगा अब विकास की राह पर अपने कदम बढ़ा चुका है। राजधानी रायपुर से नजदीक होने की वजह से सिमगा के बसाहट में काफी तेजी आई है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर बसे होने की वजह से भी नगर पालिका में उन्नत हो चुके सिमगा शहर निवेश के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से इन 24 सालों में सिमगा का कायाकल्प भी हुआ है। ग्रामीण परिवेश से उबरकर ये नगर शहरी परिवेश में अब ढल चुका है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिमगा को नगर पंचायत से उन्नत करते हुए अब नगर पालिका परिषद का दर्जा दे दिया है। प्रदेश की ऐतिहासिक नदी शिवनाथ नदी के तट पर बसा ये नगर राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर के साथ बेमेतरा कवर्धा होते हुए मंडला और जबलपुर को भी जोड़ने वाला मध्य क्षेत्र है। राजधानी रायपुर से महज 45 किलोमीटर दूर बसा ये नगर भले ही बलौदा बाजार और भाटापारा जिले का हिस्सा है, लेकिन असल मायने में इस नगर का सीधा जुड़ाव राजधानी रायपुर से है। रायपुर से सिमगा के बीच कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे 30 पर है, जिसकी वजह से 45 किलोमीटर दूरी तय करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। रायपुर से सिमगा के बीच की दूरी का पता इसलिए भी नहीं चलता क्योंकि राजधानी का विस्तार 20 किलोमीटर दूर धरसींवा तक पहले ही हो चुका है। इसके कुछ ही दूरी में शिवनाथ के तट पर सोमनाथ का मंदिर है, जहां हर साल भव्य मेले का आयोजन होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजधानी का विस्तार लगभग सिमगा तक ही हो चुका है। वर्तमान में भले ही रेल मार्ग से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है, लेकिन सिमगा से रेलवे स्टेशन आसपास के लोगों के लिए रेल मार्ग की सुविधा देता है। आमतौर पर बेमेतरा, मुंगेली, दामाखेड़ा और कवर्धा तक से लोग सिमगा होकर तिल्दा पहुंचते हैं, जहां से उन्हें रेल यात्रा की सुविधा आसानी से मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर, जिसे सोमनाथ के तौर पर पहचाना जाता है, ये भी सिमगा से बेहद नजदीक है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है जहां प्रदेश की दो प्रमुख नदियां शिवनाथ और खारून का संगम भी होता है। इस प्राचीन धार्मिक स्थली की प्रतिष्ठा ऐसी है कि हर साल सावन मास के अलावा महाशिवरात्रि पर मेले का आयोजन होता है। इन दोनों ही मौके पर यहाँ बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ नजर आती है। सिमगा तहसील में शिवनाथ नदी तट पर स्थित कचलौन गांव, जहां मां बगदई देवी का मंदिर है। मां बगदई मंदिर अपनी सुंदर मूर्ति कला के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान विश्वकर्मा, श्री कृष्ण, सबरी माता और भगवान शिव को भी देखा जा सकता है। जहाँ छत्तीसगढ़ी त्योहार छेरछेरा के दिन मड़ई निकाली जाती है और मेले का आयोजन किया जाता है। बगदई घाट बांध शिवनाथ नदी के शांत किनारे पर एक बांध का निर्माण किया गया है, जो अपनी मनोहरी प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटापारा जिले के सिमगा नगर पंचायत को अब नगर पालिका का दर्जा मिल चुका है। राज्य शासन ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसे नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित भी कर दिया है। जारी अधिसूचना की अगर बात करें तो उसके मुताबिक सिमगा नगर पंचायत की वर्तमान सीमाएं ही नगर पालिका परिषद सिमगा की सीमाएं होंगी। ये बदलाव न केवल सिमगा नगर के विकास और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, बल्कि इस बदलाव से इस समूचे शहर और यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में भी काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। कैसे विकास की रफ्तार पकड़ेगा सिमगा, आप भी समझिए इस खास रिपोर्ट में। बलौदा बाजार जिले के सिमगा में अब विकास की नया बयार देखने को मिलेगा।
हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब सिमगा नगर पंचायत के बाद अब नगर पालिका का दर्जा मिल गया है। ऐसे में यहाँ जो निवेश की संख्या है, निवेश की जो मात्रा है वो बढ़ेंगे, लोग बड़ी संख्या में यहाँ निवेश करेंगे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों तक पहुँचने चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पहुँचेगी। हम लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें नगर पालिका बनने से क्या कुछ फायदा होगा। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का ये नाम जिन 36 गढ़ों के कारण पड़ा, उन गढ़ों में से एक गढ़ सिमगा भी था। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि तब ये रायपुर के अधीन 18 गढ़ों में से एक था। दस्तावेजों के मुताबिक अंग्रेजों के जमाने में भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से सिमगा का महत्व था। चूँकि अब राज्य सरकार ने सिमगा नगर पंचायत को नगर पालिका दर्जा दे दिया है तो निश्चित ही यहाँ बदलाव आएगा। इसके लिए पहले पंचायत और नगर पालिका के अंतर को समझना जरूरी है। आपको समझाते हैं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से दोनों में अंतर क्या होता है, इससे लाभ क्या होगा। सरकारी भाषा में कहे तो नगर पंचायत ऐसा प्रशासनिक ढांचा है जो गांव से बड़े होते हैं लेकिन नगर के दर्जे तक नहीं पहुंचा होता है, जैसे तहसील या कोई बड़ा कस्बा होता है। ये इलाके भी वार्डों में बटे होते हैं, वही वार्डों से चुनकर आए प्रतिनिधि इसे चलाते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य शामिल होते हैं। सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव जनता करती है, जबकि नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका भी स्थानीय निकाय संस्था है जो शहर से जुड़े विकास कामों को करती है। ये नगर निगम से जनसंख्या और क्षेत्रफल में छोटा होता है। आमतौर पर छोटे शहरों और कस्बों में नगर पालिकाएं होती है। ये नगर निगम से छोटा और नगर पंचायत से बड़ा होता है। नगर पालिका के प्रमुख को नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। उसका चुनाव सीधे जनता करती है। वो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। इससे जाहिर है कि सिमगा नगर पंचायत अब नगर पालिका बनने के बाद विकास की राह पर चल पड़ा है। हालांकि सिमगा नगर पंचायत रहते हुए तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने अब सिमगा नगर पंचायत को नगर पालिका घोषित कर दिया है। सिमगा में आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी तकरीबन वो सभी सुविधाएं मौजूद है जो एक परिवार के लिए जरूरी मानी जाती है, चाहे वो बाजार और उससे जुड़ी दुकानें हो या रिहायशी इलाके, कॉलोनियां, जिनके विस्तार की अभी अपार संभावनाएं हैं। सिमगा को नगर पालिका का दर्जा मिलने से यहाँ के लोग काफी उत्साहित हैं। लोगों का कहना है कि पहले काफी चीजों के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इसमें बदलाव आएगा। सिमगा भी विकास की राह में अपनी एक नई चाल चलने जा रहा है। लोगों का कहना है कि सिमगा में नगरीय सेवाओं और विकास कार्यों में तेजी आएगी। जलापूर्ति, सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था और अन्य आधारभूत सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। साथ ही नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। उनका कहना है नगर पालिका बनने से यहाँ निवेश भी होगा। पहले ये पंचायत था, लेकिन अब नगर पालिका हो जाने के बाद यहाँ न केवल उद्योगों की संख्या में इजाफा होगा, बल्कि यहाँ रिहायशी से लेकर अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। इन सबसे विकास तो होगा ही, साथ ही निश्चित तौर पर इलाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। फायदा तो मिलेगा। नगर पंचायत से नगर पालिका हुई तो उससे फायदा तो बेनिफिट मिलनी है। उसके कई फायदे होते हैं ना, बहुत विकास फर्क पड़ता है बहुत। अब व्यापार में मतलब फैक्ट्रियों में सभी में फर्क पड़ेगा। इंडस्ट्री वगैरह में निवेश करेंगे। हाँ, लोग तो करेंगे ही करेंगे ना। अगल बगल देखो चालू हो गई सब फैक्ट्री, तो उसका बेनिफिट तो मिलता ही ना। सुविधाएं भी लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। लोग डरते हैं, पहले एक बार डिमोशन हो चुकी है, फिर अब उसका फिर लोगों को समझ में आया, वो पॉपुलेशन भी बढ़ गई तो उसका फायदा तो मिलेगा ही। नगर पंचायत से नगर पालिका बना है, इससे लोगों के लिए नए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पहले क्या था, नगर पंचायत था तो कम लेवल पे मतलब रोजगार की सुविधा थी। अब इससे रोजगार की सुविधा बढ़ेंगे, साथ ही लोगों के लिए आवागमन की सुविधा, रोड, जो समस्याएं हैं लोगों की, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगा। हाँ, बाहरी निवेश भी बढ़ेगा, जिससे नए नए युवाओं में स्वरोजगार करने की इच्छा उत्पन्न होगा।
सिमगा के नगर पालिका बनने से न सिर्फ यहाँ निवास करने वाले लोगों का विकास होगा, बल्कि यहाँ कई क्षेत्रों से जैसे कारोबार, उद्योग, निर्माण आदि के निवेश में भी बढ़ोतरी होगी। इससे सुविधाओं में इजाफा होने के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया हो सकेगा। क्योंकि सिमगा नगर पालिका नेशनल हाईवे के किनारे बसा है, जब नगर पालिका अपने पूरे अस्तित्व में आ जाएगा तो यहाँ रहने वाले बसने वालों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ये भी बताते चले कि नगर पालिका सिमगा बलौदा बाजार भाटापारा जिला में आता है। यहाँ से कई अन्य शहरों जैसे बिलासपुर, कवर्धा, जबलपुर, बेमेतरा आदि भी जाया जा सकता है। सिमगा सिटी के बाहरी इलाके में नया बस स्टैंड भी है, जो भविष्य में वर्तमान सिटी के बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए थोड़ा बाहर बनाया गया है। यहाँ से राज्य के विभिन्न इलाकों में जाने के लिए बस मिल जाती है। बस स्टैंड से करीब लगा हुआ ही कॉम्प्लेक्स भी है, जहाँ विभिन्न दुकानें हैं। इसके बाद अगर सिटी की बात करें तो यहाँ अंदर आते ही आपको सुख सुविधा से लेकर जरूरत की सारी दुकानें नजर आ जाएंगी। चाहे आपको अपनी बाइक, गाड़ी रिपेयर करवानी हो या फिर चाय की चुस्की ही क्यों ना लगानी हो, चाहे तो पेट पूजा यानी भोजन भी कर सकते हैं, क्योंकि खाने के लिए बढ़िया ढाबे और अन्य जगह मौजूद हैं। ये सिमगा नगर पालिका होने के साथ साथ में क्या है सर, ये अपना नेशनल हाईवे रोड है। रायपुर यहाँ से आधा घंटे पहुँच जाएंगे और 6 लेन होने के कारण यहाँ अपने आवासीय प्लाट है। और दूसरी बात ये है, बहुत ज़बरदस्त कॉलोनी बनने वाले हैं आने वाले टाइम में। फ्यूचर प्लानिंग बहुत दी है हमारे सेठ जी ने, तो प्लानिंग अच्छा दिए हैं। गार्डन दिए 7 ठो, मकान 1000 फीट के, 2000 फीट के, 3000 स्क्वायर फीट के, रिसोर्ट है, नदी किनारे है और अपना बाउंड्री वाल पूरा कंप्लीट हो गए हैं, गेट वेट बन गए हैं, चारों तरफ से पूरा कंपाउंड है। और यहाँ निवेश करने के लिए बहुत उच्चतम अभी समय है, काफ़ी कम रेट में ही डिवाइड हो रहा है कॉलोनी अपना। और सामने वाले जितने हैं ना, पूरा कमर्शियल दे रहे हैं छोटे प्लाट काट के, तो इससे बहुत आने वाले फ्यूचर में पब्लिक को रोजगार की भी सुविधा मुहैया होगी और अपने रहने के लिए भी अच्छा वो है। जय। ऐसा नहीं है कि सिमगा को नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा मिलने की खुशी सिर्फ आम लोगों में है। नगर पालिका बनने की खुशी कारोबारियों में भी देखने को मिली। उनका कहना है कि निश्चित ही इसका फायदा उनके कारोबार में भी मिलेगा। साथ ही शासन से पहले सिमगा नगर पंचायत को तय रकम यहाँ के लिए अलॉट होती थी, लेकिन अब पालिका बनने के बाद वो राशि अब बढ़कर आएगी। इसका फायदा भी धरातल पर देखने मिलेगा। उनका कहना है कि जनसंख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे सरकार ने नगर पालिका का दर्जा दिया है। ये स्थानीय क्षेत्र के विकास के साथ साथ व्यापारिक और औद्योगिक विकास के लिए काफी फायदेमंद होगा। नगर पालिका बनने से बहुत सी योजनाएं जिनका लाभ नहीं मिल पाता, उनका लाभ भी मिलेगा। अब ये तो करने वालों की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। करने के लिए विकास तो आप क्षेत्र में कई आपको पंचायत मिल जाएंगे जहां नगर पालिका से ज़्यादा विकास कार्य हुआ है, तो जो भी आगे आएगा उसकी चाहत पे, इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है कि कैसा विकास होगा। हाँ, लेकिन नगर पालिका बनने के बाद जो शासन से जो आते हैं अनुदान राशि, वो बढ़ के मिलेगा, तो निश्चित तौर पे लगता है कि विकास कार्य कुछ ज़्यादा होंगे। औद्योगिक निवेश तो बढ़ चुका है पहले से, उसमें नगर पालिका होना और नहीं होने का कोई वो नहीं है। कई उद्योग यहाँ पे चालू हो चुके हैं और कुछ चालू होने की स्थिति में आ गए हैं। सिमगा नगर पंचायत का गठन 1984 में हुआ था और राजधानी बनने के बाद इसका विकास और जनसंख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा भी इसे नगर पालिका परिषद का दर्जा दिया गया है। ये स्थानीय क्षेत्र के विकास के साथ साथ व्यापारिक और औद्योगिक दोनों के विकास के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि नगर पालिका बनने से और बहुत सी योजनाएं हैं जो नगर पंचायत स्तर पे हम नहीं पूरी कर पाते हैं, उसका लाभ अब नगर पालिका बनने से मिलेगा। शासन का भी जो फंड एलोकेशन होता है वो जनसंख्या के बेस पे होता है। नगर पालिका बनने से आज जनसंख्या में जो वृद्धि है उसके रेशो में हमको फंड मिलेगा, तो जो नियमित जो फंड मिलते हैं उसमें वृद्धि होगी और इसके अलावा अन्य योजनाओं से जो पैसा मिलेगा तो नेचुरली है कि कहीं कहीं विकास देखने को मिलेगा और इसका फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा। क्या अब नगर पंचायत है, इससे पहले अब नगर पालिका बनने से क्या है, थोड़ा बहुत प्लांट वगैरह कुछ ऐसा बड़े उद्योगपति, रोजगार के मामले बढ़ेंगे, इससे आसपास के लोगों को फायदा होगा, हमको भी शहरी योजना का कुछ लाभ मिलेगा
और मतलब आसपास भटकना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो बड़ी शहर बनेगा तो बड़ी चीज़ें यहीं आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, ये फ़ायदा मिलेगा। सिमगा नगर पालिका बनने से मतलब थोड़ा विकास में भी तेज़ी आएगा। इतने दिन से विकास में नमी था, मतलब अच्छा विकास नहीं हो पा रहा था, विकास की गति बढ़ेगी, मतलब शहरी योजनाओं का लाभ मिलेगा अल्टीमेट। सिमगा को नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा मिलने के बारे में जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात की गई तो उनका कहना था कि वो लंबे समय से प्रयासरत थे कि सिमगा नगर पालिका बन जाए। आखिरकार उनका प्रयास सफल हुआ। जनप्रतिनिधि इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और नेताओं को धन्यवाद देते नजर आते हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अब सिमगा की तकदीर और तस्वीर भी बदल जाएगी। पहले जो राशि का आवंटन कम होता था, अब वो आवंटन भी बढ़ेगा। सिमगा में चहुमुखी विकास होगा या निवेश भी बढ़ेगा। और ये बहुत खुशी की बात है सिमगा नगर के लिए कि सिमगा नगर पंचायत जो थी अब वो नगर पालिका हो गई। और काफी समय से प्रयासरत तो थे कि सिमगा नगर पालिका बन जाए, लेकिन ये अभी हुआ है। और जिसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी और उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी और हमारे इस क्षेत्र के कद्दावर नेता आदरणीय शिवरतन शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। और नगर पालिका बनने के बाद अब सिमगा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। क्योंकि पहले जो हमको आवंटन होता था साल का 2 करोड़ के आसपास की राशि, अब वो 5 करोड़ के आसपास चली जाएगी। तो जाहिर सी बात है सिमगा में कोई क्षेत्र जोड़ा नहीं गया है उसी स्थिति में, और हमको दुगनी से ज़्यादा रकम मिलेगी तो चहुमुखी विकास होना संभव है। और ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलती है। और आने वाले समय में सिमगा एक अव्वल दर्जे के नगर पालिका के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में जाना जाएगा, यह मैं कह सकता हूँ। वही नगर पालिका अध्यक्ष भागवत सोनकर का कहना है कि अब विकास का रथ सिमगा में काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नगर पालिका का चुनाव होना है। जो भी जीत कर आएगा उसके लिए ये एक बेहतर अवसर है सिमगा में विकास करने का। अभी जो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती है, चाहे सफाई हो, पानी हो या कर्मचारी की कमी, जो मूलभूत सुविधा की कमी थी वो कमी भी दूर होगी। अब लोगों को शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा क्योंकि समय पर अब सभी सुविधा लोगों तक पहुँच पाएगी। सिमगा को नगर पालिका बनाने के लिए मैं पिछले 3 साल का मेरा एक सपना था कि सिमगा नगर पंचायत से नगर पालिका बने। आज 3 साल का मेरा सपना साकार हुआ है। क्योंकि नगर पंचायत में जो हम लोग विकास के लिए जो राशि मिलती है लगभग 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ के आसपास मिलती है। अब नगर पालिका बनने के बाद प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ मिलेगी, जिससे इन 5 सालों में मैं तो बोलता हूं कि अगली बार नगर पालिका भी जस्ट चुनाव भी होना है। नगर पालिका चुनाव में जो भी अध्यक्ष बन के आते हैं, जो पार्षद बन के आते हैं, तो जो बॉडी बन के आते हैं, नगर में सिमगा में इतना अच्छा विकास होगा, उस बॉडी को बहुत अच्छा नाम मिलेगा। क्योंकि वो सोचे नहीं रहेंगे चहुमुखी चहुओर विकास करने के लिए। अब सिमगा नगर पंचायत का जो एरिया है उसी एरिया में ही नगर पालिका बना है। क्योंकि इस एरिया में बना है तो एरिया बढ़ा नहीं है, विकास काम करने में और अच्छा विकास भी होगा। इसके साथ साथ मैं समस्त नगरवासी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप नगर पंचायत के नगर पालिका के निवासी हो गए हो और हमारे नगर पालिका में बहुत सारी सुख सुविधा का ये फायदा मिलेगा। और जैसे कि हम लोगों को बोलते हैं कि सफाई नहीं हो पा रहा है, कर्मचारी कम है, तो नगर पंचायत का जो सेटअप आज की तारीख में कम है, वो सेटअप बढ़ जाएगा तो हमको सफाई कर्मचारी अधिक मिलेगा। ऑफिस कार्यालय में काम करने के लिए भी अधिक कर्मचारी मिलेगा। इससे आप लोगों को ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि हमारे यहाँ सफाई नहीं हुआ है, लाइट नहीं लगा है, हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। ये सब सुविधा हम लोगों को नगर पालिका बनने के बाद ये समय पर सुविधा पहुँचाया जा सकता है। यहाँ ये बता दें कि सिमगा नगर पालिका भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ से कांग्रेस के इंदिरा साव विधायक हैं। उन्होंने सिमगा के नगर पालिका बनने पर खुशी जाहिर की और कहा कि सिमगा अब विकास के नए आयाम लिखेगा। उन्होंने कहा कि भाटापारा विधानसभा के लिए सौभाग्य की बात है कि लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई। सिमगा के नगर पालिका बनने से यहाँ विकास के नए नए अवसर मिलेंगे। शहर का विकास बहुत तेजी से होगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास इकाई से घिरा हुआ क्षेत्र है, इससे भी नगर पालिका बनने से बहुत सुविधा मिलेगी। जो समस्या है उनका जल्द निराकरण हो पाएगा। देखिए, तो भाटापारा विधानसभा के लिए एक सौभाग्य की बात है और
एक लंबे समय से मांग भी थी और पिछले भूपेश बघेल जी की सरकार में हम लोगों ने मांग भी रखी थी और उस समय से भी ये प्रक्रिया में थी और आज नगर पालिका बना सिमगा, तो इससे विकास के नए नए अवसर मिलेंगे और शहर का विकास बहुत तेज़ी से होगा और ये बहुत ही खुशी की बात है। और हम तो चाहते हैं कि ऐसी बहुत सी सुविधा सिमगा नगर को मिलती रहे। बिल्कुल निश्चित रूप से ये विकास के नए आयाम के लिए बहुत ज़रूरी था नगर पालिका बनना। और सिमगा जो क्षेत्र है औद्योगिक इकाई से पटा हुआ जो क्षेत्र है, इससे भी नगर पालिका बनने से बहुत सुविधा मिलेगी लोगों को। बुनियादी जो भी साफ सफाई, बिजली, पानी की समस्याएं हैं उसके बहुत जल्द निराकरण नगर पालिका बनने से मिलेगी लोगों को। बहुत एक अच्छा स्वच्छ नगर के रूप में सिमगा, मतलब मैं तो चाहता हूं कि वहाँ नगर पालिका बनने के बाद में वहाँ का स्टाफ भी बढ़ेगा, वहाँ पार्षदों की संख्या भी बढ़ेगी और लगातार विकास के नए अवसर प्रदान होंगे उसमें। बता दें कि देश में 2009 और 11 के बाद से जनगणना नहीं हुई है। जब भी जनगणना होगी तो पिछली जनगणना की तुलना में सिमगा की अब की आबादी काफी बड़ी हुई होगी। इसके अलावा ये तो तय है कि नगर पालिका बनने के बाद न केवल सिमगा में निवास करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, बल्कि यहाँ विभिन्न कारणों से रहने वाले भी बड़ी संख्या में आएंगे। राज्य में आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। जो भी प्रतिनिधि चुनाव में जीत कर आएगा उसके लिए ये बेहतर मौका होगा कि उसे सिमगा में विकास की नई गाथा लिखने का मौका मिलेगा। तो देखा आपने, लोगों को विश्वास है कि सिमगा अब विकास की नई इबारत लिखने वाली है। निश्चित तौर से यह विकास की इबारत लिखेगी क्योंकि अब जो सिमगा है उन्हें नगर पालिका का दर्जा मिल गया है, जिससे यहाँ रोजगार समेत तमाम जो सुविधा लोगों को मिलने वाली है, चाहे वो मूलभूत सुविधा हो या अन्य सुविधा, तमाम जो सुविधा है, जहाँ पहले लोगों को दूर दराज या दूर शहरी क्षेत्रों में जाकर निर्भर होना पड़ता था, अब वो सभी चीज़ें वो सिमगा में ही मुहैया हो पाएगी। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। बहरहाल सरकार ने सिमगा को नगर पालिका का दर्जा तो दे दिया, लेकिन देखने वाली बात होगी कि भविष्य में सिमगा वासियों को इसका कितना फायदा मिलने वाला है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में स्वाइन फ्लू का असर देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है स्वाइन फ्लू, इसे कैसे पहचाने और क्या है इसके बचाव के तरीके? स्वाइन फ्लू के लक्षण: बुखार और ठंड लगना, खांसी और गले में खराश होना, नाक बहना या बंद होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान और कमजोरी महसूस करना, उल्टी और दस्त होना। कैसे फैलता है संक्रमण? स्वाइन फ्लू यानी H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस सूअरों से म्यूटेट होकर इंसानों में आता है ये वायरस।
संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, संक्रमित सतहों को छूकर आंखों को छूना। स्वाइन फ्लू से किसे खतरा? 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ज्यादा खतरा, 5 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों को भी खतरा, 19 साल से कम उम्र के युवा और बच्चे, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग, गर्भवती महिलाओं को भी खतरा। अस्थमा, कैंसर, हृदय रोग, सांस की समस्या, मधुमेह वालों को भी खतरा। स्वाइन फ्लू से बचाव, तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। हमेशा हाइजीन का ध्यान रखें। बार बार साबुन से हाथ धोएं। स्वाइन फ्लू का टीका लगवाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। हेल्दी डाइट लेना भी जरूरी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलता के बाद मध्य प्रदेश सरकार अब विदेशी निवेशकों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। इसी मकसद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो विदेशी निवेशकों को एमपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लंदन और म्यूनिख में उद्योग जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात में उनका फोकस फार्मास्यूटिकल, आईटी, माइंस और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लाने पर रहेगा। यहाँ फ्रेंड्स ऑफ एमपी ग्रुप और दुनिया को संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश का परिचय कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, 314 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र, 1.25 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और उच्च कुशल मानव संसाधन निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हो रहे हैं। हम ये सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। ये आपको लिए सौगात मिल रही है, जोरदार अभिनंदन करो। प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावना है, केवल काम करने की तो देर है। तो अभी यहाँ हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, एमएसएमई का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। छत्तीसगढ़ में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। इसके शुरुआती लक्षण भी फ्लू जैसे दिखाई देते हैं। इसमें मरीज के शरीर में बहुत तेज दर्द होता है, इसलिए इसको लोग हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। डेंगू के बचाव के लिए सावधानी बहुत जरूरी होती है। डेंगू का डंक फ्लू की तरह ही होता है डेंगू। मच्छरों के काटने से होता है डेंगू। दुनिया के 90 देशों में डेंगू का डंक। मरीज के सिर में होता है तेज दर्द, जोड़ों में तेज दर्द, उल्टियां भी लक्षण, मांसपेशियों में आती है सूजन, त्वचा पर पड़ जाते हैं लाल चकत्ते। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। पानी से भरे बर्तनों को खाली करते रहें। पानी की टंकी को ढक कर रखें। डेंगू के मरीजों को मच्छरदानी में रखें। नालियों में डेंगू मच्छरों के लार्वा न बढ़ने दें। केरोसिन ऑयल का छिड़काव करें। बुखार आने पर मरीज को नारियल पानी पिलाएं। आगे देखो एमपी में खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली, महाकाल की भस्म आरती, उज्जैनी की रस्म आरती। जय महादेवा जय महादेवा, शंख मंजीरे करते सेवा। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। आप भी हिंदुस्तान के दिल में आइए और अपने दिल में छुपे सारे किरदार निभाइए। एमपी में जरा आगे देखो एमपी में। संघर्ष के क्षेत्रों से लेकर राजनीतिक केंद्रों तक हर खबर पर नजर, हर सच की पहचान बिना किसी डर। नया साल, नई ऊर्जा, आपके विश्वास का साथी। पत्रकारिता का स्वर्ण मानक, एशियन न्यूज, वॉइस ऑफ पीपल। उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी, एशियन न्यूज पहुंचा आपके और करीब। टाटा प्ले और जियो टीवी के बाद
एशियन न्यूज अब आपके लोकल केबल पर भी उपलब्ध। सभी 13 जिलों में GTPL के 278 नंबर पर देखिए अपना उत्तराखंड सुबह 11 बजे, दोपहर 4 बजे और रात 10 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। मुद्दा है आने वाले कल को बेहतर बनाने का, मुद्दा है सच और झूठ का, मुद्दा है इंसाफ का, मुद्दा है समाज के बदलाव का। देखिए मुद्दा, प्रबंध संपादक जय दुबे के साथ सिर्फ एशियन न्यूज पर। बाबा के दरबार से हर की पौड़ी तक, प्राकृतिक आपदा से लेकर जन सरोकार तक, उत्तराखंड की हर राजनीतिक उठापटक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़िए हमारे साथ एशियन न्यूज पर। देखिए सुबह 11 बजे, दोपहर 4 बजे और रात 10 बजे अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में GTPL के 278 नंबर पर। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें वो जिनका सरोकार आपसे। महाराष्ट्र के रुझानों में भाजपा गठबंधन को बहुमत। शिंदे बोले तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी। सीएम फडणवीस ने कहा एक है तो सिर्फ है। संजय रावत बोले ये जनता का फैसला नहीं। झारखंड के रुझानों में इंडी गठबंधन बहुमत के पार, 41 का बहुमत और 51 सीटों पर बढ़त। पार्टी महासचिव बोले लोग बांटने आए थे, कट गए। प्रदेश के विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने दर्ज की जीत। 7,228 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हराया। बुधनी में भाजपा को 6,000 से ज्यादा वोट की बढ़त। यूपी के उपचुनाव में साइकिल की नकली हवा, एनडीए ने 7 सीटों पर बनाई बढ़त। सीसामऊ में सपा की नसीम सोलंकी जीती। करहल में भी सपा प्रत्याशी आगे। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी का दबदबा बरकरार। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी 38,000 से ज्यादा वोटों से आगे। अब तक के हर राउंड में आकाश शर्मा पीछे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दंगल 2024 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। श्योपुर से एक खबर है जहां विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जीते हैं। बता दें आपको 7,228 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हराया। बीजेपी के राम निवास रावत हारे हैं। बता दें 7,228 वोटों से बीजेपी को हराया है। बीजेपी के राम निवास रावत हारे हैं और यहां कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जीते हैं। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जीते। 7,228 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हराया है। वहीं बीजेपी के राम निवास रावत हारे हैं। बता दें 7,228 वोटों से बीजेपी के रामनिवास रावत हारे हैं। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने जीत हासिल की है। बता दें 7,228 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हराया है। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को कांग्रेस प्रत्याशी ने हराया। चलिए इस पर जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ ब्यूरो चीफ है, हमारे उनसे जानकारी लेते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जीते हैं और विजयपुर उपचुनाव में ये कांग्रेस की जीत है। क्या कुछ जानकारी है इस पर?
देखिए, लगभग 1 साल के बाद यदि विधानसभा चुनाव के बाद यदि बात की जाए तो लगभग 1 साल बाद कांग्रेस खेमे में जो है बड़ी खुशी दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि विजयपुर विधानसभा सीट पे जो उपचुनाव हुए हैं उस उपचुनाव में कांग्रेस ने के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। और वन मंत्री और कैबिनेट वन मंत्री जो कैबिनेट में वन मंत्री हैं, और इसके अलावा बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी भी थे। विजयपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत, उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। और यही कारण है कि जो है एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से जो है कांग्रेस जो है वहां पर अपने उस दल को जो है जीत पाई है। लेकिन दरअसल देखिए, यदि बात की जाए तो 2018 से लेकर केवल 2023 तक की बात की जाए तो केवल 5 साल के दौरान ही जो है बीजेपी कांग्रेस वहां पर थी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना प्रदर्शन दोहराया, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर से जो है जीवंत होती है। यही बात की जाए तो इस जीत की खुशी को देखते हुए जो है अभी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी बड़ा जीत का जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पे तमाम कांग्रेस के नेता एकत्र हुए हैं। उन्होंने एक दूसरे को जो है मिठाइयां खिला के खुशी का इजहार किया गया है। यदि बात किया तो यहाँ पे पटाखे फोड़े गए हैं। और यदि हम बात करें तो हम यहाँ पे अभी मौके पे मौजूद हैं। मंगल धमाकों के साथ आपकी दिखाई देते हुए यही कारण थी कि कांग्रेस खेमे में जिस प्रकार से से जो है एक निराशा का भाव था, क्योंकि दोनों सीटों पर इस तरह से जो परिणाम सामने आता है तो विजयपुर जी बिल्कुल राकेश, तो ये कांग्रेस की जीत हुई है। उन्होंने 7,228 वोटों से जीत हासिल किया, बीजेपी के रामनिवास रावत को हराया है। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस की ये जीत हुई है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। सुबह 10:30 बजे के बाद भाजपा गठबंधन रुझानों में एक तरफा जीत की ओर आ गया, उसे 200 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही है। उधर कांग्रेस गठबंधन पिछड़ गया। बता दें कि भाजपा 159 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें भाजपा गठबंधन 224 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार आगे चल रहे। नागपुर साउथ वेस्ट सीट से देवेंद्र फडणवीस बढ़त बनाए हुए हैं। उधर ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये जनता का फैसला नहीं है। बता दें कि इस बार मुकाबला महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच था। महायुति में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल है, जबकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शामिल है। धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है, उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है। लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 में मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहेगी। 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए अपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है।
झारखंड की 81 सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों में झामुमो गठबंधन 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये आंकड़ा बहुमत 41 से 9 सीट ज्यादा है। वहीं भाजपा गठबंधन 29 सीटों पर आगे चल रहा है, अन्य 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। रुझानों को देखते हुए झामुमो की सहयोगी कांग्रेस ने आगे की रणनीति पर मीटिंग शुरू कर दी है। उधर भाजपा दफ्तर पर कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। राज्य में 13 और 20 नवंबर को 81 सीटों पर मतदान हुआ था। 68% वोटिंग हुई। ये अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है। 2019 विधानसभा चुनाव में जेएमएम 30, कांग्रेस 16 और राजद ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। तीनों पार्टियों का गठबंधन था। तब मुख्यमंत्री जेएमएम नेता हेमंत सोरेन बने थे। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा सीटों की मतगणना को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जनता का विश्वास एक बार फिर जीतने में सफल होती दिखाई दे रही है। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, बाकी उपचुनाव हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता पूरा विश्वास भाजपा भी व्यक्त कर रही, मेरी अपनी ओर। और भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीधे जुड़ गए हैं। आइए आपको वहां लेकर चलते हैं। लाइव पे नहीं है क्या? ओम श्री महागणाधिपते नमो नमः। श्री खंडचंदन दिव्यं गंधाढ्यं मनोहरं प्रेक्षं सुरेशं प्रदेहदामक्षां समर्पयामि। नमो नमः। मार्यामि पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं समर्पयामि। गजाननं भोगनादिसेवकं जम्बो गणजारवक्षणं मातं शोभनास्कारं नमामि। विघ्नेश्वरपात्रं गणपति नैवेद्यं समर्पयामि। नमो नमः। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे। गणानां त्वा प्रियपतिं हवामहे। धीनां त्वा निपतिं हवामहे। सोमं माहं जानिकं जास्तु। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय नमः। पीछे हो जाओ, भैया उधर
थोड़ा सा सर आप इधर आ जाओ, हमको निकल जाना है। चलो ना आप चलो ना। और रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बता दें आपको दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। बता दें बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी की जीत हुई है। दक्षिण उपचुनाव को लेकर 44,000 से ज्यादा वोटों से जीते सुनील सोनी। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की हार हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार आज सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो गई थी और अब जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी को जीत मिली है। दक्षिण उपचुनाव को लेकर 44,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं सुनील सोनी। बता दें कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की हार हुई है। बता दें आज 23 नवंबर को दक्षिण उपचुनाव की वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई थी और अब जो है नतीजे सामने आए हैं, जहां रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी 44,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। बता दें बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी की जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा उनके सामने थे और उन्हें 44,000 से ज्यादा वोटों से सुनील सोनी को जीत मिली है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो उत्साह है वो मनाया जा रहा है जीत का। चलिए इस पर जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए। शशि, बीजेपी की जीत हुई है, दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी की ये जीत हुई है। प्रत्याशी सुनील सोनी को 44,000 वोटों से जीत दर्ज की है। क्या जानकारी, क्या कुछ वहां का माहौल है, किस तरह का उत्साह बीजेपी में दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए ललिता, 9वीं बार भी जो है बीजेपी की जीत दक्षिण विधानसभा में हुई है और बीजेपी जो है अपने किला को बचा पाने में कामयाब हुई है। सुनील सोनी को 44,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज हुई है। हालांकि अभी फाइनल जो रिजल्ट है, आधिकारिक घोषणा है, वो होना बाकी है, लेकिन जो रिजल्ट है वो निश्चित तौर से आया है। और आकाश शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने सुनील सोनी को बधाई भी दी है। और जिस तरह से जो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, एजेंट है, सभी खुश नजर आ रहे हैं। कुछ एजेंट जो है बाहर निकले हैं अभी मतगणना सेंटर से। बड़ी जीत दर्ज एक बार हुई है, फिर से हुआ है बीजेपी की। सुनील सोनी फिर से विधायक बने।
जी हाँ, जनता का विश्वास है हमारे साथ और जनता ने अगर घरों से बाहर निकल के वोट किया है तो हम लोग के पक्ष में किया है और पिछली बार भी बहुत हाईएस्ट मतों से जीते थे और अभी भी हाईएस्ट मतों से जीते हैं। पूरे रायपुर में हमारी दक्षिण विधानसभा सर्वाधिक मतों से सर्वाधिक विश्वास के साथ और विकास के साथ आगे है। सक्रिय वर्ष का नारा दिया था, निष्क्रिय बता रहे थे, लेकिन उसी पर जनता ने विश्वास जताया। देखिए, जनता का विश्वास है, जनता को पता है कोई भी काम होगा तो उनका काम जरूर होगा और उनकी बेदाग छवि इतने सालों से वो जनता के बीच में काम कर रहे हैं, उनकी छवि बिल्कुल बेदाग रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है और काम होगा, इसका विश्वास जनता को है और वो जनता ने बताया है। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से बातें आ रही थी, कई तरह के आरोप लग रहे थे, वीडियो भी वायरल हुआ, उसके बाद इस तरह की बड़ी जीत हुई है। अभी रायपुर की बात की जाए, 4 विधानसभा सीट आते हैं रायपुर में, चारों में सबसे सर्वाधिक जो लीड सुनील सोनी की है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो साल भर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है विष्णुदेव साय जी की, उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर भी मुहर लगी है कि उन्होंने अच्छा काम किया है साल भर में, और ये जीत जनता की जीत है। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये दिखाया है कि चाहे कितने भी आरोप किसी पे भी लगे, वो संगठन के लिए काम करते हैं। तो विधायक मिलने की बात कही थी, अब तो सांसद बन गए हैं बृजमोहन अग्रवाल, अब सुनील सोनी भी जीत गए। नहीं तो बृजमोहन जी ने हमेशा कहा है कि भले मैं सांसद बन गया हूँ लेकिन दक्षिण के लिए हमेशा काम करूंगा, और उनके विश्वास का ही जीत है कि उनके विश्वास का जीत है। और देखिए किस तरह से नारा जो है तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो लगा रहे हैं। हमारे साथ जो है मृत्युंजय दुबे भी है, मृत्युंजय दुबे से हम बात करने का प्रयास करेंगे। एक बड़ी जीत दर्ज हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण विधानसभा की जनता ने बृजमोहन अग्रवाल जी को ऐतिहासिक मतों से जिताया था। आज फिर से दक्षिण के घर को, कमल के फूल को, सुनील सोनी जी को ऐतिहासिक मतों से जिताया। लगभग 50,000 के करीब उनकी लीड पहुंच रही है। थोड़ी देर में अंतिम उनका लीड आ जाएगा। जनता ने एक बार विष्णुदेव सरकार के काम पर, उनके विकास पर, उनके सुशासन पर, महतारी वंदन योजना पर, किसानों की योजना पर, बेरोजगारों को जो रोजगार दिया जा रहा है उस पर, और जो वादा किए थे भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 11 महीने में अनेक घोषणाओं को जो भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा किया है, इसको जनता ने सुनील सोनी जी को जिताकर, वो भी भारी मतों से, ऐतिहासिक मतों से जिताकर उस पर मुहर लगाई है। और हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजधानी का विकास, छत्तीसगढ़ का विकास और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए अभेद किला माना जाता था बीजेपी का, और इसको बरकरार भी सुनील सोनी ने रखा। अभी आपने योजनाएं गिनाई, क्या लग रहा है इन योजनाओं का फायदा मिला या सुनील सोनी या बृजमोहन, किनके मुद्दे पर और किन को देखकर जो जनता ने वोट दिया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर, मुख्यमंत्री के कार्यों पर, बृजमोहन अग्रवाल जी के 35 साल की जीत और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों पर ये मुहर लगाई है जनता ने। और सुनील सोनी जी ने महापौर रहते, पार्षद रहते, सांसद रहते, सभापति रहते, रायपुर नगर का जो विकास किया था, आज फिर से सुनील सोनी सांसद में ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से जीते थे और विधानसभा में भी ऐतिहासिक मतों से जीते हैं। दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कमल फूल का गढ़ है। ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और ये परिवार बरकरार रहेगा आने वाले समय में भी। लहराता रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी और सुनील सोनी जी विधायक की जोड़ी जो है, तरीके से 11वें राउंड में सुनील सोनी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको बहुमत मिला है, ऐसा साफ हो गया है कि वो जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और विधायक, जो मौजूदा विधायक है राजेश मूणत है, उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस बार भी दक्षिण के गढ़ में बीजेपी का कमल खिलता दिख रहा है। सर, सबसे पहले तो बधाई, जिस तरीके से कमल खिलता दिख रहा है दक्षिण, जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इस बार भी जब सुनील सोनी को वहां से उतारा गया तो ऐसा लग रहा है कि अब जीत की ओर बढ़ रहे हैं।
आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास करके दक्षिण क्षेत्र की जनता ने जो स्नेह प्यार सहयोग भाई सुनील सोनी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त किया। बृजमोहन जी के नेतृत्व में दक्षिण विधानसभा प्रगतिशील विधानसभा के रूप में खड़ी हुई है और उसी की उसमें लोगों ने मिलकर के वो चुनाव लड़ा था और जनता ने उस पर मोहर लगाई। हमें पूर्ण विश्वास था कि यहाँ से कोई भी लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। कांग्रेस पार्टी तो कभी वहाँ चुनाव में थी ही नहीं, खाली नेता लोग आते थे, फोटो छपा के चले जाते थे। शुरू दिन से कांग्रेस सिलेंडर है वहाँ। आज तक का इतिहास रहा। बृजमोहन जी ने एक बात कही थी इन सबसे कि कांग्रेस के लोग आते पर्यटन के रूप में, या 15 दिन पर्यटन करते हो चले जाते। जब से बृजमोहन जी लड़ रहे हैं तब से कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी कभी रिपीट नहीं हुआ। रिपीट नहीं इसलिए नहीं हुआ कि इस तरह के हारा के वो लड़ने की हिम्मत ही पैदा नहीं किया कांग्रेस की तरफ से। और आज के जो प्रत्याशी थे उनके बारे में भी यही कहानी है। सुनील सोनी एक जाना पहचाना चेहरा है रायपुर का। रायपुर में सभापति रहा, मेयर रहा, आरडीए का अध्यक्ष रहा, सांसद रहा, विधानसभा के चुनाव में आम जनता ने उस जाने पहचाने चेहरे पर मोहर लगा करके विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की चौमुखी विकास की गति को बढ़ाने के लिए जनता ने मैंडेट दिया, सहयोग दिया। उस जनता के प्रति आभार। सर, कहीं कहना ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने इस बार नारा दिया था कि विकास और विकास, तो उस पे जनता तो मुहर नहीं लगा रही। स्वाभाविक रूप से 5 साल ये रायपुर शहर कांग्रेस पार्टी का चारागाह बन गया था, लूट खसोट का अड्डा बन गया था। डेवलपमेंट तो दूर की बात है साहब। चारों तरफ ऐसी तबाही मचा करके रखी थी। 15 साल से रायपुर नगर निगम का मेयर कांग्रेस पार्टी का रहा है और आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं, चाहे वो स्मार्ट सिटी के नाम पे हो, चाहे निगम के अंदर हो, चाहे अवैध काम को प्रोत्साहन देने की बातचीत हो। वो 5 साल में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के रहे, निगम उनकी रही। वो एक काम ऐसा नहीं बता पाया कांग्रेसी जो उनके कार्यकाल में उन्होंने किया हो, जिसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया, उसका लोकार्पण किया। जनता डेवलपमेंट के लिए चुनती है और राजधानी है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी। और जब ये दिखने लगा कि इस क्षेत्र में इन लोगों ने आकर के कोई काम नहीं किया तो जनता ने उसी कटिबद्धता के साथ में भाजपा के प्रत्याशी भाई सुनील सोनी को कमल छाप पर मोहर लगा करके विष्णुदेव साय के हाथ मजबूत और भाजपा का हाथ मजबूत करने के लिए ये विकास की गाथा आगे बढ़े और राजधानी को राजधानी के रूप में हम खड़ा कर सके, इस सोच को जनता ने मोहर लगाई है। एक और नारा बहुत जोर शोर से आकाश शर्मा लगा रहे थे कि युवा वर्सेस निष्क्रिय नेता, तो क्या जनता उसको या उनको फिर निष्क्रिय कर रहे हैं या नकार दिए? भरोसा खत्म हो चुका और जितने भरोसों के नेता घूम रहे थे ना, जनता का उनके प्रति भरोसा खत्म हो गया। विधानसभा में हारे, लोकसभा में भी हारे और जब विश्वास खत्म हो जाता है, विश्वास टूट जाता है तो जनता फिर डिसीजन ऐसे ही करती है। एक ऐतिहासिक जीत लगभग 35 से 40 हजार वोट की होगी तो जनता ने मोहर लगाए। वोट का परसेंटेज कम रहा है इस बार, 51% करीब गया। उसके बाद में से 35-40 हजार की शानदार जीत की ओर बढ़ना इस बात को इंगित करता है जनता डेवलपमेंट चाहती है और राजधानी के अंदर ये भय का वातावरण, ये गुंडागिर्दी का वातावरण, इससे मुक्ति चाहती है। जो 5 साल इस कांग्रेस पार्टी ने जो बोया है वो जनता ने अब फसल काट दी। ऐसा लगता है आपको कि इस बार भी ठीकरा जो है वो ईवीएम में फूटने वाली है? ये कांग्रेस नेता ऐसा कह भी रहे हैं कि चाहे जीते या हारे ठीकरा तो फोड़ना ही। उनका तो मूल सिद्धांत है, बोलेंगे। हार गए जीत गए तब क्या होता था? ईवीएम ठीक था। अपने अनुकूल रिजल्ट आता है तो सब ठीक है और जब जनता अपने को आईना दिखा देती है, मैंने इसीलिए कहा ना, उस आईने में चेहरा आपका भी दिखता है, उस आईने में चेहरा मेरा भी दिखता है और इसलिए उंगली उठाने के पहले 3 उंगली अपनी तरफ भी आती, जरा उस पर भी विचार करना चाहिए। जनता ने छत्तीसगढ़ एक शांत प्रिय प्रदेश, एक प्रगतिशील प्रदेश,
और इस पर मोहर लगा करके विष्णुदेव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाई। माननीय केंद्र में मोदी जी, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, और जब हमारे यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार है तो जनता भी समझती डेवलपमेंट चाहिए। खाली कांग्रेस के झूठे आश्वासन, ये खोखले वादों से जनता को राहत नहीं मिली है, इसलिए भरोसा खत्म हो गया पूरा का पूरा कांग्रेस का। अब सालों वो इंतजार करें। अभी सालों इंतजार करें। सर, एक आखिरी सवाल ये भी है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के भी जो रिजल्ट है वो आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बढ़त जो एनडीए की है या फिर जो गठबंधन की है वो शानदार है, लेकिन झारखंड में पिछड़ता दिख रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री की ओर पताका फहर चुकी है, शानदार विजयश्री हुई है। झारखंड के अंदर जो अपेक्षा थी उसमें थोड़ा कम रह गए, लेकिन जीवन के अंदर हर चीज को स्वीकार करना चाहिए। विश्लेषण करेंगे क्यों पीछे रह गए, किस कारण जनता नकारी है। लेकिन एक महाराष्ट्र अपने आप में, जहाँ पर दुनिया के गठबंधन में जिस प्रकार के राहुल गांधी को अपने आप का रोड शो से लेकर जिस प्रकार का बता रहे थे, और जिस प्रकार से 99 सीट आने के बाद में लोकसभा में कांग्रेस लोग ऐसे हो गए थे जैसे पूरा एकदम केंद्र में सरकार ही आ गई उनकी। मोदी पर भरोसा है और भरोसे के ऊपर फिर मोहर लगी है। मोदी है तो मुमकिन है। महाराष्ट्र में शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा तीनों ने मिलकर के कांग्रेस को धूल चटा दी है साहब वहां पर। इसलिए कांग्रेस लोगों को बांटने का काम करती है, जाति के आधार पर वोट बांटने की बातचीत करते हैं, समाज को लड़ाने की बात करती है। उन सब के आगे बढ़ करके महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र अघाड़ी ने मिल करके डेवलपमेंट के मॉडल को चुना है। सबके साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उस पर महाराष्ट्र की जनता ने मोहर लगाई है। और उसी आधार पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर वहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो ये हमारे साथ राजेश मुणत थे, जिन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ के बाद राजधानी रायपुर उपचुनाव की बात करें तो 40,000 से अधिक का टारगेट ये रखे हैं कि उसके जीतेंगे। अगर वह झारखंड की बात करें तो उन्होंने कहा कि विश्लेषण करेंगे कि कहां हम लोगों में चूक हुई, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी का जो गठबंधन है उसका पताखा जो है अब लहराने वाली है, या यूं कहे कि सरकार बनता दिख रहा है, उसको लेकर इन्होंने कहा मोदी है तो मुमकिन है, और ऐसा होता भी दिख रहा है। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से कौन से मुख्यमंत्री सिंहासन पर बैठते हैं और क्या पूरे देश भर का जो सिनेरियो है वो बनता है। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज रायपुर। और लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।
5 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलता के बाद मध्य प्रदेश सरकार अब विदेशी निवेशकों को लुभाने की कोशिश में के क्षेत्र 1.25 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और उच्च कुशल मानव संसाधन निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हो रहे हैं। हम ये सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। ये आपको लिए सौगात मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो। प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावना है, केवल काम करने की तो देर है। तो अब यहाँ हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, एमएसएमई का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी। हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। नमस्कार, मैं हूं जय दुबे। आज आपके पसंदीदा प्रोग्राम एशियन स्पेशल में हम धधकते मणिपुर का सच पर चर्चा करेंगे। मणिपुर सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्ड एक्ट यानी AFSPA हटाने का आग्रह किया है। तो कर सकते हैं, या करियर से रिलेटेड कोई सवाल का जवाब चाहिए हो तो आप सीधे एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं। स्कॉलरशिप दिशा लर्निंग सेंटर के बच्चों के लिए पुलिस शिक्षा निधि की सभी स्कॉलरशिप उपलब्ध है। अब बच्चे खड़े होंगे अपने पैरों पर। करियर की डगर में स्टूडेंट्स का हम सफर बनेगा मध्य प्रदेश पुलिस का दिशा लर्निंग ऐप। धन्यवाद। अब हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया वे इस ऐप को रिमोट बटन दबाकर मध्य प्रदेश पुलिस परिवार के लिए समर्पित करते हुए शुभारंभ करेंगे। उपलब्धियों की श्रृंखला जारी है। अगले क्रम में कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान अकल्पनीय है और संघर्ष के वातावरण में मध्य प्रदेश पुलिस ने जिस साहस और आत्मदान की भावना से कर्तव्य निष्पादित किया, उसकी सराहना करते हुए मध्य प्रदेश शासन ने कर्मवीर योद्धा पदक एवं प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है। प्रदेश के लगभग 40,000 पुलिस अधिकारियों को ये पदक प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने स्नेहिल आत्मीयता का संप्रेषण करते हुए प्रतीकात्मक तौर पर 5 पुलिस अधिकारियों को कर्मवीर योद्धा पदक देने का निर्णय लिया है। हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इन 5 अधिकारियों को कर्मवीर योद्धा पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम कार्यवाहक निरीक्षक मुख्यमंत्री महोदय से कृपया वे इस ऐप को रिमोट बटन दबाकर मध्य प्रदेश पुलिस परिवार के लिए समर्पित करते हुए शुभारंभ करेंगे।
धन्यवाद सर। उपलब्धियों की श्रृंखला जारी है। अगले क्रम में कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान अकल्पनीय भय और संघर्ष के वातावरण में मध्य प्रदेश पुलिस ने जिस साहस और आत्मदान की भावना से कर्तव्य निष्पादित किया, उसकी सराहना करते हुए मध्य प्रदेश शासन ने कर्मवीर योद्धा पदक एवं प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है। प्रदेश के लगभग 40,000 पुलिस अधिकारियों के ये पदक प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने स्नेहिल आत्मीयता का संप्रेषण करते हुए प्रतीकात्मक तौर पर 5 पुलिस अधिकारियों को कर्मवीर योद्धा पदक देने का निर्णय लिया है। हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इन 5 अधिकारियों को कर्मवीर योद्धा पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम कार्यवाहक निरीक्षक श्री मुनेन्द्र गौतम, थाना पवासा, जिला उज्जैन, तत्कालीन पदस्थापना। सुश्री प्रियमवदा सिंह, थाना गौतम नगर, जिला भोपाल। सुश्री प्रियमवदा सिंह, थाना गौतम नगर, जिला भोपाल। सौनी गुलजार सिंह मार्को, थाना कोतवाली, जिला मंडला। सौनी गुलजार सिंह मार्को। आरक्षक अजय पाल, थाना कोतवाली, जिला श्योपुर। आरक्षक अजय पाल, थाना कोतवाली, जिला श्योपुर। आरक्षक निशांत छारी, थाना देहात, जिला अशोकनगर। धन्यवाद सर। कृपया मंचासीन होने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद सर। कृपया पधारने का कष्ट करेंगे। और अब आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बताएगी कि हमारा अगला कार्यक्रम क्या है। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, कृपया आपके आशीर्वचन हेतु। देशभक्ति, जनसेवा, पुलिस के ध्येय वाक्य को सदैव समाज में एक विशेष आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है। आज के इस पुलिस अस्पताल के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे मंत्रिमंडल के साथी श्रीमान विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महापौर मालती राय जी, इस अवसर पर डीजीपी सुधीर सक्सेना जी और एसीएस मिश्रा जी, मकवाना जी, उपेन्द्र जैन जी, पूरे मंच के लिए एक बार आप अभिनंदन कर दें पूरे मंच का। आज एक ऐसी खास करके सुविधा का लोकार्पण किया जा रहा है जिसके लिए पहली बार तो अपने मन से निकलेगा भगवान करे किसी को अस्पताल से काम नहीं पड़े, लेकिन जब काम पड़ जाए तो भगवान का दरबार तो हमने देखा नहीं, लेकिन सबसे पहले स्मरण आता है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल की सुविधाओं का, जिनके माध्यम से हमको अपना एक तरह से नवजीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है। और हॉस्पिटल भी, मैं तो सक्सेना जी आपको बधाई देना चाहूंगा, केवल एक उदाहरण दूंगा मैं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं कि पुलिस के पास आने के बाद अच्छी चीज अपने स्वरूप को और कैसे अच्छा धारण कर लेती। मैं मेरी चिकित्सा व्यवस्था में पहले हॉस्पिटल के डॉक्टर भी थे और बाद में पुलिस के डॉक्टर आए,
तब मुझे मालूम पड़ा कि पुलिस के लोग डॉक्टर को भी कैसे सुधार देते हैं, ये पुलिस ही कर सकती है। ये अनुशासन की मिसाल रहती है। जो ड्यूटी मिल जाए, पुलिस की अपनी एक तरीके है, हमारे सशस्त्र बल के अपने एक तरीके, इतनी दक्षता से काम करना सिखाते हैं। जब ये बात चली, मैंने ये शुरू में बात इसलिए निकाली कि आम तौर पर हमारे सामान्य समाज में सब बातों को बहुत सहजता से लिया जाता है, लेकिन पुलिस अपनी कर्तव्य निष्ठा के बलबूते पर विशेष सजगता के साथ हासिल करती है। इस बात की मैं बधाई देना चाहूंगा। ये अनुशासन से जुड़ी हुई लेकिन कर्तव्य निष्ठा से जुड़ी हुई बात भी। स्वाभाविक रूप से जब आप इतनी सजगता से आप काम करते हो तो स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर हमारा और विशेष स्नेह भी आता है, आदर भी मिलता है। और आदर के एक नहीं कई उदाहरण हमारे सामने भरे पड़े। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2-3 साल पहले के कोविड के कठिन काल को अभी आपने कुछ प्रमाण पत्र दिलवाए। वास्तव में पूरा देश, दुनिया, समाज सब डरे हुए थे। सबकी इस कोविड के काल में बहुत बुरी स्थिति थी। अच्छे अच्छे डॉक्टर जो एलोपैथिक के बड़े स्वनाम धन्य डॉक्टर थे, जिनने अपनी इस चिकित्सा के बलबूते पर अपनी साख बनाई, धाक बने, लेकिन उम्र के बदलते दौर में और इस बीमारी की भयावहता के कारण से उन्होंने भी अपने क्लिनिक बंद करने का बोर्ड लगा दिया। वो मिलने को तैयार नहीं थे। लेकिन ऐसे समय में सड़क पर सबकी जान बचाने के लिए अगर कोई खड़े थे तो हमारे पुलिसकर्मी खड़े थे, हमारे अधिकारी खड़े थे। स्वच्छता कर्मी खड़े थे, जो जीवन के लिए जरूरी वो लोग खड़े थे। लेकिन ऐसे कठिन चुनौती के काल में भी हमारे कई पुलिस अधिकारी, पुलिस मित्र काल के प्रवाह में अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करके निकल गए। लेकिन उन्होंने वास्तव में देशभक्ति, जनसेवा के इस घोषित वाक्य के सच्चे अर्थों में उन्होंने अपने जीवन में इसको अंगीकार किया। मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं, उनको स्मरण भी करता हूं। इस चराचर जगत में कोई अमर नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसको जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में अपने बलबूते पर अपनी कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पैदा कर दे। यही तो कर्मवाद का सिद्धांत है। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण अपने उस कर्म के सिद्धांत के आधार पर उसको सफल सिद्ध करें, और ये मौके हमको ऐसे ही मिलते हैं। मैं आज के इस अवसर पर, क्योंकि ये वाकई एक उलझन की बात थी, हॉस्पिटल का संचालन कौन करे, ये एक टेक्निकल मामला था। आपके डीजी साहब को भी बधाई देता हूं, सुधीर सक्सेना जी को, जो इस बात के लिए लगातार मेरे पे आग्रह कर रहे थे कि साहब ये हॉस्पिटल पुलिस कैंपस में बना है, पुलिस की व्यवस्था के लिए बना है, इसका संचालन पुलिस के माध्यम से कराओ। भले ही लाओ तो स्वास्थ्य विभाग के लोगों को हम डेपुटेशन पे ले लेंगे, लेकिन संचालन करेंगे तो यहाँ की सुविधा मिलेगी, सौगात मिलेगी। अदरवाइज बाकी हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं उस बात से सहमत हुआ, और मुझे इस बात की संतोष है कि डीजी हो तो ऐसे हो जो अपने इन सारी बातों के लिए अपने पुलिस के अधिकार के लिए भी लड़े। क्योंकि आमतौर पर हॉस्पिटल संचालित करना पुलिस विभाग का काम नहीं है, लेकिन पुलिस कैंपस में अगर हॉस्पिटल बन रहा तो स्वास्थ्य विभाग से डेपुटेशन पे बुला करके ये जो एक अपना मॉडल बना है, इस नए मॉडल के माध्यम से, जैसे एक ये नहीं, अभी आपने 2-3 ऐप अलग अलग मुझसे लॉन्च कराए, उनकी व्यवस्था भी देखी, पर एक नहीं, इससे कई काम अलग अलग प्रकार के। हमारी अपनी मध्य प्रदेश की पुलिस ने अगर इस धरती से डाकुओं को भी समाप्त किया तो अपनी साख को भी बनाने का काम किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं बधाई देना चाहूं। जब से हमारी सरकार बनी, ऐसी कई सुविधा सौगात के बारे में मेरा भी आग्रह यही रहता है कि हमारे बड़े अधिकारी हो, पुलिस के जवान हो, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी सरकार को हमेशा खड़े दिखाई देना चाहिए, और ऐसे में उनकी कठिनाइयों में भी सरकार की भूमिका होना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं, कई सारी बातों की आपको जानकारी होगी, लेकिन आज को इस बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पुलिस हो, सेना हो, इन सब के लिए उनके मन में एक विशेष स्नेह है, एक आदर है, एक सम्मान है। इसलिए कोई भी दीपावली वो अपने घर में अपने मित्रों के बीच नहीं मनाते, वो सीमा पे खड़े जवानों के बीच अपनी दीपावली मना करके
24 घंटे भारत सरकार का समर्थन उनके साथ है। उनकी ड्यूटी को सलाम है, ये सलाम करने जाते हैं, ये हमारे सबके सामने होता है। दीपावली का पावन पर्व, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी की इस भावना का। और एक वो नहीं, इसके बाद के भी सारे मामलों में नए कानून का लागू करना, अभी जिस संविधान के बलबूते पर, जिस आईपीसी के बलबूते पर हमारा न्यायालय फैसला करता था, बड़ी कठिन बात भी है लेकिन इसको समझने वाली बात भी। हमारे यहाँ तो पंचतंत्र की परंपराओं के आधार पर फैसले की परंपरा थी, लेकिन जाने अनजाने हमसे अतीत की गुलामी के चिन्ह को मिटा करके हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि न्याय की देवता या देवी अपनी अगर आंखों पे पट्टी बांधेगी तो न्याय क्या करेगी। ये बहुत सरल लेकिन बहुत गंभीर और गहन बात है। न्याय की देवी या देवता अपनी आंख खोलेंगे तो निश्चित रूप से वो फैसला सही करेंगे। राजू के पलड़े पर वजन तो मालूम पड़ सकता है लेकिन संवेदनाओं का अता पता नहीं लगता है। ऐसे में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये कानून भी बदला गया और आंखों की पट्टी भी खोलने का काम हमारी अपनी आंखों के सामने हुआ। मैं आज के इस अवसर पर पुनः इस हॉस्पिटल के अंदर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की एजेंसी माननीय मकवाना जी, माननीय उपेंद्र जैन जी, आपको बधाई देता हूं। पुलिस हाउसिंग ने अपनी एक निर्माण कार्य के लिए एक विशेष पहचान भी बनाई है। आमतौर पर पुलिस के पास से निर्माण कराना वैसे भी एक थोड़ा चुनौती का मामला था, लेकिन पुलिस अपने रुपये का सही सदुपयोग कैसे करती, ये आपकी एजेंसी के माध्यम से मालूम पड़ा। 10.5 करोड़ की बिल्डिंग, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्डिंग हमारी कई ज्यादा कीमत रखती है और अंदर की सुविधा भी उस प्रकार से जुटाई गई है। कम समय में, कम खर्च में भी जो बेहतर कर सकते हो वो सब किया है, इसलिए विभाग को बधाई देता हूं। मेरी अपनी ओर से पुनः इस पूरे आयोजन की भी आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। अब आज के कार्यक्रम का स्मरण आपके मानस पर सदैव जीवंत रहे, आपकी शुभकामनाएं सदैव मध्य प्रदेश पुलिस के कार्य निष्पादन में मिलती रहे, इसी भाव से हम पुलिस परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहेंगे। अनुरोध माननीय पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। तालियों से हम इसमें सहभागिता दर्ज करेंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कल्याण श्री अनिल कुमार जी माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी को हम स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी को हम स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी को हम स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी को हम पुलिस परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह देते हैं। अपर मुख्य सचिव गृह श्री एसएन मिश्रा जी को हम स्मृति चिन्ह प्रदान करते हैं। चेयरमैन पुलिस हाउसिंग श्री मकवाना जी को स्मृति चिन्ह, एमडी श्री उपेंद्र जैन सर को स्मृति चिन्ह। धन्यवाद सर। हम अनुरोध करते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कल्याण श्री अनिल कुमार जी से, कृपया आभार प्रदर्शन हेतु। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री सारंग जी, राज्य मंत्री कृष्णा गौर मैडम, भोपाल के सांसद श्री आलोक शर्मा जी, भोपाल महापौर मालती राय मैडम, हमारे विधायक सबनानी जी, हमारे डीजीपी साहब, एसीएस होम, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन चेयरमैन मकवाना सर, एमडी उपेंद्र जैन सर, हमारे सामने बैठे हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के बंधु एवं
साथियों, आज ये बड़ी हर्ष का दिन है कि आज अपना हॉस्पिटल मूर्त रूप में सामने आया है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हमें ये सुविधा इतनी आसानी से मिल पाया है। और आज इतनी व्यस्त समय में आपने जो हमारे बीच में आकर इतना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। यह भी जब भी बैठकों में माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के सामने पुलिस परिवार की कुछ कल्याणकारी गतिविधि की बात आती है तो आप सदैव तत्पर होकर हमें उसमें अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हैं। और उम्मीद है सर कि हम आपके अपेक्षा पर आगे भी खरे उतरते रहेंगे। तो इन गतिविधियों के साथ ही आपके ध्यान में एक चीज में हम लाना चाहते हैं कि डीजीपी साहब के मार्गदर्शन में ही हम लोगों ने सभी बैंकों के साथ सैलरी पैकेज के लिए ऐसा एमओयू किया है जिसमें हमारे प्रत्येक कर्मी को उनकी मृत्यु होने पर सामान्य मृत्यु में 5 से 10 लाख की राहत राशि मिल जाती है और एक्सीडेंटल डेथ होने में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का उनको भुगतान हो पाया है। ये सब आपके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज बहुत समय में माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, कृष्णा गौर मैडम, आपका समय, आपने बहुमूल्य समय हमारे बीच आकर दिया है। मालती राय मैडम, सब हमारे लोकप्रिय विधायक सबनानी जी, इसके लिए तहे दिल से हम आपके आभार व्यक्त करते हैं कि आप आकर हमारे बीच में इसी प्रकार पुलिस विभाग की हम लोगों के बीच में मनोबल बढ़ाने का काम किए हैं। इस हॉस्पिटल की मूर्त रूप देने में अगर आगे देखो एमपी में मोह लिया रे महल बुला के, ओरछा छतरी शान दिखा के, मन बैरागी मोह लिया, तेरी चुप्पी प्रेम सौगात पिया। तू जंगल है खामोशी का, तू कारण है मदहोशी का, मोह लिया रे। आप भी हिंदुस्तान के दिल में आइए और अपने दिल में छुपे सारे किरदार निभाइए। एमपी में जरा आगे देखो एमपी में। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में स्वाइन फ्लू का असर देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है स्वाइन फ्लू, इसे कैसे पहचाने और क्या है इसके बचाव के तरीके। स्वाइन फ्लू के लक्षण: बुखार और ठंड लगना, खांसी और गले में खराश होना, नाक बहना या बंद होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान और कमजोरी महसूस करना, उल्टी और दस्त होना। कैसे फैलता है संक्रमण? स्वाइन फ्लू यानी H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस सूअरों से म्यूटेट होकर इंसानों में आता है ये वायरस। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, संक्रमित सतहों को छूकर आंखों को छूना। स्वाइन फ्लू से किसे खतरा? 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ज्यादा खतरा, 5 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों को भी खतरा, 19 साल से कम उम्र के युवा और बच्चे, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग, गर्भवती महिलाओं को भी खतरा। अस्थमा, कैंसर, हृदय रोग, सांस की समस्या, मधुमेह वालों को भी खतरा। स्वाइन फ्लू से बचाव: तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। हमेशा हाइजीन का ध्यान रखें। बार बार साबुन से हाथ धोएं। स्वाइन फ्लू का टीका लगवाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। हेल्दी डाइट लेना भी जरूरी।
संघर्ष के क्षेत्रों से लेकर राजनीतिक केंद्रों तक हर खबर पर नजर, हर सच की पहचान बिना किसी डर। नया साल, नई ऊर्जा, आपके विश्वास का साथी। पत्रकारिता का स्वर्ण मानक, एशियन न्यूज, वॉइस ऑफ पीपल। मुद्दा है आने वाले कल को बेहतर बनाने का, मुद्दा है सच और झूठ का, मुद्दा है इंसाफ का, मुद्दा है समाज के बदलाव का। देखिए मुद्दा, प्रबंध संपादक जय दुबे के साथ, सिर्फ एशियन न्यूज पर। उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी, एशियन न्यूज पहुंचा आपके और करीब। टाटा प्ले और जियो टीवी के बाद एशियन न्यूज अब आपके लोकल केबल पर भी उपलब्ध। सभी 13 जिलों में GTPL के 278 नंबर पर देखिए अपना उत्तराखंड, सुबह 11 बजे, दोपहर 4 बजे और रात 10 बजे, सिर्फ एशियन न्यूज पर। छत्तीसगढ़ में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। इसके शुरुआती लक्षण भी फ्लू जैसे दिखाई देते हैं। इसमें मरीज के शरीर में बहुत तेज दर्द होता है, इसलिए इसको लोग हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। डेंगू के बचाव के लिए सावधानी बहुत जरूरी होती है। डेंगू का डंक फ्लू की तरह ही होता है डेंगू। मच्छरों के काटने से होता है डेंगू। दुनिया के 90 देशों में डेंगू का डंक। मरीज के सिर में होता है तेज दर्द, जोड़ों में तेज दर्द, उल्टियां भी लक्षण। मांसपेशियों में आती है सूजन, त्वचा पर पड़ जाते हैं लाल चकत्ते। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। पानी से भरे बर्तनों को खाली करते रहें। पानी की टंकी को ढक कर रखें। डेंगू के मरीजों को मच्छरदानी में रखें। नालियों में डेंगू मच्छरों के लार्वा न बढ़ने दें। केरोसिन ऑयल का छिड़काव करें। बुखार आने पर मरीज को नारियल पानी पिलाएं। बाबा के दरबार से हर की पौड़ी तक, प्राकृतिक आपदा से लेकर जन सरोकार तक, उत्तराखंड की हर राजनीतिक उठापटक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़िए हमारे साथ एशियन न्यूज पर। देखिए सुबह 11 बजे, दोपहर 4 बजे और रात 10 बजे अपना उत्तराखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दंगल 2024 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चलिए आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं, जहां देवेंद्र फडणवीस जो है वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। आम्ही नतमस्तक आहोत याच्यापेक्षा जास्त आज या ठिकाणी काही बोलताच येत नाही। अक्षरशः साष्टांग दंडवत महाराष्ट्राच्या जनतेला, ज्या महाराष्ट्राच्या जनतेने हे प्रेम दिलेलं आहे। आणि मला असं वाटतं की जो काही एक विषारी प्रचार सातत्याने झाला, त्या प्रचाराला महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्या कृतीतून उत्तर दिलेलं आहे। आणि म्हणून अशा जनतेचा मी आभार मानतो, ज्यांनी ही एकी दाखवली आहे त्यांचा मी आभार मानतो। आणि मी सांगितलं होतं की आम्ही आधुनिक अभिमन्यू आहोत, आम्ही चक्रव्यूह तोडून दाखवू। तो चक्रव्यूह तुटलेला आहे आणि महाराष्ट्र मोदीजींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है। और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का
लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहाँ। तो महाराष्ट्र के रुझानों में भाजपा गठबंधन को बहुमत मिली है। शिंदे बोले तीनों पार्टियां मिलकर तय करेगी। सीएम फडणवीस ने कहा एक है तो सेफ है। संजय राउत बोले ये जनता का फैसला नहीं है। महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है, उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है। लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है। 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए अपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। झारखंड की 81 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। चुनाव के रुझानों में हेमंत सोरेन की झामुमो का दोबारा सत्ता में आना तय हो गया है। 81 सीटों पर वोटों की गिनती के दौरान पार्टी अपनी अपेक्षा और आशा के अनुसार जनता का विश्वास एक बार फिर जीतने में सफल होती दिखाई दे रही है। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, बाकी उपचुनाव हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता पूरा विश्वास